आज सुनिए डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी हुई एक लंबी कहानी ऋचा। डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की कहानियाँ मोस्ट पॉपुलर हिंदी स्टोरीज़ की श्रेणी में रखी जाती हैं। प्रस्तुत है उनकी एक लंबी कहानी ऋचा, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। कॉलेज डिबेट के लिए छात्र छात्राएं मेन हॉल में जमा थे। कॉलेज में प्रवेश के लिए लड़कियों के लिए 25% सीट आरक्षित की जानी चाहिए। विषय को लेकर लड़के लड़कियों में भारी उत्तेजना थी। एक दूसरे को पराजित करने के लिए जोरदार तर्क दिए जा रहे थे। आशा ने लड़कियों की स्थिति की जो मार्मिक तस्वीर प्रस्तुत की, उसके आधार पर लड़कियों की विजय निश्चित थी। पर ऋचा ने मंच पर पहुंचकर पासा ही पलट दिया। एक लड़की होकर वो विषय के विपक्ष में बोलेगी, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मंच पर पहुंच सधी आवाज में ऋचा ने अपनी बात कही थी। साथियों, मुझे दुख है, विषय के पक्ष में बोलकर मेरी सहपाठिनें अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रही हैं। ऋचा के पहले वाक्य पर ही लड़कियों के बीच सुगबुगाहट शुरू हो गई। लड़के आगे सुनने को तैयार हो गए। ऋचा ने बात आगे बढ़ाई। जी हाँ, मैं फिर अपनी बात दोहराती हूँ। दान में दी गई सीट ग्रहण करने की अपेक्षा मैं दूसरी बारी की प्रतीक्षा करूँगी। स्वाभिमानपूर्ण जीवन ही सच्चा जीवन है। आरक्षण का ठप्पा लगे सिंहासन पर बैठने की जगह अपने प्रयासों और योग्यता से प्राप्त स्थान श्रेयस्कर होता है। कम से कम मेरी अंतरात्मा तो मुझे नहीं दिखारेगी कि आरक्षण की बैसाखी के सहारे कॉलेज में स्थान मिला है। आरक्षण की बैसाखी हमें अपंग बना देगी। मैं स्पष्ट शब्दों में कहती हूँ, हमें कॉलेज में प्रवेश के लिए आरक्षण की बैसाखी नहीं चाहिए। हमें अपनी योग्यता के आधार पर प्रवेश चाहिए। हमें सिद्ध कर दिखाना है, लड़कियों को आरक्षण की सहायता नहीं चाहिए। धन्यवाद। लड़कों ने जोरदार तालियां बजाकर अपनी विजय घोषित कर दी। विशाल ने उठकर ऋचा के वक्तव्य की मंच से सराहना की। आशा ने विशाल को आड़े हाथों ले लिया। वाह विशाल जी, यूनियन की बैठकों में तो लड़कियों के हित की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर आज पाला बदल लिया। नहीं आशा, लड़कियां दया की पात्री नहीं होती। उनके हित के लिए हर संभव प्रयास करूंगा, पर ऋचा की बातों में सच्चाई से क्या तुम्हें ऐतराज है? अगर लड़कियों को कोई सुविधा दी जाए तो क्या गलत है? हमेशा हमें दबाया ही तो गया है। तो अब दूरवा की तरह विरोध के लिए तनकर खड़ी हो जाओ आशा। जानती हो, अनगिनत पांवों तले कुचली जाने के बावजूद दूरवा जमीन से फिर सिर उठाकर खड़ी हो जाती है। लड़कियों को हरी धूप की तरह जीना सीखना चाहिए। ऋचा और स्मिता के पास आते ही आशा के चेहरे पर नाराजगी आ गई। क्यों ऋचा, आज तो तुम विपक्षियों की आंख का तारा बन गई हो। अपनी टीम छोड़कर शत्रुओं से जा मिली। बात दोस्ती या दुश्मनी की नहीं है आशा। भीख में मिली वस्तु मुझे नहीं सुहाती। मैंने अपने मन की बात कही थी। बातें बनाना बहुत आसान होता है ऋचा, वक्त आने पर सच्चाई का पता लगता है। आरक्षण के सहारे अगर तुम्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तब देखेंगे तुम चांस लोगी या छोड़ोगी। अरे अरे, लगता है अब यहाँ दूसरी डिबेट शुरू होने वाली है। आशा जी, हार जीत तो जीवन का सत्य है, इसे लेकर व्यर्थ झगड़ा नहीं बढ़ाना चाहिए। विशाल ने बीच बचाव करना चाहा। ठीक है, मैं झगड़ालू हूँ। आप ऋचा से बात करें, हम जाते हैं। आशा रुष्ट हो गई। आशा के जाने के बाद विशाल ने ऋचा को दोबारा बधाई दे डाली। सच ऋचा जी, मैं तो आपके विचारों का कायल हो गया। वैसे आगे क्या करने का इरादा है? मैंने भविष्य की तैयारी अभी से ही शुरू कर ली है विशाल जी। दैनिक बंधु में पार्ट टाइम रिपोर्टर का काम संभाल रही हूँ। ओह, तो आप पत्रकार बनेंगी। वैसे एक सफल पत्रकार बनने के सारे गुण आप में मौजूद हैं। मेरी बधाई। धन्यवाद। आप तो शायद लॉ फाइनल ईयर में हैं ना? लगता है काफ़ी बदनाम हो गया हूँ। वैसे सही फरमाया। कानून की पढ़ाई पूरी होने में 1 महीना बाकी है। उसके बाद आपका मुकदमा लड़ सकता हूँ। विशाल हंस रहा था। अपने लिए न सही, पर दूसरी लड़कियों को अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए आपकी मदद जरूर लूँगी। चलिए, इसी बात पर एक एक कप कॉफ़ी हो जाए। जीत के लिए आप ही तो जिम्मेदार हैं। भले ही आपकी टीम फर्स्ट आई, पर फ़ायदा तो लड़कों को पहुंचा है ना। ऋचा, तू कॉफ़ी के लिए जा, हमें घर जाना है। इतनी देर से चुप खड़ी स्मिता बोल पड़ी। अरे वाह, आप तो बोलती भी हैं। मैंने तो समझा आप ऋचा की जुबान ही बोलती हैं। आपने गलत समझा। स्मिता बात भले ही कम करे, पर कई बातों में हम सबसे आगे है,
क्यों, ठीक कहा ना स्मिता? जाओ, हम तुमसे नहीं बोलते। स्मिता का चेहरा लाल हो उठा। तो हम तीनों कॉफ़ी हाउस चलें? नहीं विशाल जी, आज एक रिपोर्ट देनी है। आपकी कॉफ़ी उधार रही। चल स्मिता। स्मिता का हाथ पकड़ ऋचा चल दी। विशाल मुग्ध दृश्य से देखता रह गया। ए ऋचा, तू कैसे सबके सामने अपनी बात कह लेती है? तुझे डर नहीं लगता? ऋचा के साथ चलती स्मिता सवाल पूछ बैठी। वैसे ही जैसे नीरज के साथ प्यार करते तुझे डर नहीं लगा मेरी स्मिता? ऋचा ने परिहास किया। वो हमने कुछ थोड़ी किया, हमें तो पता भी नहीं लगा। बड़ी मासूमियत से स्मिता ने जवाब दिया। वैसे क्या प्रोग्रेस है? सच कहूँ तो तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। भला तेरे मम्मी पापा क्या नीरज को स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे ऋचा। मरे तेरे दुश्मन। अब ओखली में सिर दिया है तो मूसल की चोट से क्या डरना? ऋचा ने हिम्मत दी। तू अभी घर नहीं लौटेगी ऋचा? सुना नहीं था, प्रेस में एक रिपोर्ट देनी है। बड़ी जोरदार खबर है। कल का न्यूज़पेपर देखेगी तो जान जाएगी। मैं चलती हूँ स्मिता। एक बात कहूँ ऋचा, तू बड़ी हिम्मत वाली है। न जाने किस किस से पंगा लेती रहती है। दुनिया को ठीक करने का ठेका क्या तू नहीं लिया है? हमें तो डर लगता है। डर डर के जीना होता तो पत्रकार बनने का सपना नहीं देखती स्मिता। तू भी घर जा, वरना तेरी मम्मी पुलिस में रिपोर्ट लिखा देगी। बात खत्म करती ऋचा हंस पड़ी। पैस जाती ऋचा सोच में पड़ गई। धनी माँ बाप की बेटी स्मिता का नीरज के साथ विवाह कैसे संभव होगा? माना नीरज मेधावी छात्र है, चरित्रवान होने के साथ ही वो स्मिता को बेहद चाहता है, पर विवाह के लिए इतना ही तो काफ़ी नहीं। एक कार्यालय में बड़े बाबू का बेटा नीरज ही तो घर भर की आशा का केंद्र है। दो विवाह योग्य छोटी बहनों सुधा और रागिनी के लिए भी नीरज का कुछ दायित्व बनता है। स्मिता के घर वाले अब जल्दी से जल्दी स्मिता का विवाह करने के लिए व्यग्र हैं। नीरज अभी एमकॉम की फाइनल परीक्षा दे रहा है। नौकरी एक दिन में तो मिल नहीं जाती। ऐसी स्थिति में स्मिता के साथ विवाह कैसे संभव होगा? प्रेस में ऋचा का इंतजार किया जा रहा था। कल सुबह के लिए ऋचा की रिपोर्ट जरूरी थी। धमाकेदार खबरें ना हों तो समाचार पत्र की मांग कैसे बढ़ेगी? पिछले 5 महीनों से ऋचा अपनी क्लासेस के बाद प्रेस का काम करती थी। अपनी बेबाक रिपोर्टिंग की वजह से कार्यालय वाले ऋचा को सम्मान देते। आज भी उसके पहुंचते ही सीतेश ने आवाज़ लगाई। लो भाई, ऋचा जी आ गई। कहिए आज क्या खबर है? आप ही के लिए पहले पेज पर जगह खाली रखी गई है। हाँ, ये खबर पहले पेज पर ही जानी चाहिए। बड़ी कंपनियों के चीफ अपने को क्या समझते हैं? उनकी नज़र में तो कंपनी में काम करने वाली लड़कियों की कोई इज्जत ही नहीं होती। वाक्य समाप्त करती ऋचा का चेहरा तमतमा आया। अरे अरे अरे, लगता है कोई गंभीर मामला है। किसकी इज्जत लुट गई? न चाहते हुए भी सीतेश के होठों पर व्यंग की रेखा खिंच गई। लो खुद ही देख लो। गुस्से में ऋचा ने पर्स से कागज निकाल सीतेश के सामने रख दिए। कागजों पर सरसरी निगाह डाल सीतेश चुप सा पड़ गया। क्यों, अब चुप क्यों हो गए? देखो, ये खबर जो कि त्यों हमारे अखबार में छपनी चाहिए। ऋचा जी, ऐसी खबरों के लिए हमारे पास सबूत होना जरूरी है। लड़की का खुद का बयान क्या किसी सबूत से कम है? क्या वो लड़की कोर्ट में बयान देने के लिए तैयार होगी ऋचा जी? क्यों नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। मैंने उस लड़की से खुद बात की है। तुम इस रिपोर्ट को लेकर परेशान मत हो सीतेश। अच्छा होता आप संपादक जी से बात कर लेती। सीतेश हिचक रहा था। देखो सीतेश, संपादक जी ने हमेशा सच्ची रिपोर्ट्स को बढ़ावा दिया है। ये रिपोर्ट भी उनमें से एक है। अच्छा, अब चलती हूँ, बाय। जरा रुकिए, एक बात बता दूं। अक्सर लड़कियां कोर्ट में सच्ची बात न कहने को मजबूर हो जाती हैं। स्वयं माता पिता बदनामी के डर से लड़की से झूठा बयान दिलवा देते हैं। सीतेश ने अपनी राय दे डाली। ठीक कहते हो सीतेश, पर कामिनी से बात पक्की कर ली है। वो सिर्फ सच्ची बात ही बताएगी। पूरे विश्वास के साथ ऋचा बोली। कह नहीं सकता संपादक जी आपकी इस रिपोर्ट को कैसे लेंगे। एनी हाउ, रिपोर्ट उनके सामने रख दूंगा। सीतेश ने हार मान ली। ये हुई ना बात। अरे, पत्रकार होने का दम भरते हो तो सच्चाई का डटकर सामना करना सीखो सीतेश। हंसती ऋचा के चेहरे पर परिहास था। काश तुम्हारी तरह हिम्मत और विश्वास मुझ में भी होता। सीतेश मायूस दिखा। कम ऑन, मैंने तो मजाक किया था। अरे, तुम तो हमारे समाचार पत्र के एक अति महत्वपूर्ण संवाददाता हो सीतेश। अच्छा, अब चलूं, वरना अम्मा पत्रकारिता से मेरी छुट्टी करा देंगी। हंसती ऋचा घर की ओर चल दी।
साइकिल रखकर ऋचा ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, छोटे भाई आकाश ने माँ की नाराज़गी की खबर दीदी को दे दी। बड़ी देर कर दी दीदी, माँ बहुत नाराज़ हैं। अच्छा अच्छा, माँ को मना लूँगी। बता तेरा रिजल्ट कैसा रहा? बस पास हो गया दीदी, क्या करूँ, कितनी भी मेहनत करूँ नंबर अच्छे नहीं मिलते। तुम हमेशा फर्स्ट आती हो और एक मैं हूँ। आकाश उदास हो गया। घबरा नहीं मेरे भाई, माँ तुझे इंजीनियर बना देखना चाहती है। उनका सपना तुझे ही सच करना है। मेहनत करने से सफलता जरूर मिलती है। अच्छा होता मेरी जगह माँ तुम्हें इंजीनियर बनाती। ठीक कहा ना? अच्छा, अब तो तू बड़ी बातें बनाने लगा है। लगता है अपनी दीदी से कुछ चाहिए। वैसे एक सच जान ले, हमारे समाज में लड़के से ही सारी अपेक्षाएं की जाती हैं। लड़की को तो पराई अमानत कहकर नकार दिया जाता है। तुम पराई नहीं हो दीदी। सच? तू ऐसा सोचता है? वैसे हम बातें कर रहे हैं, पर अभी तक माँ की फटकार नहीं सुनी। माँ कहाँ है आकाश? मेरी कामयाबी की खुशी में मंदिर में प्रसाद चढ़ाने गई हैं। आकाश हंस पड़ा। अच्छा, तो महारानी जी को याद आ गया, इनका कोई घर भी है? ये ले बेटा प्रसाद ले। माँ ने आते ही ताना दिया। पहले दीदी को प्रसाद दो माँ, दीदी बड़ी हैं। क्यों, तेरी दीदी ने कौन सा कमाल किया है जो पहले उसे प्रसाद दूँ? कमाल तो किया है माँ। पूरे कॉलेज में हमारे लेक्चर की तारीफ हो रही है। हमारी वजह से हमारी टीम जीत गई, ऋचा ने खुशी से बताया। बस बस, तेरे कारनामे सुनते सुनते कान पक गए। लाख बार समझाया, लड़की है तो लड़की की तरह रहना सीख। ससुराल में तेरे लेक्चर नहीं गुण काम आएंगे। अरे वाह दीदी, हमें बताओ तुमने अपने लेक्चर में क्या कहा? लड़कियों की खिलाफत की थी आकाश। तुझसे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? सारे दिन साइकिल लिए न जाने कहाँ कहाँ घूमती फिरती है। इतना मना किया था लड़की को साइकिल ना दिलाएं, पर तेरे पापा की तो मत ही फिर गई है। घर में काम करने को ये माँ जो बैठी है। माँ का स्वर ऊंचा हुआ आया। ऐसा क्यों कहती हो माँ? घर में सबसे पहले उठकर नाश्ता खाना तैयार करने के बाद ही कॉलेज और अखबार के दफ्तर जाती हूँ। अगर मेरी जगह आकाश होता तो? अरे, आकाश के साथ बराबरी करे है? आकाश से तो हमारा वंश चलेगा। किसने कहा अखबार के दफ्तर में काम कर? लोग सोचते होंगे हम लड़की की कमाई खाते हैं। बड़ी नेकनामी कराई है हमारी। अच्छी लड़कियों के क्या यही ढंग होते हैं? अच्छा माँ, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। प्लीज़ अब शांत हो जाओ। हंसकर ऋचा ने बात टालनी चाहिए। मेरी बात याद रखना, अगर तेरे ऐसे ही लक्षण रहे तो तेरा ब्याह होने से रहा। रात बिरात घर के बाहर रहना क्या अच्छे घर की लड़कियों के ढंग होते हैं? अब जाने भी तो माँ, दीदी कितना थक कर आई हैं। चलो दीदी खाना खा लें। मुझे भूख नहीं है भैया, तू खाना खा ले। हाँ हाँ, भूख क्यों होगी, लेक्चर से ही पेट भर गया होगा। गुस्से में माँ कमरा छोड़कर चली गई। दो चार कौर मुंह में डाल ऋचा उठ गई थी। रात में देर तक नींद नहीं आई। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेकर भी ऋचा आकाश की ऊंचाइयां छूने के सपने देखती। माँ का आक्रोश अकारण नहीं था। प्राइमरी स्कूल में अध्यापक पिता ने किताबों से भले ही जाना कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना ठीक नहीं, पर वास्तविकता किताबों में पढ़ी बातों से सर्वथा अलग थी। सामान्य बुद्धि वाली इला दीदी के मैट्रिक पास करते ही माँ ने उनकी शादी के लिए पापा को परेशान करना शुरू कर दिया था। पत्नी की जिद पर पापा ने दीदी के लिए वर की तलाश शुरू कर दी। हर जगह दहेज की मांग ने पापा को सच्चाई स्वीकार करने को मजबूर कर दिया। स्कूल के प्रोविडेंट फंड से उधार लेकर दीदी की शादी कर दी गई। इला दीदी के पति एक कार्यालय में छोटे बाबू थे। घर में भाई बहनों की लंबी जमात में एक दीदी भी जुड़ गई। सास ससुर देवर नंदों वाले भारी कुनबे में दीदी मुफ्त की नौकरानी बन गई थी। झाड़ू पोछा बर्तन धोना कपड़े पकाना, ना जाने इतना काम दीदी कैसे अकेले निपटाती होंगी। शायद माँ की ट्रेनिंग उनके काम आई हो। काश माँ ने दीदी को पढ़ने दिया होता तो आज वो भी आत्मनिर्भर बन घर की आय बढ़ा पाने में मदद दे पाती। माँ के दबंग स्वभाव के सामने पापा ने हमेशा अपने को निरीह पाया। हाँ, इतना ज़रूर था, ऋचा के समय उन्होंने उसकी शादी की जल्दबाजी नहीं की। माँ के लाख से पटकने के बावजूद ऋचा को कॉलेज भेजा, आने जाने की सुविधा के लिए साइकिल खरीदवाई। इतना ही नहीं, अखबार के दफ्तर में काम करने की इजाज़त देने पर तो माँ ने खासा हंगामा खड़ा कर दिया, पर पापा नहीं झुके। माँ ने दलील पेश की थी, अखबार के दफ्तर में काम करेगी तो क्या हम मुँह दिखाने लायक रहेंगे? नाक न कट जाएगी? नहीं, अब ज़माना बदल गया है। हमारी बेटी के काम करने से नाक नहीं कटेगी, बल्कि हमारा सम्मान बढ़ेगा।
तुम्हारी तो मति मारी गई है। ब्याह लायक उम्र वाली लड़की की सोचकर मैं तो सो भी नहीं पाती। माँ, तुम आराम से सोया करो। खराब काम करने से नाक कटती है, नौकरी करने से नाक ऊंची होती है। हमें अभी शादी नहीं करनी है। ऋचा दृढ़ती। क्यों? तेरी दीदी की शादी हो गई तो क्या गुनाह हो गया? आराम से अपने घर में है। हमें दीदी वाला आराम नहीं चाहिए। एक बार अपने पाँवों पर खड़ी हो जाऊं, उसके बाद शादी की बात करना। ठीक ही तो कहती है ऋचा। हमेशा इसके पीछे पड़े रहना ठीक नहीं। हमारी ऋचा बड़ी समझदार लड़की है। वह ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे हमारी बदनामी हो। हाँ हाँ, दुनिया में बस दो ही तो समझदार हैं, एक तुम और एक तुम्हारी लाडली ये बेटी। जो मन में आए करो, पर अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो दोष हमें मत देना। माँ हथियार डाल देती। माँ भी गलत नहीं थी। मध्यम वर्गीय मानसिकता बेटी को बोझ ही तो मानती है। विचारों में डूबी ऋचा को कब नींद आ गई पता ही नहीं लगा। सुबह माँ की पुकार पर ही नींद टूटी थी। सबको चाय देकर ऋचा ने अखबार खोला। पहले पेज पर उसकी दी गई रिपोर्ट गायब थी। तीसरे पेज पर एक छोटी सी घटना की तरह खबर छापी गई थी। खबर में कंपनी का नाम जरूर दिया गया था, पर अधिकारी का नाम गायब था। रोज घटने वाली घटनाओं की तरह बस इतना ही छापना जरूरी समझा गया था कि अमुक कंपनी के एक अधिकारी द्वारा एक कर्मचारी लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई। रिपोर्ट देने वालों में ऋचा के साथ सीतेश का नाम भी छपा था। ऋचा का मन खट्टा हो गया। उसकी मेहनत पर कितनी आसानी से पानी फेर दिया गया था। संपादक से बात करने का निर्णय ले ऋचा जल्दी जल्दी घर के काम निपटाने लगी। कॉलेज जाने के पहले ऋचा अखबार के कार्यालय पहुंची थी। संपादक की टेबल पर अखबार में छपी खबर पटक उत्तेजित ऋचा ने सवाल किया। इस अन्याय का क्या मतलब है? घटना की पूरी खोजबीन करके रिपोर्ट मैंने तैयार की, पर नाम सीतेश का है। रिपोर्ट भी पूरी नहीं छापी गई। क्यों सर? देखो ऋचा, सच ये है, लड़कियों के साथ हुए हादसे की रिपोर्टिंग अगर कोई लड़की करती है तो कभी कभी लोगों को उस पर कम विश्वास होता है। आपका कहने का क्या मतलब है सर? ठीक कह रहा हूँ। लोग सोचते हैं एक लड़की की दूसरी लड़की के साथ हमदर्दी होना वाजिब है। हो सकता है घटना बढ़ा चढ़ा के बताई गई है। सीतेश का नाम तुम्हारे साथ देने से घटना की विश्वसनीयता बढ़ी है। मैं ये बात नहीं मानती। विश्वसनीयता अखबार की होती है। कामनी से सच निकलवाने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी थी आप नहीं जानते। मैं तुम्हारे काम की कद्र करता हूँ। मुझे विश्वास है तुम एक अच्छी पत्रकार बनोगी। वैसे कामनी के केस की सच्चाई क्या है ऋचा? सर, कामनी को नौकरी मजबूरी में करनी पड़ रही है। अपनी विधवा माँ और 2 छोटी बहनों का वही सहारा है। उसकी इसी मजबूरी का फ़ायदा कंपनी के चीफ नागेश्वर राय उठाते रहे। बहाने बनाकर देर रात तक रोकना रोज की बात थी। देखो ऋचा, लड़कियां अगर काम पर बाहर निकलती हैं तो काम की वजह से देर हो ही सकती है। एक ओर वे समान अधिकारों की बात करती हैं और दूसरी ओर लड़की होने का फ़ायदा उठाना चाहती हैं। आप गलत समझ रहे हैं सर। बात सिर्फ देर तक रुकने की नहीं है। अगर आपने मेरी रिपोर्ट पढ़ी है तो जान गए होंगे पार्टी अरेंज करने के बहाने नागेश्वर राय कामनी को होटल ले गए और वहाँ उसे कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर दिया गया। ये सच नहीं है, नागेश्वर राय ने बताया है। कामनी अपनी मजबूरियों के बहाने उनसे रुपए ऐंठती रही है। उस रात भी वो खुद अपनी मर्जी से उनके साथ गई थी। ओह, तो आपको नागेश्वर राय की सच्चाई में यकीन है? क्या इसीलिए कामनी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उन्होंने उसका शील हरण किया? मन का सारा आक्रोश ऋचा के स्वर में उभर आया। देखो ऋचा, नागेश्वर राय शहर के सम्मानित व्यक्ति हैं। बेसहारा लड़कियों, अनाथ बच्चों के लिए वो एक मसीहा हैं। उन पर छींटे उड़ना ठीक नहीं। फिर भी तुम्हें उत्साहित करने के लिए खबर छापने की इजाज़त दे दी थी। थैंक्स, पर मैं इस घटना की जानकारी पुलिस में दूंगी। कोई फ़ायदा नहीं। क्या कामनी का तुरंत मेडिकल चेकअप किया गया था? पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई थी? नहीं, क्योंकि कामनी बेहद डर गई थी। उसके घर वालों को बदनामी का डर था। तो फिर इस घटना को भूल जाओ। कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। पुलिस में एफआईआर दर्ज न कराना तुम्हारे केस को कमज़ोर कर देगा। मैं अनुभवी इंसान हूँ। कामिनी के साथ सहानुभूति है, पर इस केस में कोई दम नहीं है ऋचा। संपादक जी ने अपनी बात खत्म कर कागजों में सिर झुका लिया। क्षुब्ध ऋचा बाहर चली आई। संपादक की बातों में कुछ सच्चाई तो जरूर है। कोर्ट में उसने देखा है मेडिकल रिपोर्ट की सच्चाई भी साक्ष्यों के अभाव में झुटला दी जाती है।
कुछ एक बार तो लड़की पर चरित्रहीनता का इल्ज़ाम तक लगाया जाता है। लड़की के बयान कोई अर्थ नहीं रखता। ज़रूरत होती है किसी चश्मदीद गवाह की, जिसने पूरा रस लेकर बलात्कार की घटना को शुरू से आखिर तक देखा हो। बेमन से ऋचा कॉलेज पहुंची। कॉलेज के लेक्चर पर ध्यान देना कठिन लग रहा था। पत्रकारिता के कोर्स का ये अंतिम वर्ष है। परीक्षा के लिए 1 महीना ही बचा है। उसे जी तोड़ मेहनत करनी होगी। क्लास के बाहर आते ही विशाल को इंतज़ार में खड़ा पाया। ऋचा को देखते ही विशाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हेलो ऋचा, कल का उधार उतारेंगी? उधार? कौन सा उधार? वाह, पत्रकार अपना वादा इतनी जल्दी भूल जाते हैं। अजी मोहतरमा, 1 कप कॉफ़ी मुझ पर उधार है। सिर पर उधार हो तो भला नींद आ सकती है। इस बोझ को जल्दी से जल्दी उतारना चाहता हूँ। चलें? आज मूड नहीं है। कॉफ़ी आपका मूड बदल देगी, ये मेरा वादा है। मजबूरन ऋचा को विशाल के साथ जाना पड़ा। वैसे भी घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। स्मिता आज कॉलेज नहीं आई थी, उसका भी हाल पता करना होगा। नीरज और स्मिता के साथ ऋचा को अच्छा लगता है। नीरज एमकॉम फाइनल परीक्षा के साथ बैंक परीक्षा की तैयारी में जुटा है। अगर आज वे दोनों साथ होते तो ऋचा उनके साथ कामिनी की बात करके मन हल्का कर लेती। कॉफ़ी हाउस में उस वक्त भीड़ थी। एक कोने की मेज खाली देख विशाल ऋचा के साथ उसी ओर बढ़ गया। देख रहा हूँ, लोग यहाँ पढ़ने नहीं कॉफ़ी पीने आते हैं। विशाल ने चारों ओर नज़र घुमाई थी। आप भी उन लोगों में से एक है ना? जी नहीं, बंदा क्लासेस ख़त्म करके आया है। वैसे भी नेक्स्ट वीक से प्रिपरेशन लीव शुरू हो रही है। आपकी क्लासेस भी तो ख़त्म हो रही होंगी। हाँ, शायद 1 वीक और आना होगा। उसके बाद हम कैसे मिलेंगे? क्यों, हमारे मिलने की अब और कौन सी वजह होगी? आज तो हम आपका उधार उतारने आए हैं। दिल की चाहत भी कोई चीज़ होती है ऋचा। मेरा जी चाहता है हम रोज़ मिलते रहें। अपने दिल को काबू में रखिए जनाब। दिल की हर बात मानना ठीक नहीं होता। एक बात बताइए, आज आपके चेहरे पर कुछ नाराज़गी क्यों है? छोड़िए, वो मेरा पर्सनल मामला है। अब आप कॉफ़ी मंगा रहे हैं या यूं ही बैठे बातें करते रहेंगे? सॉरी, आपका मूड देखकर लगता है आपको कोल्ड कॉफ़ी देनी चाहिए, क्योंकि ठीक कहा ना, कोल्ड कॉफ़ी आपका पारा नीचे ला पाएगी। विशाल ने हंसते हुए वेटर को 2 कोल्ड कॉफ़ी लाने का ऑर्डर दे दिया। कोल्ड कॉफ़ी का सिप लेते हुए विशाल ने ऋचा से फिर उसकी नाराज़गी की वजह जाननी चाहिए थी। अनजाने ही कामनी की घटना सुनाकर रिपोर्टिंग में फेरबदल की बात भी ऋचा सुना गई। पूरी बात सुनकर विशाल गंभीर हो गया। शांत रहकर उसने ऋचा को समझाना चाहा। पत्रकार को सफलता आसानी से नहीं मिलती, कई बार तो उसकी जान पर भी आ पड़ती है। ऐसी छोटी छोटी घटनाएं बड़ी घटनाओं का सावधानी से मुकाबला करने की समझ देती हैं। ऐसी बातों से निराश ना होकर आगे के लिए तैयार रहना चाहिए ऋचा। विशाल की बातों से ऋचा को राहत सी मिली। ठीक कहता है विशाल, कामिनी के केस में जो कमियां रह गई, अगली बार वैसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। थैंक्स, आपकी बातें याद रहेंगी। मेरी बातें नहीं, मुझे याद रखिएगा, यही इल्तजा है। विशाल परिहास पर उतर आया। बातें ही इंसान को उसका व्यक्तित्व देती हैं विशाल जी। ऋचा भी हंस रही थी। देखिए, मैं वकील हूँ। आपको कुछ देर पहले जो राय दी उसकी फीस तो देनी होगी। वाह, हमने कौन सी राय मांगी थी? आप तो बड़े अच्छे वकील बनेंगे। बताइए क्या फीस चाहिए? कल शाम कंपनी गार्डन में मिलते हैं। ठीक 5 बजे आपका इंतज़ार करूँगा। कहिए, मामूली फ़ीस है ना मेरी? चलिए, मंजूर है, बशर्ते क्वालिटी की आइसक्रीम आप खिलाएंगे। ऋचा की आवाज़ में शोखी उभर आई। घर वापस लौटती ऋचा का मन हल्का हो आया। सुबह का आक्रोश और क्षोभ मिट चुका था। कामिनी के बॉस से वो ज़रूर बात करेगी, उन्हें यूं ही नहीं छोड़ेगी। वो कामिनी से क्षमा मांगेंगे, उसकी दूसरे विभाग में नियुक्ति करें, तभी उन्हें छोड़ा जा सकता है। इस काम में वो विशाल और रोहित की मदद लेगी। कॉलेज के यूनियन का तेज तर्रार प्रेसिडेंट रोहित अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए मशहूर है। धनी बाप का इकलौता बेटा रोहित शहर में एक बड़ा सा घर लेकर रहता है। ऋचा भी रोहित को मानती है। कुछ केसेस में रोहित ने ऋचा की मदद की है। दोनों में अच्छी मित्रता है, पर रोहित ने कॉलेज की लड़कियों के साथ अपनी दोस्ती का कभी फ़ायदा नहीं उठाया। ऋचा को रोहित की सहायता का पूरा विश्वास रहता है। दरवाज़ा खोलते आकाश ने खबर दी। नीरज और स्मिता बड़ी देर से ऋचा का इंतज़ार कर रहे हैं। दोनों परेशान दिख रहे हैं। उस पर माँ उनसे ऋचा दीदी की शिकायतें करके उन्हें और परेशान कर रही हैं।
अरे स्मिता, नीरज, मैं तो तुम्हें कॉलेज में ढूंढ रही थी। तुम दोनों आज कॉलेज क्यों नहीं आए? कुछ ज़रूरी काम था ऋचा, हमें तुझसे कुछ खास बात करनी है। बात खत्म करती स्मिता ने पास बैठी ऋचा की माँ पर दृष्टि डाली थी। माँ, इनके लिए कुछ चाय नाश्ता आकाश के हाथ भिजवा सकोगी? ऋचा की बात पर मुँह ही मुँह में बुदबुदाती माँ चली गई। अब बता, क्या बात है ऋचा? कोई खास बात है क्या? हाँ ऋचा, पर यहाँ सारी बात बता पाना मुश्किल है, स्मिता ने बुझे स्वर में कहा। कुछ अता पता तो बता। नीरज, आप ही बताइए क्या बात है। स्मिता के लिए अमेरिका से रिश्ता आया है। उसके घर वालों ने हाँ कर दी है। अगले हफ्ते ही प्रशांत और स्मिता की शादी होना तय हुआ है। समझ में नहीं आता कि क्या करें। तेरी मर्जी पूछी गई थी स्मिता? लड़कियों की मर्जी कितने घरों में पूछी जाती है ऋचा। मम्मी पापा की निगाह में अमेरिका में नौकरी करने वाले लड़के से अच्छा वर मिलना कठिन है। भले ही वहाँ उसने किसी अमेरिकन लड़की से शादी कर रखी हो। तेरे मम्मी पापा प्रशांत को कितना जानते हैं स्मिता? ऋचा के स्वर में आक्रोश था। शायद बिल्कुल नहीं। अखबार में शादी के लिए एडवर्टाइज किया था। पापा ने फ़ोन पर बात की और आज सवेरे वो घर आकर हाँ कर गया। वाह, ये तो परीलोक वाली कहानी हो गई। सपनों का राजकुमार हवाई जहाज़ में बैठकर आया, हमारी शहजादी स्मिता को देखा और जेट स्पीड में शादी की तैयारी कर डाली। ऋचा हंस पड़ी। देख ऋचा, ये वक्त मजाक करने का नहीं है। हमारी जान पर आ गई है और तुझे कहानियाँ सूझ रही हैं। स्मिता रोने रोने को हो आई। नीरज, आपका क्या कहना है? ऋचा अब गंभीर थी। मेरी स्थिति तो आपसे छिपी नहीं है। अभी मेरी नौकरी नहीं है, बाबूजी पर बोझ हूँ। नौकरी के लिए कम से कम 5-7 महीने तो इंतज़ार करना ही होगा। मेरा भविष्य अनिश्चित है। यानी आप मैदान छोड़कर भाग रहे हैं? क्या स्मिता से आपका प्यार बस यहीं तक था? नहीं ऋचा, मैं स्मिता को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर आज की स्थिति में मैं उसे सपोर्ट कैसे करूँगा? आप तो जानती हैं स्मिता के घर किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो हमारे घर के अभावों को कैसे झेल सकेगी? मैं तुम्हारे साथ किसी भी स्थिति में खुश रहूँगी नीरज। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती। स्मिता ने रुमाल से आंसू पोंछ डाले। नीरज, आपका क्या सोचना है? ऋचा की सवालिया दृष्टि नीरज पर गड़ गई। सच तो यही है कि मैं भी स्मिता को बेहद प्यार करता हूँ। प्यार में धोखे का सवाल नहीं उठता। जिंदगी की कड़वी सच्चाई स्मिता को जान लेनी चाहिए। मेरे साथ उसे कांटों की सेज पर सोना होगा ऋचा। मैं तैयार हूँ नीरज के साथ। मुझे कांटों की चुभन भी महसूस नहीं होगी। नीरज के सिवा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। स्मिता ने आंसू रोकने चाहे थे। तूने अपनी मम्मी से नीरज के बारे में बात नहीं की स्मिता? बात की थी ऋचा, पर पूरी बात सुनने से पहले ही वो गुस्से से कांपने लगीं। उनका वश चले तो नीरज को ही नहीं, उसके परिवार वालों को भी जेल में सड़ने को डलवा दें। हाँ ऋचा, उन्होंने यही धमकी दी है कि अगर मैं नीरज से शादी की बात करूंगी तो वो नीरज का भविष्य ख़त्म करा उसे दर दर का भिखारी बना देंगी। तेरे पापा का क्या रुख होगा स्मिता? पापा तो शायद मेरा खून करके अपने को भी गोली मारकर ख़त्म कर लेंगे। वे लोग बेहद क्लास कॉन्शियस हैं ऋचा। इस हालत में तो बस एक ही तरीका है। कौन सा तरीका ऋचा? तुम दोनों फौरन शादी कर लो। क्या? स्मिता चौंक गई। तुम दोनों बालिग हो, जिंदगी के फैसले लेने का तुम्हें पूरा हक है। ये तो मैंने भी सोचा था, पर शादी के बाद मैं स्मिता की ज़रूरतें कैसे पूरी करूँगा? स्मिता मेरी जिम्मेवारी है, इसका भार बाबूजी पर कैसे डालूँ ऋचा? इस मामले में हमें रोहित की मदद लेनी होगी। याद है पिछले साल रोहित ने नेहा और राहुल की शादी कितनी विषम परिस्थितियों में कराई थी। हमें रोहित से मिलना होगा। तो देर क्यों, हम अभी रोहित के घर चलते हैं ऋचा। पता नहीं कल घर से बाहर आ सकूं या नहीं। माँ का पहरा तोड़ना आसान नहीं होगा। वाह, इसका मतलब आज भी पहरा तोड़कर हमारी अनारकली अपनी सलीम से मिलने आई है। चलो, हम अभी रोहित के पास चलते हैं। इस वक्त भी ऋचा परिहास करने से नहीं चूकी। ऋचा के फिर बाहर जाने की बात पर माँ का पारा चढ़ना स्वाभाविक ही था। लड़की का पाँव घर में टिकता ही नहीं। आने की देर नहीं, फिर जाने को तैयार बैठी है। लड़कियों के भला ये लक्षण ठीक हैं? न जाने क्या खुसुर फुसुर चल रही है, जने क्या करने पर तुली है। माँ की नाराज़गी की परवाह न कर ऋचा स्मिता और नीरज के साथ निकल गई। ऑटो से तीनों रोहित के घर पहुँचे। रास्ते में ऋचा मनाती रही रोहित घर में ही मिल जाए। अकेलापन काटने के लिए अक्सर रोहित यार दोस्तों के साथ महफिल जमाता है,
फक्कड़ स्वभाव का रोहित सबको प्रिय है। कॉल बेल पर रोहित को दरवाज़ा खोलता देख ऋचा ने चैन की सांस ली। थैंक गॉड, रोहित तुम घर पर हो। क्यों मेरा रेपुटेशन बिगाड़ रही हो? वैसे इस वक्त आने की वजह? ज़रूर सीरियस मामला है। ये तुम्हारे अंदर का पत्रकार भविष्य में तुम्हारे पति का जानी दुश्मन जरूर बन जाएगा। अभी से वार्न कर रहा हूँ। रोहित हंस रहा था। थैंक्स फॉर द वार्निंग। क्या हम अंदर आ सकते हैं या दरवाजे पर ही खड़ा रहना होगा? ऋचा मुस्कुरा रही थी। ओह आई एम सॉरी, आओ अंदर आओ। सबके बैठ जाने पर ऋचा ने संक्षेप में स्मिता और नीरज की समस्या बता दी। इसके पहले भी कई मामलों में ऋचा ने रोहित की मदद ली थी। दोनों के बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। कुछ देर सोचने के बाद चुटकी बजाते रोहित के चेहरे पर खुशी आ गई। लो तुम्हारी समस्या का समाधान अभी किए देता हूँ। मेरे एक दोस्त को अकाउंट्स रखने के लिए एक ईमानदार आदमी की तलाश है। वैसे नीरज की क्वालिफिकेशन के लिए काम छोटा है, पर इस वक्त नीरज को पैर जमाने के लिए एक सहारा हो जाएगा। शाम को 2-3 घंटे मेरे दोस्त का अकाउंट देख लेगा। वो अच्छी तनख्वाह दे सकता है। मैं तैयार हूँ, इस मदद के लिए आभारी हूँ। नीरज का चेहरा चमक उठा। चलो, एक मुख्य समस्या का हल तो मिल गया, पर रहने की जगह की समस्या तो हल नहीं होगी रोहित। ये सच है, हमारा घर बहुत छोटा है और इन परिस्थितियों में शादी करने के बाद क्या होगा कह नहीं सकता। नीरज सोच में पड़ गया। अरे तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यारों के यार हैं। जब तक तुम्हें तुम्हारे घर में जगह नहीं दी जाती, तुम दोनों हमारे आउट हाउस में रह सकते हो। वैसे भी वो खाली पड़ा है। लो, अब तो कोई समस्या ही नहीं रह गई। थैंक्स रोहित। कमाल करती हो। अरे सबसे बड़ी समस्या इनकी शादी का क्या होगा? अब ऋचा जी, हमारी भावी जुझारू पत्रकार, इनका हुक्म तो मानना ही होगा, पर एक रात का वक्त तो इस गरीब को देना ही होगा। रोहित की बातों पर सब हंस पड़े। अचानक कुहासा छट गया। तय किया गया कल दोपहर ऋचा किसी तरह स्मिता को अपने साथ रोहित के घर ले जाए। नीरज भी अपने 1-2 दोस्तों के साथ ठीक समय पर पहुंच जाएगा। पंडित और विवाह की तैयारी रोहित ने अपने जिम्मे ले ली। अक्सर ऐसे कामों में पिता द्वारा अर्जित की गई संपत्ति का रोहित इसी तरह सदुपयोग करता था। खुशी खुशी सबको विदा कर रोहित पंडित जी को निमंत्रण देने निकल गया। घर पहुंचने पर आशा के विपरीत माँ को प्रसन्न देख ऋचा ताज्जुब में पड़ गई। आज के अपने कारनामे के लिए वो डांट खाने को तैयार आई थी, पर घर का माहौल तो दूसरा ही था। प्यार से माँ ने खाना खाने को बुलाया था। सारा दिन हो गया, खाना खाने की सुध नहीं आई। आ, तेरे मन की सब्जी बनाई है। माँ, आज सूरज किधर से निकला था? क्यों, क्या सूरज देवता रोज नया रास्ता चुनते हैं? माँ ऋचा का परिहास नहीं समझ सकी। रोज की बात तो नहीं जानती, पर आज सूरज देवता ने कृपा की है। अरे हम तेरे दुश्मन थोड़े ही हैं। जो कहते हैं तेरे भले के लिए कहते हैं। आज तेरी गंगा मौसी आई थी। क्या कह रही थी गंगा मौसी? अचानक ऋचा के मुंह का स्वाद बिगड़ गया। अरे गंगा हमारी सच्ची हमदर्द है। तेरे लिए अपने देवर का रिश्ता लाई है। बैंक में बाबू है। खुशी से माँ उमगी पड़ रही थी। माँ, 1000 बार कह चुकी हूँ, अभी मुझे शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है। गंगा मौसी का देवर बाबू हो या महाराजा, हमें मतलब नहीं। थाली छोड़कर ऋचा उठ खड़ी हुई। पास वाले कमरे से पापा भी आ गए। बोले, क्या बात है ऋचा बेटी? कोई नई बात नहीं है पापा, माँ को हमारा घर में रहना नहीं सुहाता। जरा देखो तो लड़की की बातें। अरे हम क्या इसके दुश्मन हैं? माँ हूँ इसकी। माँ ने आंचल आंखों पर रख लिया। ऋचा तू तो समझदार है, क्यों माँ का दिल दुखाती है? मैंने कह दिया है ना कि बिना तेरी मर्जी के शादी नहीं करूँगा। चलो माँ से माफ़ी मांग लो। हमेशा की तरह पापा ने ऋचा को शांत कर दिया। सुबह 5 बजे का अलार्म लगाकर ऋचा बिस्तर पर चली जरूर गई, पर आंखों में नींद का नाम नहीं था। स्मिता के मम्मी पापा क्या उसका नीरज के साथ विवाह आसानी से स्वीकार कर लेंगे? धनी माँ बाप की इकलौती बेटी स्मिता के यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। कमी थी तो बस समय की। पिता अपने कारोबार को बढ़ाने की धुन में ये भी भूल गए थे कि घर में एक बेटी है जो माता पिता के प्यार के लिए तरसती है। माँ ने अपने को किटी पार्टीज़ और सोशल फंक्शंस में बिजी कर लिया। बेटी को जन्म जरूर दिया, पर उसकी परवरिश गवर्नेंस ने की। नैनी के कठोर अनुशासन ने स्मिता को भीरू बना दिया। वो अपनी बात कहने से भी डरती। ऊंची सोसाइटी का कायदा कानून सीखते सीखते उसका आत्मविश्वास ही डगमगा गया।
कॉलेज में सहमी डरी सी स्मिता ने ऋचा का ध्यान आकृष्ट किया था। उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा। ऋचा ने उसके खोए आत्मविश्वास और कुंठा को काफ़ी हद तक दूर किया था। धीरे धीरे स्मिता ऋचा के निकट आती गई। उसका अकेलापन ऋचा को पाकर भरसा गया। अक्सर उनकी दोस्ती को लेकर लोग मजाक करते। ऋचा जैसी दबंग लड़की की सहमी सी स्मिता से मित्रता शायद इसीलिए संभव थी कि हमेशा विपरीत वस्तुएं एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होती हैं। वैसी स्मिता का नीरज से प्यार होना ऋचा को भी चौंका गया था। पहल नीरज की ओर से ही हुई थी। छुई मुई सी स्मिता से नीरज का परिचय कॉलेज की लाइब्रेरी में हुआ था। उन दिनों ऋचा डिबेट के लिए दूसरे शहर गई हुई थी। एक किताब ढूंढती स्मिता परेशान हो उठी थी। अचानक नीरज की आवाज़ ने चौंका दिया था। मे आई हेल्प यू? जी, वो किताब। स्मिता हड़बड़ाई थी। उसकी घबराहट देख नीरज हंस पड़ा। डरिए नहीं, मैं कोई हवा नहीं, इसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। बताइए कौन सी किताब चाहिए? अपने को सहेज स्मिता ने किताब का नाम बताया था। कुछ ही देर में किताब स्मिता को थमा कर नीरज ने अपना परिचय दे डाला। पूरे 1 हफ्ते दोनों की मुलाकातें लाइब्रेरी में होती रहीं। नीरज के गंभीर स्वभाव में एक ठहराव था जो स्मिता को आश्वस्त कर जाता। नीरज के साथ पंख समेटे स्मिता के पंख खुलने लगे थे। उसने सपने देखने शुरू कर दिए। नीरज ने अपने बारे में कभी कुछ छिपाया नहीं। मेधावी नीरज को पूरा विश्वास था एमकॉम में टॉप करने के बाद उसके लिए अच्छी नौकरी पाना कठिन नहीं होगा। स्मिता के साथ विवाह वो नौकरी के बाद ही करना चाहता था, पर आज परिस्थितियों ने ऐसा मोड़ ले लिया है कि नीरज भी अपने घर वालों से सहयोग की अपेक्षा नहीं रख सकता। 2 ब्याह योग्य बहनों के पहले नीरज का विवाह स्वीकार नहीं होगा। देर रात तक जागने के बाद अलार्म से ही ऋचा की नींद टूटी थी। काम निपटाती ऋचा को अचानक विशाल याद हुआ आया। नीरज और स्मिता के विवाह के समय विशाल की उपस्थिति अच्छी रहेगी। पूरा वकील ना सही, पर 1 आध महीने में तो वकालत की परीक्षा पास कर ही लेगा। कोई कानूनी अड़चन आने पर विशाल की मदद मिल सकेगी। स्मिता को साथ लेकर पहले विशाल के पास जाने का निर्णय लेकर ऋचा तैयार होने लगी। रात की घटना की वजह से माँ अभी भी नाराज थीं। कहीं किसी वजह से स्मिता को घर में न रोक लिया जाए, ये सोचती हुई वो स्मिता के घर के लिए निकली। स्मिता को घर से बाहर आता देख ऋचा ने आश्वस्ति की सांस ली थी। स्मिता के चेहरे पर घबराहट देख ऋचा ने तसल्ली दी थी। घबरा नहीं, सब ठीक होगा। हमें डर लग रहा है ऋचा। ये डर उस वक्त कहाँ था जब नीरज के साथ प्रेम की पींगें बढ़ा रही थी? ऋचा ने चिढ़ाया। न जाने क्या होगा ऋचा, स्मिता डरी हुई थी। अरे अब हम आ गए हैं, डर की कोई बात नहीं है। बस थोड़ी देर बाद तू श्रीमती नीरज शर्मा बन जाएगी। ऋचा ने हंसी में स्मिता का डर दूर करना चाहा। डरूं कैसे नहीं, जानती है सुबह ब्रेकफास्ट पर प्रशांत आ गया था। सच लगता है बेचारा तेरे प्यार में दीवाना हो गया है। ये तो बता तूने इसके लिए कौन सी स्पेशल डिश बनाई थी? भाई उसे इम्प्रेस तो करना ही था। ऋचा को उस गंभीर समय में भी मजाक सूझ रहा था। इस वक्त तेरा मजाक एंजॉय करने के मूड में बिल्कुल नहीं हो ऋचा। जानती है मेरी अंगूठी का नाप ले गया है। मम्मी से शाम को 4 बजे ज्वेलर के यहाँ ले जाने की इजाज़त भी ले ली है। ठीक है, उसकी दी हुई हीरे की अंगूठी पहनकर अपनी मांग का सिंदूर दिखा देना। उसकी ओर से कीमती तोहफा स्वीकार करने में कौन सी बड़ी कठिनाई है? डॉलर कमाने वाले के लिए एक अंगूठी कौन सी बड़ी चीज़ है? ऋचा अब बस कर, मेरी जान निकली जा रही है और तू है कि मजाक पर मजाक किए जा रही है। वक्त की नजाकत भी तो कोई चीज़ होती है। स्मिता की आंखें भर आईं। अच्छा चल, पहले उधर जाना है। ऋचा ने उसका हाथ खींचा। अब किधर जा रही है ऋचा? स्मिता ने पूछा। विशाल को साथ ले चलना है, तू यहीं रुक, मैं विशाल को लेकर आती हूँ। स्मिता को सवाल पूछने का समय न दे ऋचा विशाल के डिपार्टमेंट की ओर बढ़ गई थी। ऋचा को आया देख विशाल का चेहरा खिल गया। अरे ऋचा, हमारा वादा तो शाम को कंपनी बाग में मिलने का था। क्या शाम का इंतज़ार कर पाना मुश्किल था? विशाल हंस रहा था। अभी पूरी बात बताने का वक्त नहीं है, जल्दी चलो, ज़रूरी काम है। वाह, हम पर इस तरह हक जमाने का आपका अंदाज़ अच्छा लगा। कहिए कहाँ चलना है? बंदा तो आपके हुक्म का गुलाम है। ऑटो से तीनों रोहित के घर पहुँचे। रोहित के कमरे में मंडप बनाया गया था।
रोहित और नीरज के 4-5 घनिष्ठ मित्र पहुंच चुके थे, पर नीरज अभी तक नहीं पहुंचा था। नीरज को न देख स्मिता के चेहरे का रंग उड़ सा गया। कहीं नीरज ने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया? स्मिता शंकित थी। प्यार पर विश्वास नहीं था तो इतना बड़ा कदम क्यों उठाया स्मिता? ऋचा भी चिंतित थी। तभी नीरज आता दिखा। सबके चेहरे खिल गए। दोस्तों ने नीरज की पीठ ठोकी, बधाई दी। ऋचा ने पैकेट से एक लाल साड़ी निकाल कर स्मिता की ओर बढ़ाते हुए कहा, आज इसी साड़ी से काम चलाना होगा स्मिता। अगर तेरे घर से शादी होती तो बेशकीमती साड़ी पहनती। प्यार से ज़्यादा कीमती कोई दूसरी चीज़ नहीं होती ऋचा। मेरे ख्याल से तो आज स्मिता और नीरज दुनिया के सबसे ज़्यादा धनी इंसान हैं। विशाल ने ऋचा पर दृष्टि डाल अपनी बात कही थी। नीरज को रोहित ने अपना सिल्क का नया कुर्ता पजामा पहनाया। दोस्तों में अजीब उत्साह था। दोनों के साहस से वे अभिभूत थे। रोहित ने पंडित जी से विवाह संस्कार शुरू करने को कहा। तभी विशाल ने एक अजीब सवाल कर डाला, नीरज एक सच बताना, कहीं तुम्हारे मन में स्मिता की संपत्ति का लोभ तो नहीं है? अगर स्मिता के मम्मी पापा ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया तो तुम्हें कुछ न मिलने का दुख तो नहीं होगा? स्मिता को पाकर मुझे सब कुछ मिल जाएगा। स्मिता की संपत्ति से मेरा कोई सरोकार नहीं। स्मिता के माता पिता का दिया हुआ मुझे कुछ भी स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि मेरा स्वाभिमान भी ग्रहण नहीं कर सकता। नीरज के जवाब पर दोस्तों ने तालियां बजा डाली। नीरज के दृढ़ चेहरे पर मुग्ध दृष्टि डाल स्मिता ने आंखें झुका लीं। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिए। रोहित ने ही कन्यादान का फर्ज पूरा किया। सोल्लास विवाह संपन्न हुआ। रोहित ने सबके लिए लंच का आयोजन कर रखा था। विवाह के बाद ऋचा ने लड्डू खिलाकर वर वधू का मुंह मीठा कराया। हल्के संगीत ने माहौल खुशनुमा कर दिया। दोस्तों के परिहास ने नीरज का मन हल्का जरूर कर दिया, पर आगे क्या होगा कि चिंता सिर पर सवार थी। स्मिता का चेहरा लाज से लाल हो रहा था। इतना बड़ा कदम उठाना स्वप्नवत था, पर नीरज का नाम सुनते ही मम्मी के चेहरे पर घृणा के जो भाव अंकित थे, उसके बाद नीरज के साथ विवाह की बात सोचना भी असंभव था। मुंह बिचकार कर मम्मी ने कहा था, तू क्या सोचती है, वो तुझे प्यार करता है? देख स्मिता, मैं इस क्लास को अच्छी तरह जानती हूँ। जल्दी से जल्दी अमीर बन जाने के लिए किसी अमीर लड़की को फंसा लेना सबसे आसान तरीका है। वो तुझसे नहीं, तेरे पैसे से प्यार करता है। नीरज ऐसा लड़का नहीं है मम्मी, वो हमें सचमुच प्यार करता है। डरते डरते स्मिता इतना ही कह सकी थी। बेवकूफ़ लड़की, तुझमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से कोई तुझे प्यार करे? मेरी तो समझ में नहीं आता। लाख कोशिशों के बावजूद तेरी पर्सनैलिटी डेवलप क्यों नहीं हुई? कान खोल कर सुन ले, नीरज का नाम भी लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो कंगला मेरा दामाद बनने का सपना इसलिए देख सका क्योंकि तू मूर्ख है। उमड़ते आंसुओं के साथ स्मिता कमरे के पलंग पर ढह सी गई थी। नीरज हमेशा कहता, स्मिता दूसरी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। उसका निष्पाप चेहरा, उसका भोलापन नीरज को कितना प्रिय है। दूसरे दिन ही अमेरिका से प्रशांत आ गया था। प्रशांत की खातिर में मम्मी ने कोई कसर नहीं उठा रखी थी। अकेले में स्मिता को अच्छी तरह चेतावनी दे डाली, अगर उसने ज़रा भी गड़बड़ की तो पापा मम्मी उसे नहीं बख्शेंगे। ये उनके सम्मान का प्रश्न था। स्मिता की ज़रा सी गलती से उनकी नाक कट जाएगी। प्रशांत की हर बात का जवाब स्मिता हाँ ना में देती रही। फिर भी स्मिता जैसी बेवकूफ़ लड़की प्रशांत को पसंद आ गई। प्रशांत की हाँ पर मम्मी फूली नहीं समाई। पहली बार स्मिता को सीने से चिपटा कर प्यार किया। स्मिता के उदास चेहरे पर उनकी नज़र ही कहाँ पड़ी थी। स्मिता ने पूरी रात जाग कर काटी थी। नीरज के बिना वो जी नहीं सकेगी। सुबह तक वो निर्णय ले चुकी थी। मम्मी पापा अगले सप्ताह उसके विवाह की तारीख तय कर शादी की तैयारियों की सोच रहे थे, और आज स्मिता की शादी भी हो गई। अचानक स्मिता कांप उठी। मम्मी पापा का रौद्र रूप उसे डरा गया। अब सबसे बड़ी समस्या स्मिता और नीरज के घर वालों को सूचना देने की थी। विशाल ने पहले स्मिता के घर वालों से आशीर्वाद लेने जाने की सलाह दी। स्मिता के पाँव नहीं उठ रहे थे, पर नीरज के कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी थी। रोहित ने साहस दिया, अगर तुम्हें स्वीकार नहीं किया जाए तो दुखी मत होना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जैसी उम्मीद थी, स्मिता के साथ नीरज को देख स्मिता की मम्मी की आंखों से चिंगारियां बरसने लगीं। नीरज के साथ माँ के पांवों पर झुकने के प्रयास में वो गरज उठी।
तेरी ये हिमाकत, इस कंगले से ब्याह कर हमारी नाक कटा दी। दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। आज से तू हमारे लिए मर गई। ऐसा ना कहो मम्मी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अपना आशीर्वाद दे दो मम्मी। स्मिता की आंखों से आंसू बहने लगे। खबरदार जो मुझे मम्मी कहा। हाँ, इतना याद रखना, अगर भूख से मर भी रही हो तो इस दरवाजे पर दस्तक देने मत आना। क्षमा करें, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। स्मिता मेरी जिम्मेदारी है, उसे सुख देने का पूरा प्रयास करूंगा मम्मी जी। इस बार नीरज ने दृढ़ता से कहा। अरे तुम जैसे बहुत देखे हैं। अचानक अमीर बन जाने के लिए स्मिता जैसी मूर्ख और धनी लड़की को फंसा लेना बहुत आसान होता है, पर तेरा यहाँ सपना कभी नहीं पूरा होगा। स्मिता के पापा के शब्दों में नीरज के प्रति साफ हिकारत झलक रही थी। माफ़ करें, आप बड़े हैं इसलिए आपका ये अपमान सह रहा हूँ। आपने शायद ऐसे ही व्यक्ति देखे होंगे जो धोखेधड़ी से अमीर बन जाते हैं। हम तो बस आपका आशीर्वाद लेने आए थे। आपके पैसों से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। चलो स्मिता। हाँ हाँ, फ़ौरन हमारी नज़रों के सामने से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओ। इस कुल कलंकनी का मैं मुंह भी नहीं देखना चाहता। अब ज़्यादा देर रुके तो पता नहीं मैं क्या कर डालूँ। ये लड़की हमारे लिए मर गई है। गरजते स्मिता के पापा ने उन दोनों के मुंह पर ही दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। स्मिता की आंखों से आंसू बह निकले। प्यार से आंसू पोंछ नीरज ने समझाया। हम दोनों इस स्थिति के लिए तैयार थे स्मिता। तुम्हारे मन की हालत समझता हूँ, पर विश्वास रखो, जीवन में कभी तुम्हें दुख नहीं पहुँचाऊँगा। मुझ पर यकीन है ना? हाँ। मैं सिर हिला। स्मिता ने विश्वास भरी दृष्टि से नीरज को गर्व से देखा था। अभी तो एक ही मंजिल तय की है, इससे भी बड़ी परीक्षा मेरे घर में देनी होगी। तैयार हो जाओ स्मिता। अंदर से चिंतित नीरज ऊपर से मुस्कुरा रहा था। नीरज के घर तो तूफान ही आ गया। माँ बाप फटी फटी आंखों से देखते रह गए। जिस बेटे पर उन्होंने आशा लगा रखी थी, उसने बिना इजाज़त बिना दहेज घर पर एक और बोझ लाद दिया था। 2 जवान बहनों की शादी किए बिना बेटा बहू ब्याह लाया। माँ ने छाती पीट पीट कर कोहराम मचा दिया। बहू की आरती उतारने की जगह चौखट पार न करने की कसम दे डाली। नीरज की छोटी बहनें सुधा और रागिनी भी विस्मित थीं। दरवाजे पे खड़े भाई और भाभी को घर के अंदर लाने के लिए उन्होंने ही पहल की। सुधा ने समझाया था, माँ जो हो गया सो हो गया, अब भैया भाभी को दरवाजे पर खड़ा रखकर जगहसाई न कराओ। हाँ भाग्यवान, हमारी किस्मत में जो था सो हो गया, अब उन्हें घर के अंदर आने की इजाज़त दे दो। नीरज की माँ, धीमी आवाज़ में पिता ने कहा। पड़ोसियों की भीड़ जमा देख नीरज की माँ दरवाजे से पीछे जरूर हो गई, पर आग्नेय दृष्टि से स्मिता को देखकर अपशब्दों की बौछार करती रही। आंसुओं से धुंधली आंखों के साथ स्मिता ने ससुर गृह में प्रवेश किया था। क्या इसी स्वागत के उसने सपने देखे थे? नीरज और स्मिता के रहने के स्थान की समस्या थी। 2 कमरों के घर में उनके लिए अलग कमरा कहाँ से मिलता? सुधा और रागिनी ने स्टोर का सामान इधर उधर कर एक खाट स्टोर में डाल दी। गुलाब और बेले की लड़ियों से महकते सुवासित सुहाग कक्ष की जगह मसालों और पुराने सामान की गंध थी। संकुचित नीरज स्मिता की दुविधा समझ रहा था। प्यार से स्मिता को आलिंगन मिले नीरज ने क्षमा सी मांगी थी। ऐसे सुहाग कक्ष की तुम कल्पना भी नहीं कर सकती थी स्मिता। यकीन रखो, एक दिन हमारी ज़िंदगी में गुलाब की सुगंध जरूर होगी। मुझे माफ़ कर सकती हो? ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे साथ मुझे कांटों की सेज भी स्वीकार है। तुम्हारे साथ कांटे भी फूल बन जाएंगे। बस हमें तुम्हारा प्यार चाहिए। भावभीने शब्दों में स्मिता ने कहा। मेरे प्यार पर बस तुम्हारा नाम लिखा है स्मिता। हम दोनों मिलकर ज़िंदगी को स्वर्ग बनाएंगे। एक दिन हमारे जीवन में सुनहरा सवेरा जरूर आएगा। विश्वास से नीरज ने कहा। हमारी ज़िंदगी में तो सुनहरा सवेरा आ ही गया है नीरज। तुम मेरे सूरज हो। वाह, अब तो मेरी स्मिता प्यार पगी बातें बनाने लगी है। नीरज के वक्ष में मुंह छिपा स्मिता गौरैया से दुबक गई। रोहित के घर से वापस लौटते विशाल ने ऋचा से अपना मेहनताना मांग डाला। आज का पूरा दिन आपके नाम समर्पित रहा मोहतरमा, हमारी फीस। ओ गॉड, तुम तो बड़े स्वार्थी वकील हो। उपकार या परोपकार नाम का शब्द शायद जनाब की डिक्शनरी में है ही नहीं। कहिए क्या फीस चाहिए? जो मांगू मिलेगा, वादा करती हैं? हाँ वादा करती हूँ।
आज आपने इतनी मदद की है, बदले में कुछ दे सकूं तो हिसाब बराबर हो जाएगा। अब जब बात हिसाब किताब की आ गई है तो अपना मेहनताना आप पर उधार छोड़ता हूँ। कभी ठीक वक्त पर मैं सूद वसूल लूँगा। बड़े पक्के हिसाबी हैं आप। चलिए आज हमारी ओर से एक एक आइसक्रीम हो जाए। ऋचा खुश दिख रही थी। आपसे आइसक्रीम नहीं, पूरी दावत लूँगा। आखिर आपकी सहेली की शादी में मैं भी एक गवाह था। जरूर, भगवान करे सब ठीक रहे। सच्चे प्रेमी हर तकलीफ हंसकर सह लेते हैं। वे दोनों बहादुर प्रेमी हैं। उनकी चिंता छोड़कर अपने पर ध्यान दीजिए। सचमुच प्रेम में बड़ी ताकत होती है, वरना स्मिता जैसी डरपोक लड़की भला इतना बड़ा कदम उठा पाती। भगवान उसे सुखी रखें। ऋचा ने सच्चे मन से कामना की थी। चलिए आज का दिन हमेशा याद रहेगा। वैसे एक सलाह है, अब परोपकार छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बहुत कम दिन बचे हैं, परीक्षा में पहले नंबर पर आना है ना। सलाह के लिए शुक्रिया, आज ही से जुट जाती हूँ। आपके लिए भी हमारी यही सलाह है। हंसते हुए दोनों ने विदा ली थी। प्रेस में नीरज व स्मिता की शादी की एक छोटी सी सूचना बनाकर छपने को दे दी। घर वालों का सहयोग मिलने पर प्रेमियों का उत्साह दुगना हो सकता था। काश परिवार वाले अपने बच्चों की खुशी के लिए अपना अहम छोड़ पाते। घर पहुंची ऋचा ने माँ के कामों में हाथ बटाना शुरू कर माँ को खुश कर दिया। क्या बात है, आज बड़ी खुश दिख रही है। हाँ माँ, आज स्मिता और नीरज की शादी हो गई। क्या? कल शाम तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ माँ, सब कुछ जल्दी में हो गया। देख ऋचा, तू तो ऐसा नहीं करेगी ना। हमारी मर्जी के बिना कोई गलत कदम मत उठाना। हाँ माँ, अगर ऐसा वक्त आया तो तुम्हारी इजाज़त लेकर ही शादी करूँगी। हंसती ऋचा ने माँ के गले में बाहें डाल दी। ऋचा सोच रही थी स्मिता की नई सुबह कैसी होगी। क्या नीरज के घर वाले स्मिता को स्वीकार कर लेंगे? अचानक ऋचा को विशाल की बात याद हो आई। अब सचमुच उसे पढ़ाई में जुट जाना चाहिए। अब स्मिता का अपना जीवन है, उसके साथ नीरज जैसा जीवन साथी है। दोनों को अपनी लड़ाई खुद जीतनी होगी। ऋचा किसी की बैसाखी नहीं बनेगी। ऋचा ने पूरे मन से पढ़ाई शुरू कर दी। स्मिता ने अभी कॉलेज आना शुरू नहीं किया था। अखबार के दफ्तर में भी ऋचा कम समय दे पा रही थी, पर विशाल उससे किसी न किसी बहाने मिल ही लेता। विशाल का साथ ऋचा को अच्छा लगता। स्मिता की लंबी गैरहाजिरी ऋचा को परेशान करती। जो भी हो, उसे फाइनल परीक्षा देनी ही चाहिए। नीरज से पूरे समाचार नहीं मिल पा रहे थे। अचानक एक दिन ऋचा ने स्मिता के घर की ओर अपनी साइकिल मोड़ दी। घर के बाहर ही स्मिता की सास के कटु शब्द सुनाई दे रहे थे। बेटे को जाल में फंसाने वाली बहू का अपराध अक्षम्य था। एक तो शादी में दहेज तो दूर की बात, बर्तन कपड़े तक नहीं मिले, उस पर घर के कामकाज में कोरी बहू को लेकर क्या उसकी आरती उतारेंगी। नीरज की माँ के बड़े बड़े अरमान थे। बेटे की शादी में ढेर सा पैसा आएगा, उससे बेटियों के ब्याह का बोझ हल्का हो जाता। यहाँ तो कमाने वाला एक, उस पर एक और बोझ आ गया। नीरज ने शाम को काम करना शुरू कर दिया था, पर तनख्वाह तो एक माह बाद ही मिलेगी। ऋचा का मन भर आया। लाड़ प्यार में पली बेटी की ये दुर्दशा। दरवाज़ा ठेल ऋचा अंदर चली आई। उसे देख नीरज की माँ ने सुर बदल लिया, पर मन का आक्रोश चेहरे पर लिखा हुआ था। ऋचा से चिपट कर स्मिता रो पड़ी। ऋचा की भी आंखें भर आईं। अपने को सहेज ऋचा ने स्मिता के आंसू पोंछ दिए। तू कॉलेज क्यों नहीं आती स्मिता? मना कर दिया गया है। क्यों स्मिता, तेरा फाइनल ईयर है। नीरज ने भी कुछ नहीं कहा। घर में इतना क्लेश है कि वो परेशान हैं। कहते हैं इस साल चुप रहो, अगले साल इम्तिहान दे देना, तब तक उन्हें भी नौकरी मिल जाएगी। नहीं स्मिता, एग्ज़ाम तो तू इसी साल देगी। मैं नीरज से बात करूँगी, दृढ़ता से ऋचा ने कहा। सच ऋचा, क्या ये हो सकेगा? स्मिता की आंखें चमक उठीं। अगर यहाँ रहना मुश्किल है तो तुम दोनों रोहित के आउट हाउस में क्यों नहीं चले जाते? नीरज कहते हैं माँ बाप को पहले ही उनकी वजह से बहुत तकलीफ़ पहुँची है, अब अलग होकर दुख और नहीं दे सकते। अभी उनका वेतन भी इतना नहीं कि हम दोनों गुजारा कर सकें। तू कहीं कोई काम क्यों नहीं कर लेती? जानती है मैट्रिक के बाद से मैंने अपनी पढ़ाई बच्चों की ट्यूशन्स लेकर पूरी की है। आज भी अखबार के दफ्तर में पार्ट टाइम करके पैसा कमा रही हूँ। तेरी बात और है ऋचा, हम में उतनी हिम्मत जो नहीं। स्मिता
दयनीय हो आई। हिम्मत नहीं है तो हिम्मत पैदा कर। देख, अपने लिए संघर्ष अब तुझे ही करना है। यहाँ तक आ गई है तो आगे का रास्ता तुझे खोजना ही होगा। दूसरों की दया पर कब तक आश्रित रहेगी? आंसू ढलकाने से कुछ नहीं मिलने वाला। तू ठीक कह रही है ऋचा। नीरज की बहन सुधा की शादी दहेज के कारण रुकी हुई है। अगर हम भी कमाएंगे तो घर में 4 पैसे आएंगे, हम भी कहीं काम करेंगे। सिर्फ तू ही क्यों, तेरी दोनों नंदनों ने ग्रेजुएशन किया है, वे भी कहीं काम कर सकती हैं। आजकल लड़के भी कामकाजी लड़कियों से शादी करना चाहते हैं ताकि घर का आर्थिक स्तर ऊपर उठ सके। आप ठीक कह रही हैं ऋचा दीदी, हम भी काम करना चाहते हैं, पर अम्मा कहती हैं लड़की कमाएगी तो दुनिया वाले उंगली उठाएंगे। अचानक शरबत लिए आती सुधा ने दोनों को चौंका दिया। सुधा के पीछे रागिनी भी आई थी। सुधा और रागिनी दोनों ही समझदार युवतियाँ थीं। सौम्य शांत सुधा के विपरीत रागिनी के चेहरे पर चंचलता थी। सच ऋचा जी, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। अब हम दोनों काम करेंगे। रागिनी दृढ़ थी। स्मिता भाभी, आप भी कल से कॉलेज जाइए, हम अम्मा को समझा लेंगे। सुधा ने गंभीर स्वर से अपनी बात कही। ऋचा, मेरी ये दोनों ननदें ही मेरा सहारा हैं। तू तो जानती है हमने घर के कामकाज कभी नहीं किए, पर यहाँ इनकी मदद से घर के कामकाज सीख रही हूँ। नहीं भाभी, अब आप घर के काम नहीं करेंगी, बल्कि मन लगाकर पढ़ाई करेंगी और परीक्षा देंगी, सुधा ने प्यार से कहा। हाँ भाभी, अब हम सब मिलकर नौकरी तलाश करेंगे। जानती हैं ऋचा जी, हमें भी लगता है हम घर में बेकार बैठकर समय नष्ट कर रहे हैं। रागिनी उत्साहित थी। तुम दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी भाभी भाग्यवान है, इसे इतनी अच्छी ननदें मिली। स्मिता, कल कॉलेज में तेरा इंतज़ार करूँगी। बड़े हल्के मन से ऋचा घर लौटी। सुधा और रागिनी से बातें करके उसके मन में आशा जाग गई। स्मिता के कॉलेज आने की आशा बन गई थी। कल शाम विशाल ने गार्डन में मिलने का वादा ले लिया था। घर में रोहित को अपने इंतज़ार में बैठा पाकर ऋचा आश्चर्य में पड़ गई। ऋचा के पहुंचने पर माँ ने शंका भरी दृष्टि दोनों पर डाली थी। अरे रोहित, यहाँ अचानक? हाँ ऋचा, मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हें एक सनसनीखेज खबर देनी थी, सोचा इसी बहाने तुमसे मिलना भी हो जाएगा। माँ, रोहित आज खाना यहीं खाएंगे। ऋचा ने माँ को वहाँ से हटाने में ही भलाई समझी। वैसे माँ ने तुम्हारी गैर हाजिरी में मेरा पूरा पोस्टमार्टम कर डाला। उन्हें डर है शायद हमारे बीच कोई प्रेम व्रेम का चक्कर है। रोहित हंस रहा था। तब तो तुम्हें खाना खिलाना भारी पड़ेगा। हाँ बताओ, खबर क्या है? कल सुनीता को उसके पति और घरवालों ने मिलकर जलाकर मार डालने की कोशिश की। वो मेरी माउंट हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में एडमिट है। अरे, सुनीता तो नर्स है, उसके साथ ऐसा क्यों रोहित? हाँ ऋचा, बड़ी दुख भरी कहानी है सुनीता की। उसके घर में एक विधवा माँ और 2 छोटे भाई बहन हैं। विवाह के पहले सुनीता ही घर के दायित्व तो निभाती थी। छोटा भाई अभी 12वीं पास करके टाइपिंग सीख रहा है, साथ में स्टेनोग्राफी का कोर्स भी कर रहा है। बहन 10वीं में पढ़ रही है। ओह, तब तो सुनीता पर ही परिवार का दायित्व है। हाँ ऋचा, सुनीता चाहती थी उसके भाई की नौकरी लग जाए, उसके बाद ही वो शादी करे, पर राकेश ने जल्दी शादी के लिए दबाव डाला। उस वक्त तो उसने बड़ी बड़ी बातें की थीं कि सुनीता अपना वेतन पहले की तरह अपने घर में देती रहेगी, पर शादी के बाद उसने रंग बदल दिया कि वो अपना वेतन उसे दे। सुनीता ने ऐसा करने से मना कर दिया। बस उसकी मनाही से उस पर अत्याचार शुरू हो गए। अरे, ये तो अन्याय है। पहले तो पति ने वादा किया, बाद में अपनी बात से ही पीछे हट गया। ऋचा उत्तेजित थी। इतना ही नहीं, सुनीता नर्स है। कभी कभी ज़्यादा काम होने की वजह से उसे देर रात तक ड्यूटी करनी पड़ती है। देर से आने पर सास सुनीता के चरित्र पर लांछन लगाकर अपशब्द कहती है और पति सुनीता को बेरहमी से पीट डालता है। सुनीता का अभी क्या हाल है रोहित? 30% जल गई है। वो तो पड़ोसियों ने उसकी चीखें सुनकर पुलिस में खबर दी, वरना सुनीता की राख ही मिलती। हाँ, और हमेशा की तरह कह दिया जाता कि बेचारी किचन में गैस या स्टोव के फटने से जल गई। मैं समझती थी आत्मनिर्भर स्त्री की स्थिति बेहतर होती है, पर सच तो ये है कि औरत आज भी औरत ही है। अब इस केस में तुम क्या करोगी ऋचा? सुबह होते ही सुनीता से मिलने जाऊंगी। अगर वो बात करने लायक हुई तो पूरी बात अखबार में छापूंगी रोहित। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन।
हाँ, अभी तो मैं वहीं से आ रहा हूँ। डॉक्टर ने किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी है। वैसे पुलिस का पहरा है और सुनीता की सास मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। तुम कहाँ जा रहे हो रोहित? तुम्हारी कमी बहुत महसूस होगी। अचानक ऋचा को रोहित जा रहा है याद हो आया। पापा चाहते हैं मैं अब उनके काम में हाथ बटाऊं। वैसे भी फाइनल एग्जाम्स के बाद यहाँ और रुकने का कोई अर्थ नहीं है। क्यों? तुम्हारी लोकप्रियता तुम्हें नेता बना सकती थी रोहित। तुम नेता बन जाते तो हमारा भी भाव बढ़ जाता। ऋचा ने मजाक किया। तुम्हारा भाव तो आज भी खूब है ऋचा। ऋचा न सही, ऋचा के पत्रकार से तो लोग डरते ही हैं। तभी आकाश ने आकर खाना तैयार होने की सूचना दी थी। आजकल घर में बड़ी बहन आई हुई थी। दीदी के रहने से ऋचा की किचन से छुट्टी हो जाती थी। दीदी और माँ की अच्छी पड़ती थी। अपनी इस बड़ी बहन के लिए ऋचा के मन में बड़ी हमदर्दी और प्यार था। इस बार वो बहन के पीछे पड़ी थी कि वो प्राइवेटली आगे की पढ़ाई करे और हाथ में सिलाई का डिप्लोमा भी ले ले। अगर इला दीदी डिप्लोमा ले लेंगी तो उसे कहीं सिलाई टीचर का काम मिल सकता है। घर के कामों के लिए कोई काम वाली रखी जा सकेगी। इला को ऋचा की बातों की सच्चाई समझ में आने लगी थी। क्या वो टीचर बन सकती है? सिलाई कढ़ाई में इला शुरू से रुचि लेती रही है। ससुर कुल में उसका कशीदाकारी किया गया सामान लोगों ने खूब सराहा था। ऋचा रोज बैठकर इला को अपने पाँवों पर खड़ी होने के सपने दिखाती। अगर कहीं उन दोनों की बातों के कुछ शब्द माँ के कानों में पड़ जाते तो वो इला को चेतावनी दे डालती। ऋचा की बातों में आकर अपनी ज़िंदगी मत खराब कर डालना इला। तू अपनी ससुराल में जैसे रहती है वैसी ही रहे। अरे हम औरतों का तो धर्म ही सेवा करना है। हाँ हाँ, अपनी ज़िंदगी होम करके निष्क्रिय बैठे रहना ही औरत का धर्म है। हिंदुस्तान की आधी आबादी इसी तरह घर में रहकर धर्म निभाती है। अगर औरतें भी काम करें, पैसे कमाएं तो अपने घर का स्तर ऊंचा कर सकती हैं। ऋचा उत्तेजित हो उठती। माँ के चले जाने के बाद इला ने धीमी आवाज़ में कहा था, तू ठीक कहती है ऋचा। काश तेरी जैसी आग मेरे में भी होती। पर अब मैं पढ़ूंगी, सिलाई में डिप्लोमा करके टीचर बनूंगी। सच दीदी? पर इस काम के लिए जीजा जी और तेरे ससुराल वाले इजाज़त देंगे? नहीं देंगे तो भूख हड़ताल करूंगी, जैसे तूने पत्रकारिता कोर्स में प्रवेश के लिए की थी। दोनों बहनें हंस पड़ीं। ऋचा को विश्वास हो गया, इला दीदी अब जरूर पढ़ेंगी। घर वालों का विरोध भी सह सकेंगी। रोहित ने जी खोलकर खाने की तारीफ की थी। इला दीदी का चेहरा खुशी से चमक उठा। हंसकर कहा था, तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है, बाहर का खाना खाते हो इसीलिए घर का खाना अच्छा लगता है। नहीं दीदी, आप सचमुच अच्छी पाक विशेषज्ञा हैं। अपनी बहन को भी अपना ये गुण सिखा दीजिए। ये तो टॉम बॉय बनी घूमती है, मुझे तो इसके होने वाले पति की चिंता है। रोहित ने मजाक किया था। देखो रोहित, तुम्हें हमारे लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा पति खोजूंगी जो तुम्हारी तरह खाने का शौकीन ना हो। ऋचा ने गुस्सा दिखाया। हंसते हुए रोहित ने विदा ली। उसके जाने के बाद इला दीदी ने दबी आवाज़ में ऋचा के मन की बात जाननी चाहिए थी। सच कह ऋचा, रोहित और तेरे बीच प्रेम का चक्कर तो नहीं? अगर वैसी कोई बात है तो हम माँ को मना लेंगे। रोहित अच्छा लड़का है। मेरी भोली दीदी, रोहित बहुत अच्छा लड़का है, पर वो हमारा बस एक अच्छा दोस्त भर है। जिंदगी में प्रेम के अलावा दूसरे रिश्ते भी हो सकते हैं। अब तुम सो जाओ। बिस्तर पर लेटते ही ऋचा के दिमाग में जली हुई सुनीता की तस्वीर उभरने लगी। सुनीता से ऋचा का परिचय अस्पताल में हुआ था। वहीं उसने जाना सुनीता और रोहित पड़ोसी थे। सौम्य सुनीता के व्यवहार ने ऋचा को प्रभावित किया था। साइकिल से गिर जाने की वजह से ऋचा के पैर में चोट लग गई थी। फर्स्ट एड कराने के साथ टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना जरूरी था। कभी कभी सड़क की मामूली चोट भी खतरनाक सिद्ध हो सकती है। सुनीता के व्यवहार में एक अपनापन था। उसके बाद आकाश और माँ को जब भी ज़रूरत हुई, ऋचा ने अस्पताल में सुनीता की मदद ली थी। ऋचा को हमेशा सुनीता के चेहरे पर एक उदासी की छाया तैरती लगती। 3 वर्ष के एक बेटे की माँ सुनीता को क्या दुख हो सकता है? रोहित से जब चर्चा की तो उसने बताया था, सुनीता के साथ उसके पति और घरवालों का व्यवहार ठीक नहीं रहता। अक्सर रातों में उसके घर से सुनीता की चीखें सुनाई पड़ती। ऋचा ने रोहित से कहा था, वो सुनीता से बात क्यों नहीं करता? रोहित का सीधा जवाब था, एक युवक की दखलंदाजी सुनीता के जीवन की मुश्किलें और बढ़ा देंगी। रोहित की बातों में सच्चाई थी। ऋचा ने एक आध बार सुनीता से जानना चाहा पर उसने टाल दिया।
कल सुबह कॉलेज जाने से पहले उसे अस्पताल जाना ही होगा। सुनीता के वार्ड के बाहर पुलिस कांस्टेबल के साथ सुनीता का पति राकेश और उसकी मां दुखी चेहरा लिए बैठे थे। कांस्टेबल ने सुनीता को रोकना चाहा, पर जवाब में ऋचा ने डॉक्टर की अनुमति दिखा दी। वो पत्रकार है। सुनते ही राकेश के चेहरे पर घबराहट आ गई। देखिए, मेरी बीवी एक ज़बरदस्त हादसे से गुजरी है, उसे आराम की ज़रूरत है, आप अंदर नहीं जा सकती। उसको आराम की ज़रूरत है, आप ये बात समझते हैं राकेश जी? किंचित व्यंग से अपनी बात कहती ऋचा कमरे में चली गई। सुनीता आंखें खोले छत को ताक रही थी। ऋचा की आहट पर उसने दृष्टि घुमाकर देखा। ऋचा ने प्यार से सुनीता के माथे पर हाथ धरा तो उसकी आंखों से झरझर आंसू बह निकले। तभी पीछे से राकेश कमरे में आ गया। देखिए, आप पत्रकार हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप सुनीता को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाएं। आपने ये क्यों सोचा कि मैं सुनीता को कुछ उल्टा सीधा सिखाने आई हूँ, जबकि कुछ गड़बड़ हुआ ही नहीं है मिस्टर राकेश? क्यों, ठीक कह रही हूँ ना? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। राकेश सकपका गया। आपका मतलब अच्छी तरह समझती हूँ। यहाँ आने के पहले इंस्पेक्टर अतुल को खबर कर दी है, वो किसी भी समय यहाँ पहुँचने वाले हैं। अच्छा हो आप कमरे से बाहर चले जाएं, वरना आपकी शिकायत करनी होगी। सुनीता पर आग्नेय दृष्टि डाल राकेश ने चेतावनी सी दे डाली। एक बात याद रखना, इन लोगों के कहने से उल्टा सीधा बयान मत देना, अर्जुन का ख्याल रहे। सुनीता सिहर सी गई। राकेश की बात का अर्थ ऋचा अच्छी तरह समझ गई। सुनीता अपने बेटे अर्जुन से हाथ धो बैठेगी। राकेश के बाहर जाते ही ऋचा ने सुनीता को हिम्मत दी थी। देखो सुनीता, अन्याय सहते रहना अपराध है, अन्यायी को दंड दिलाना ही न्याय है, भले ही वो तुम्हारा अपना पति हो। मेरी कुछ समझ में नहीं आता, वो मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर लेगा, मेरे बेटे का क्या होगा? कठिनाई से अपनी बात कहकर सुनीता रो पड़ी। सच यही है ना कि तुम्हारे पति ने तुम्हें जलाकर मार डालने की कोशिश की थी? तुम्हारे पड़ोसियों ने तुम्हारी मदद की, वरना आज तुम्हारी जगह तुम्हारी राख ही बची होती। निःशब्द सुनीता की आंखों से आंसू बहते रहे। पति की धमकी सच बयान देने से रोक रही थी। देखो सुनीता, यूं आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आज तुम बच गई हो, पर कल किसी और तरीके से तुम्हें ख़त्म किया जा सकता है। अपने बेटे की खातिर तुम्हें उस नरक से बाहर आ जाना चाहिए। तुम नर्स हो, अपने वेतन से तुम अपने बेटे को एक खुशहाल जिंदगी दे सकती हो। ऋचा की बात से सुनीता के चेहरे पर आशा की झलक दिखाई दी थी। ठीक ही तो कह रही है ऋचा, हर रोज घर आने पर पति और सास उसे प्रताड़ित करने का कोई ना कोई बहाना खोज ही लेते। माँ को पिटते रोते देख नन्हा अर्जुन कैसे सहम जाता है। इस महीने तो वेतन का पैकेट सुनीता से छीन लेने के बावजूद शराब के नशे में पति ने उसे रुई सा धुन डाला था, क्योंकि सुनीता ने आधा वेतन अपनी माँ को देने की मनुहार की थी। उसकी मांग उसका अपराध समझा गया था। अर्जुन के माँ से लिपट जाने के कारण पति ने उसे भी थप्पड़ मारकर ढकेल दिया था। अर्जुन की पिटाई का विरोध करने पर सास ने उकसाया था। अरे कब तक झेलेगा इसे? रोज की खिचखिच से अच्छा होगा इसे ख़त्म कर डाल। तेरे लिए रिश्तों की क्या कमी है? कमाऊ जवान है तू। माँ की बात से बढ़ावा पाकर केरोसिन का डिब्बा उठा, सुनीता पर उड़ेल दिया था। गनीमत यही थी डिब्बे में थोड़ा सा केरोसिन बाकी था, वरना। सुनीता कांप उठी। तभी इंस्पेक्टर अतुल आ गए थे। कहिए ऋचा जी, कोई सफलता मिली? सच्चाई यही है कि अक्सर महिलाएं ऐसे ससुराल वालों के सम्मान की रक्षा में झूठा बयान देती हैं। जिन्होंने उन्हें जलाकर ख़त्म करने की कोशिश की हो, बदनाम हम पुलिस वाले होते हैं कि पैसा लेकर हमने केस दबा दिया। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ताज्जुब इसी बात का है कि जो औरतें खुद नहीं कमाती, अगर वे ससुराल से निकाली जाने के डर से सच्चाई छिपाएं तो बात कुछ समझ में आती है। पर सुनीता जैसी आत्मनिर्भर औरतें भी सच्चा बयान देने में हिचकती हैं। क्यों सुनीता, क्या मैं गलत कह रही हूँ? अगर मैं सच्चाई बताऊँ तो मेरा बेटा मुझसे अलग तो नहीं किया जाएगा। हम तुम्हें पूरा न्याय दिलाने की हर संभव कोशिश करेंगे सुनीता। अगर तुम्हारी कोशिश कामयाब ना हुई तो? एक प्रश्न चिन्ह सबके चेहरे पर उभर आ गया। मुझे लगता है हमारा कानून तुम्हें न्याय देगा, अतुल ने तसल्ली दी। अपने डर की वजह से तुम फिर उसी नरक में जाने को तैयार हो सुनीता? ऋचा ने सीधा सवाल किया। नहीं, पर मेरा बेटा, बेटे के भविष्य के लिए ही तुम्हें सच्चाई बतानी चाहिए सुनीता।
इंस्पेक्टर अतुल और ऋचा के चेहरों पर नज़र डालकर सुनीता ने निर्णय ले डाला। उस पर किए गए अत्याचारों के पड़ोसी गवाह हैं। मीना दीदी ने तो कई बार कहा सुनीता को अलग हो जाना चाहिए। वो उसके समर्थन में कचहरी में गवाही देंगी। पड़ोसियों की हर ज़रूरत के वक्त सुनीता ने मदद की है, इसलिए उनकी हमदर्दी उसके साथ है। अब सुनीता को सच्चाई से भागना नहीं चाहिए। दृढ़ स्वर में सुनीता बोली, मैं आपको सच्चाई बताने को तैयार हूँ, पर मेरी और मेरे बेटे की रक्षा की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी इंस्पेक्टर। मुझे मंजूर है। इंस्पेक्टर अतुल ने बयान दर्ज करना शुरू किया। पूरी घटना सुनकर ऋचा सन्न रह गई। एक पति इतना क्रूर कैसे हो सकता है? जिस पत्नी के साथ वो रातों में सोया, जिसके साथ उसे यौन तृप्ति मिली, वो निर्ममता से उसका जीवन खत्म कर सकता है? सुनीता भी तो राकेश के बच्चे की माँ बनी थी। पति के सुख के लिए सुनीता ने क्या नहीं किया? क्यों एक औरत दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ पाती? राकेश की माँ को अपने बेटे का दर्द है, पर सुनीता की ममता का उसे कोई ख्याल नहीं है। ठीक कहा जाता है, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। पति की उपेक्षिता पत्नी को तो अक्सर भरपेट खाना भी नहीं मिलता। ऐसी स्थितियों में सास को बहू नहीं मुफ्त की नौकरानी मिल जाती है। बेटे को बहू के विरुद्ध भड़काते रहने से सास का वर्चस्व बना रहता है। सुनीता के मामले में ये सिद्ध हो गया कि अपने पांवों पर खड़ी स्त्रियों की स्थिति भी उतनी ही दयनीय हो सकती है। अचानक घड़ी पर निगाह पड़ते ऋचा चौंक गई। आज कॉलेज का आखिरी दिन है। स्मिता के कॉलेज आने की बात है, वो पहले लेट हो चुकी है। इंस्पेक्टर अतुल से क्षमा मांग वो कॉलेज जाने के लिए खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर, अब सुनीता को न्याय आपको दिलाना है। बाहर इनके पति और सास बैठे हैं, उनके साथ आपको क्या करना है आप जानते हैं। ठीक है, हाँ, सुनीता के बयान की आप भी एक साक्षी रहेंगी। जरूर, सच्चाई का मैंने साथ दिया है और देती रहूंगी। सुनीता को तसल्ली देकर ऋचा ने कॉलेज का रुख किया। स्मिता को क्लास में देख ऋचा खिल गई। स्मिता के चेहरे की व्यग्रता भी गायब हो गई थी। अच्छा, तो हमारी स्मिता को कॉलेज आने की इजाज़त मिल ही गई? हाँ ऋचा, तेरी बातों का सुधा और रागनी पर ऐसा असर हुआ कि दोनों माँ के सिर हो गईं। बाबूजी तो पहले ही सीधे साधे इंसान हैं, उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं था, पर माँ जी को मना पाना मेरी ननदों के लिए ही संभव था। चल, ये एक सुखद शुरुआत है। भगवान को धन्यवाद दे कि तेरी ननदें समझदार हैं, वरना जिन परिस्थितियों में तेरी शादी हुई उसमें सभी अपना योगदान देकर आग में घी डालने का काम करते हैं। सास, ननद, जेठानी, यही तो नई ब्याही बहू के विरुद्ध मोर्चाबंदी करती हैं। तू ठीक कहती है, पर मेरी ननदें अपवाद हैं। सास जी की भी अपनी मजबूरियां हैं। बाबूजी की छोटी सी आय में परिवार चलाना और दो दो बेटियों के ब्याह निपटाने की चिंता उन्हें खाए जाती है। घबरा नहीं, ये एक अस्थायी स्थिति है। कुछ दिनों बाद नीरज को अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हाँ, अब तू भी नौकरी तलाश कर, कोई भी नौकरी कर ले। कहे तो अखबार के दफ्तर में काम देखूं? ना ना, हमने न जाने क्यों जर्नलिज्म में एडमिशन ले लिया। हम इस प्रोफेशन के लिए बिल्कुल फिट नहीं हैं। तब तो तूने बेकार एक सीट खराब की। अच्छा होता प्रशांत के साथ शादी करके अमेरिका जाके मज़े उड़ाती। ऋचा ने प्रयास किया। धत, उसके पहले तो हम मर ही जाते। हम जैसे भी हैं खुश हैं। नीरज हमें बहुत चाहते हैं। स्मिता के चेहरे पर जरा सा गर्व छलक आया। अच्छा अच्छा, अब अपना नीरज पुराण छोड़, चल आज क्लास के बाद कोई पिक्चर चलते हैं। कल से तो डटकर पढ़ाई करनी है। नहीं ऋचा, अगर हम देर से घर गए तो माँ जी नाराज़ होंगी। बेचारी सुधा और रागनी को भी डांट पड़ेगी। ओहो, तो अब सुधा और रागनी हमसे ज़्यादा प्यारी हो गई। वैसे तेरी खुशी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सोचती हूँ मैं भी किसी से प्रेम विवाह कर डालूँ। हंसते हुए ऋचा ने कहा। तेरे मुंह में घी शक्कर? देर किस बात की है, जरा इशारा कर, लाइन लग जाएगी। अच्छा, बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। हाँ, इतने दिन तूने जो क्लासेस मिस किए हैं, मैंने नोट्स तेरे लिए जीरोक्स करा दिए हैं। पढ़ डाल। याद रख, तेरा पास होना बहुत ज़रूरी है। थैंक्स ऋचा, तू हमारा कितना ख्याल रखती है। तेरी मदद से हम ज़रूर पास हो जाएंगे। क्लासेस के बाद नीरज स्मिता को लेने आ गया था। ऋचा ने नीरज को छेड़ा। अब हम लोगों को भुला ही दिया। आज स्मिता आई है तो अब आप दिखाई दिए हैं। आपके पास हम जैसों के लिए समय ही कहाँ है। सुनते हैं आज सवेरे सवेरे भी आप किसी को इंसाफ दिलाने अस्पताल गई थी। हाँ नीरज, बड़ी दुख भरी कहानी है।
संक्षेप में ऋचा ने सुनीता के जलाए जाने की घटना सुना डाली। स्मिता कांप गई। दुनिया में ऐसे भी पति होते हैं। एक नीरज है जो पूरे दिन पढ़ाई करने के बाद देर रात तक नौकरी करता है ताकि स्मिता को कुछ सुख दे सके। नीरज व प्यार भरी दृष्टि डालकर स्मिता मुस्कुरा दी। स्मिता के जाने के बाद ऋचा घर वापस लौटने ही वाली थी कि विशाल ने आकर चौंका दिया। अच्छा हुआ आप पकड़ में आ गई, वरना मुझे अकेले भटकना पड़ता। विशाल के चेहरे पर खुशी थी। अब भटकने का वक्त आप ही के पास होगा, वरना बाकी सब किताबों में डूब गए हैं। ठीक कहती हैं, इंसान अपने स्वभाव के व्यक्ति को तो पकड़ ही लेता है, इसीलिए तो सीधे चलकर आपके पास आया हूँ। कहिए क्या काम है? सुभाष मैदान में हैंडीक्राफ्ट का मेला लगा हुआ है, आपके साथ एक चक्कर लगाने का मन है। वाह रे आप और आपका मन। हमारे पास फालतू वक्त नहीं है। सुबह सुबह अस्पताल जा सकती हैं, घटनाओं की रिपोर्टिंग कर सकती हैं, पर इस विशाल के लिए आपके पास 2 घंटे का भी वक्त नहीं है। हाय रे दुर्भाग्य। आपके साथ बेकार मटर गश्ती करने और किसी मुसीबत में पड़े इंसान की मदद करने में बहुत फ़र्क है जनाब। वादा करती हूँ मुश्किल के वक्त आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, साहस से ऋचा ने जवाब दिया। तो समझ लीजिए आज हम सख्त मुश्किल में हैं। घर से छोटी बहन ने आपके लिए हैंडीक्राफ्ट आइटम्स खरीदने की डिमांड लिख भेजी है। मैं इस मामले में एकदम अनाड़ी ठहरा, लड़कियों की पसंद नापसंद से एकदम अनजान। प्लीज़ ऋचा, इस मुसीबत में पड़े इंसान की मदद करो। विशाल के नाटकीय अंदाज पर ऋचा को हंसी आ गई। वैसे भी ऋचा के पास अभी कुछ समय था। लौटते वक्त अखबार के दफ्तर में ही बैठकर सुनीता के केस की खबर लिखकर दे देगी। सुभाष पार्क में काफ़ी भीड़ थी। विभिन्न प्रदेशों के कलाकारों द्वारा बनाई गई कलात्मक वस्तुएं सचमुच बहुत सुंदर थीं। बड़े उत्साह से ऋचा वस्तुएं देख रही थी, पर विशाल को उसमें ज़्यादा रुचि नहीं थी। एक साड़ी पर बड़ी सुंदर कशीदाकारी की गई थी। कशीदाकारी में कलाकार की रुचि झलक रही थी। वाह, ये तो कला का अनुपम नमूना है। तुम्हारी बहन को ये साड़ी ज़रूर पसंद आएगी। ठीक है, साड़ी पैक कर दो। कुछ और छोटी मोटी वस्तुएं लेने के बाद विशाल को ठंडा पीने की ज़रूरत महसूस होने लगी। शीतल पेय लेकर दोनों एक घने पेड़ की छाया में पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। अचानक माथे पर बड़ा सा टीका लगाए राम नामी ओढ़े पंडित जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर चौंका दिया। जोड़ी बनी रहे, वकील साहब मुकदमे जीत कर नाम कमाएं और बिटिया अपराधियों को सज़ा दिलवाएं। हमारा आशीर्वाद याद रखना। अरे महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं। आपने कैसे जाना कि हम वकालत पढ़ रहे हैं? हम तो बेटा माथे की लकीरें और हाव भाव देखकर मन की बात पता कर लेते हैं। पर पंडित जी, हमारी तो शादी नहीं हुई है और आपने जोड़ी बना डाली। ऋचा हंस दी। नहीं हुई है तो हो जाएगी। तुम्हारी जोड़ी तो ऊपर वाले ने बनाकर भेजी है। पर बेटा, अपने अहम को काबू में रखना। स्त्री का सम्मान करने वाला ही जीवन में सफल होता है। दोनों को कुछ कहने का समय न दे ज्योतिषी महाराज तेजी से चले गए। ऋचा और विशाल विस्मित देखते रह गए। कुछ देर में चैतन्य होते विशाल ने प्रयास किया। सुन लिया, हमारी जोड़ी ऊपर वाले ने बनाकर भेजी है। अब क्या इरादा है जनाब का? रहने दो, हम सब समझते हैं। ये ज़रूर तुम्हारी चाल थी। कहो, ज्योतिषी को कितने पैसे दिए थे? यकीन करो ऋचा, मैं ऐसी फिल्मी बातों पर विश्वास नहीं करता। मैं खुद ताज्जुब में हूँ। अचानक घुंघरू छनकाती एक युवती ने बड़े अदब से सलाम कर नृत्य शुरू कर दिया। युवती ने रंगीन घाघरा चोली पहन रखा था। साथ में एक युवक ढोल लिए था। ढोल की थाप पर युवती के पांव थिरक रहे थे। लोगों की भीड़ आसपास सिमट आई। नृत्य समाप्त कर युवती ने माथे पर छलक आई पसीने की बूंदें चुन्नी से पोंछ डाली। ढोल रखकर युवक ने लोगों के सामने झोली फैला दी। युवती ऋचा के पास आकर जमीन पर बैठ गई। तुम दिन भर में कितना कमा लेती हो? हमें क्या पता, उससे पूछो। युवती ने युवक की ओर इशारा किया। क्यों? तुम नाचती हो, मेहनत करती हो, पर तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम कितना कमाती हो? ए मेम साहब, वो हमारी जोरू है, उसकी कमाई से क्या मतलब? जल्दी पैसा देने का। क्यों, जोरू होने का मतलब कमाई से औरतों का कोई मतलब नहीं? ऋचा का पत्रकार फुफकार उठा। ज़्यादा बात नहीं करने का, तमाशा देखो। पैसा देना है तो दो, नहीं तो राम राम। युवक ने ढोल उठाकर चलने का उपक्रम किया। अरे अरे रुको भाई, ये लो। जेब से 10 रुपये निकाल कर विशाल ने युवक की ओर बढ़ा दिए। ये क्या, तुमने भी उस आदमी को ही पैसे दिए
औरत के साथ हमेशा ही अन्याय होता है। अरे जब उस औरत को कुछ अंतर नहीं पड़ता तो तुम क्यों बेकार अपना सिर खपा रही हो? तुम्हारा पारा नीचे उतारने के लिए लगता है कोल्ड ड्रिंक ही काफ़ी नहीं है, आइसक्रीम भी लानी होगी। विशाल ने बात हंसी में उड़ानी चाहिए। तुम भी पुरुष हो विशाल, तुम्हारा सोच अलग कैसे होगा? तुम तो छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो। जब हम शादी करेंगे तब तुम अपना वेतन बिल्कुल अलग रखना। वाह जनाब, कुछ मुलाकातों में शादी तक पहुंच गए। इस भुलावे मत रहिएगा, अब चलें। मुझे ऑफिस में सुनीता की खबर भी छपने को देनी है। तुम्हारा काम तो मेरा समय छीन लेता है, थोड़ी देर और रुको ना। अच्छा जी, अब आपको भी हमारे काम से शिकायत होने लगी। शिकायत के लिए तो मेरी माँ ही काफ़ी हैं। भला तुम्हारी माँ को तुम्हारे काम से क्या शिकायत हो सकती है? घर में अपना वेतन नहीं देती क्या? मजाक छोड़ो, एक तो लड़की, उस पर कुंवारी। भला माँ मेरे पैसों को हाथ लगाएगी? आज भी बाहर काम करने वाली लड़कियों की यही नियति है विशाल। घर बाहर के सारे काम करने पर भी बेटी को बेटे वाला सम्मान नहीं मिल पाता। ऋचा कुछ उदास हो आई। जमाना बदल रहा है, एक दिन तुम्हारी माँ भी तुम्हारा महत्व समझेंगी ऋचा। चलो तुम्हारे कार्यालय तक पहुँचा हूँ। यूनिवर्सिटी की फाइनल परीक्षाएं शुरू हो जाने की वजह से ऋचा, विशाल, नीरज, स्मिता सभी व्यस्त हो गए। ऋचा ने अखबार के दफ्तर से भी छुट्टी ले रखी थी। छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देती ऋचा से सीतेश ने प्रयास किया था, जब तक आप छुट्टी पर हैं न किसी लड़की का बलात्कार होगा, न कोई औरत दहेज के लिए जलाई जाएगी। ये तो रोज की कहानियाँ सीतेश, मेरे रहने न रहने से क्या फ़र्क पड़ता है? पड़ता है ऋचा जी, आप तो खोज खाज कर खबर ले आती हैं। दूसरों का शायद इन घटनाओं में उतना इंटरेस्ट ना हो। ठीक कहते हो सीतेश, जब तक रिपोर्टर ऐसी घटनाओं के साथ जुड़ाव न महसूस करे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी शीला लीला से उन्हें क्या लेना देना? ऋचा उदास हो आई। अरे अरे, आप तो सीरियस हो गई। मैंने तो मजाक किया था। हम हृदयहीन नहीं हैं ऋचा जी, पर शायद जिस तरह आप इन घटनाओं से जुड़ जाती हैं हम जुड़ नहीं पाते। विश्वास रखिए, ऐसी कोई दुखद घटना नज़रअंदाज नहीं की जाएगी। थैंक्स सीतेश। ऋचा के पेपर्स अच्छे हुए। अंतिम पेपर के बाद बड़ा हल्का हल्का महसूस कर रही थी। स्मिता ने बताया, सुधा और रागिनी ऋचा को याद कर रही हैं। घर में खासा हंगामा होने के बावजूद रागिनी ने एक स्कूल में और सुधा ने एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का जॉब ले लिया था। स्मिता की सास ने बहुत शोर मचाया, पर नीरज और उसके पिता ने दोनों लड़कियों का साथ देकर उन्हें शांत कर दिया। अंततः तय किया गया, दोनों लड़कियों का वेतन उनकी शादी के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। पर पहले ही महीने के वेतन से रागिनी ने माँ और भाभी के लिए साड़ियाँ खरीद डाली। पिता और भाई के लिए कुर्ते पजामे के सेट ले आई। सुधा ने अच्छी लड़की की तरह पूरा वेतन माँ के हाथों में रख दिया। माँ से झिड़की सुनने के बाद रागिनी ने सुधा को आड़े हाथों लिया था। वाह दीदी, शादी के लिए ऐसी भी क्या जल्दी है? कम से कम पहली तनख्वाह से अपने लिए एक ढंग की साड़ी तो ले लेती। अपने लिए ना सही, छोटी बहन को ही एक सलवार सूट खरीद देती। एक महीने के वेतन से शादी की तारीख जल्दी नहीं आ जाएगी। चुलबुली रागिनी छेड़ने से बाज नहीं आती। फाइनल एग्ज़ाम्स के बाद की पहली खाली शाम स्मिता के घर बिताने का निर्णय ले ऋचा ने स्मिता के यहाँ पहुँच सबको चौंका दिया। स्मिता का चेहरा खिल गया। रागिनी और सुधा भी साथ आ बैठी। कहो, तुम दोनों को कैसा लग रहा है? पिंजरे से बाहर निकल खुले आकाश में पहुंच गए हैं, सपनीली आंखों से रागिनी ने कहा। रहने दे, कॉपियां जांचते वक्त तो तू झुंझलाती है। ढेर का ढेर करेक्शन वर्क लाती है हमारी रागिनी। स्नेह भरी दृष्टि डालकर स्मिता ने ननद की बड़ाई की थी। हाँ दीदी, ये तो सच है, पर बच्चों के साथ बड़ा अच्छा वक्त कट जाता है। बच्चों के साथ या प्रकाश जी के साथ? सच सच कह रागिनी। स्मिता ने रागिनी को छेड़ा। अरे, ये प्रकाश जी कौन है? क्या बात है रागिनी? ऋचा चौंक गई। रागिनी के स्कूल में सीनियर क्लासेस को फिजिक्स पढ़ाते हैं। उन्हें रागिनी बहुत अच्छी लगती है और रागिनी को प्रकाश बेहद नापसंद है। ठीक कहा ना रागिनी? स्मिता मुस्कुरा रही थी। भाभी, तुम भी बेकार की बात करती हो। ऋचा दीदी के लिए चाय बना लाती हूँ। रागिनी के जाते स्मिता हंस पड़ी। ऋचा को बताया, रागिनी और प्रकाश एक दूसरे को पसंद करते हैं। नीरज को भी प्रकाश पसंद है। सुधा की शादी भी परेश नाम के युवक से तय हो गई है। परेश एक कामकाजी लड़की चाहता था। सुधा की नौकरी ने शादी तय करने में मदद की है।
ऋचा को स्मिता की खुशी से बहुत राहत मिल गई। अब तेरा क्या करने का इरादा है स्मिता? कहीं शादी के बाद बस घर गृहस्थी वाली बनकर ही तो नहीं रह जाएगी? नहीं, 2 दिन बाद मेरा इंटरव्यू है। एक ऑफिस में सहायक जनसंपर्क अधिकारी की जगह खाली है। अरे वाह, तू तो सचमुच छुपी रुस्तम निकली। भगवान तेरी मदद करें। अब चलती हूँ वरना अम्मा की डांट पड़ेगी। तू क्या करेगी ऋचा? शादी वादी करनी है या यूं ही दूसरों की मदद के लिए दौड़ती रहेगी? बड़े प्यार से स्मिता ने पूछा। अच्छा जी, शादी क्या हो गई कि जनाब हमें शिक्षा देने लगी। फिलहाल तो अखबार के दफ्तर में फुल टाइम काम करने का इरादा है, आगे की भगवान जाने। घर पहुंची ऋचा को माँ ने समझाया था। देख ऋचा, तेरे इम्तहान भी ख़त्म हो गए हैं। अब घर में बैठकर कुछ दुनियादारी सीख। हर वक्त मुंह उठाए साइकिल पर दौड़ते रहना जवान लड़की को शोभा नहीं देता। ठीक है माँ, अब साइकिल मुंह नीचा करके चलाऊंगी। माँ के गले में प्यार से हाथ डालकर ऋचा हंसती। दूसरे ही दिन से ऋचा ने अखबार के कार्यालय में काम करना शुरू कर दिया। विशाल ने भी शहर के नामी वकील के साथ ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। ऋचा और विशाल की शामें एक साथ गुजरने लगीं। एक दूसरे से मिले बिना दोनों को चैन नहीं पड़ता। तभी एक साथ 2 हादसे हो गए। सुनीता ने हॉस्पिटल से वापस आकर एक अलग घर लेकर रहना शुरू कर दिया था। इंस्पेक्टर अतुल की मदद से सुनीता का बेटा अर्जुन भी सुनीता के ही साथ रह रहा था। सुनीता का पति इसे अपनी हार मानकर बौखला उठा। सुनीता के अस्पताल के कर्मचारियों से सुनीता की चरित्रहीनता की बातें करता, कभी गुंडों द्वारा धमकी दिलवाता। एक रात सुनीता अस्पताल से वापस लौट रही थी, तभी राकेश ने उस पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। सुनीता धरती पर गिर गई, पर सौभाग्यवश सामने से सीनियर नर्स मारिया की कार की रोशनी दोनों पर आ पड़ी। रोशनी पड़ते ही राकेश भाग गया, पर सिस्टर मारिया की नज़रों से नहीं बच सका। सुनीता को सिस्टर मारिया अस्पताल ले गई और पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी। इंस्पेक्टर अतुल तुरंत ही सुनीता का बयान लेने अस्पताल पहुंच गया। फ़ोन से ऋचा को भी खबर दे दी थी। ऋचा और अतुल को देखकर सुनीता रो पड़ी। अब उसे अर्जुन के साथ अपनी माँ और भाई बहनों की ज़िंदगी के लिए भी डर हो रहा था। अतुल ने बयान दर्ज कर राकेश की गिरफ्तारी के निर्देश दे दिए। डरो नहीं सुनीता, राकेश की इस करतूत से तुम्हारा केस और ज़्यादा मजबूत हो गया। मैं खुद सिस्टर मारिया जैसी साहसी चश्मदीद गवाह के साथ राकेश के खिलाफ गवाही दूंगी। सिस्टर मारिया ने ऋचा से बातें करते हुए अपनी आप बीती भी सुना डाली। सुनीता और उसकी कहानी लगभग एक सी थी। पिता की मृत्यु के बाद मारिया नर्सिंग के दूसरे वर्ष में थी। पिता के अलावा घर में कमाने वाला कोई दूसरा नहीं था। मारिया ने अपने पिता के एक मित्र से सहायता मांगी थी। नर्सिंग का कोर्स पूरा करने के बाद वो उनका कर्ज चुका देगी। पिता के मित्र ने मारिया की मां को अस्पताल में नौकरी दिला दी थी, पर बदले में मारिया का यौन शोषण करता रहा। नर्स बनने के बाद मारिया ने विद्रोह का स्वर मुखर किया और पुलिस में रिपोर्ट कराने की धमकी देकर शोषण से तो छुटकारा पा लिया, पर बहुत दिनों तक दहशत में जीती रही। सौभाग्य से मारिया का परिचय जेम्स नाम के एक अच्छे इंसान से हो गया। मारिया ने जेम्स से कुछ भी नहीं छिपाया और आज दोनों सुखी विवाहित जीवन जी रहे हैं। मारिया की एक प्यारी सी बेटी रोजी भी है। ऋचा ने कहा, उसे खुशी है जहाँ एक और राकेश जैसा राक्षस है, वहीं जेम्स जैसे अच्छे इंसान भी हैं। शायद इसीलिए दुनिया में अच्छाई कभी पूरी तरह विलुप्त नहीं हो सकी है। सुनीता के केस की रिपोर्ट तैयार कर ऋचा ने साइकिल स्मिता के घर की ओर मोड़ दी। स्मिता ने घबराई आवाज़ में बताया था, कल रात ड्यूटी के वक्त शराब में धुत 2 युवकों ने सुधा के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए ज़बरदस्ती करनी चाहिए। सुधा ने एक लड़के को चांटा मार दिया। बात ने तूल पकड़ लिया, क्योंकि युवक शहर के प्रतिष्ठित नेता और उद्योगपति का बेटा है। होटल मालिक ने सुधा से युवक से माफ़ी मांगने को कहा, पर सुधा ने इनकार कर दिया। सुधा को नौकरी से निकाल दिया गया है। घर में तनातनी का माहौल है। ऋचा के पहुंचते ही स्मिता की सास ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। लो आ गई सुधा की सलाहकार। अच्छी भली घर में बैठी थी, इनके उकसाने पर होटल की नौकरी कर ली, खानदान की नाक कटा दी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। माँ, तुम ऋचा दीदी को दोष क्यों दे रही हो? अपनी इज्जत बचाने से नाक नहीं कटती। रागिनी ने माँ का विरोध कर उन्हें और उत्तेजित कर दिया।
हाँ हाँ, सारे लोग थू थू कर रहे हैं। अरे भले घरों की लड़कियों के क्या ये ढंग होते हैं? हमें तो डर है लगा लगाए रिश्ता न टूट जाए। माँ रोने रोने को हो आई। अब चुप भी रहो माँ, तुम ही शोर मचाकर सारी दुनिया को बता रही हो। ऋचा को रागिनी अपने कमरे में ले गई। कमरे में सुधा बुद्ध बनी बैठी थी। ऋचा ने जैसी उसकी पीठ पर प्यार से हाथ धरा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। स्मिता ने हाथ से आंसू पोंछ ऋचा की ओर रुख किया। कल से ऐसे ही आंसू बहा रही है। एक तो उस हादसे की दहशत, उस पर सासू माँ ने बातें सुना सुनाकर सुधा का जीना मुहाल कर दिया है। अरे वाह सुधा, तूने जिस बहादुरी का नमूना पेश किया है वो तो काबिले तारीफ है। हमें नहीं पता था हमारी भोली भाली सुधा में एक झांसी की रानी छिपी हुई है। मेरी बधाई। ऋचा की बात सुनकर सुधा के सूखे होठों पर हल्की सी मुस्कान तेराई। ये हुई ना बात। सच ऋचा, तेरी बातों में जादू है। क्यों सुधा, ठीक कहा ना? स्मिता खुश हो गई। चल इसी बात पर चाय पिला दे, सुबह से चाय नहीं पी है। चाय तो रागिनी ला ही रही है, पर एक डर मुझे भी है। इस घटना की जानकारी से कहीं परेश जी के घर वाले रिश्ता न तोड़ दें। स्मिता चिंतित दिख रही थी। अगर परेश सच्चा मर्द है तो सुधा के काम से उसे खुश होना चाहिए। अगर वो रिश्ता तोड़ने की बात करे तो ऐसे कायर से शादी ना करना ही अच्छा है। उत्तेजित ऋचा का मुंह लाल हो गया। बिल्कुल ठीक कह रही ऋचा दीदी। प्रकाश तो सुधा दीदी की बहादुरी की दाद दे रहे थे। कुछ शर्मा के रागिनी ने कहा। रहने दे, दूसरों के बारे में लोग ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने पर बीते तो रंग बदल लेते हैं। स्मिता ने पुरखिन की तरह निर्णय दे डाला। तुम्हारा मतलब अगर मेरे साथ ऐसा ही कुछ घटता तो प्रकाश पीछे हट जाते? रागिनी ने सीधा सवाल किया। शायद तू ठीक समझी रागिनी। सासू माँ की बातों में कुछ सच्चाई तो जरूर है। लोगों को बात का बतंगड़ बनाने में मज़ा आता है। सुधा के मामले को ही लोग न जाने क्या रंग दे डालें। हमेशा दोष लड़की का होता है ना? स्मिता गंभीर थी। स्मिता, तेरी बातों से बहुत निराशा हो रही है। जिस लड़की ने माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध नीरज के साथ शादी करने का इतना बड़ा फैसला लिया, वो आज लोगों की बातों की परवाह कर रही है। तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुझे तो सुधा की ढाल बनकर खड़ा होना चाहिए। ऋचा के चेहरे पर आक्रोश स्पष्ट था। तू ठीक कह रही है ऋचा, पर मेरी स्थिति दूसरी थी। मेरे साथ नीरज थे। यहाँ सुधा का परेश कितना साथ देंगे भगवान जाने। लड़की को किसी का सहारा जरूरी क्यों है स्मिता? धूप घास देखी है? बार बार पाँव से कुचली जाकर भी दूरवा सिर उठा उठा कर खड़ी होती है या नहीं? औरत को दूरवा की तरह जीना चाहिए। वाह ऋचा दीदी, क्या बात कही है। अब आपको एक राज की बात बता दें? रागिनी हंस रही थी। जरूर, तुम्हारा राज जाने बिना चैन नहीं पड़ेगा। ऋचा ने उत्सुकता दिखाई। जानती हैं दीदी, स्कूल में मैट्रिक परीक्षा के समय एक लड़के को नकल करते पकड़ लिया। उसे मैंने परीक्षा हॉल से बाहर कर दिया। अगले दिन जब मैं स्कूल जा रही थी, वो लड़का 4-5 गुंडों के साथ खड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा था। मुझे जबरन एक मारुति वैन में ढकेल वैन चला दी थी। सामने से आ रहे प्रकाश ने घटना देख ली, अपनी मोटर बाइक से पीछा किया। रास्ते में पुलिस स्क्वाड की मदद ली और मुझे बचा लाए। एक बार भी ये नहीं पूछा उन गुंडों ने मेरे साथ क्या किया। रागिनी गंभीर हो गई। अरे, तेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और हमें बताया तक नहीं। कल को तुझे कुछ हो जाता तो? इतनी देर से चुप्पी साधे सोधा से हर गई। अगर बता देती तो क्या नौकरी करते रहने की इजाज़त मिल पाती सुधा दीदी? प्रकाश ने ही चुप रहने की सलाह दी थी। ताली बजा ऋचा ने रागिनी की पीठ थपथपा दी। ये तो बता, उन गुंडों का क्या हुआ? प्रकाश जी ने उन्हें इस तरह समझाया कि चारों ने मेरे पैर पड़कर माफ़ी मांगी। अगर हम चाहते उन्हें सज़ा दिलवा सकते थे, पर प्रकाश का कहना है सज़ा के मुकाबले प्यार में ज़्यादा ताकत होती है। वाह, तेरे प्रकाश तो सच्चे शिक्षक हैं, उनसे मुलाकात करनी होगी। ऋचा के स्वर में सच्ची प्रशंसा थी। हाँ दीदी, मैं सचमुच भाग्यवान हूँ। प्रकाश जैसा मित्र किस्मत से ही मिलता है। अब तेरे ये मित्र जीवन साथी कब बन रहे हैं रागिनी? ऋचा ने चुटकी ली। ठीक कह रही है, नीरज से कहूँगी दोनों बहनों की एक साथ ही शादी की तैयारी करें। अब तू बता, तेरे जॉब का क्या रहा स्मिता? ऋचा को स्मिता के इंटरव्यू की बात याद हो आई। उस जगह तो किसी और को नौकरी मिल गई। एक जगह टेलीफोन ऑपरेटर की जगह खाली है। सोचती हूँ खाली बैठने से अच्छा कोई काम ही कर लूँ, कुछ पैसे ही हाथ आ जाएंगे। वाह,
अब हमारी स्मिता भी गृहस्थी वाली हो गई हैं। वैसे काम कोई भी छोटा नहीं होता, अभी ये जॉब ले ले, बाद में कोई दूसरा जॉब ढूंढ लेना। वापस जाती ऋचा ने सुधा को फिर समझाया कि उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसने कोई गलत काम नहीं किया है, जो कदम उठाया है उससे पीछे हटना कायरता है। ज़रूरत पड़ी तो ऋचा परेश से भी बात करेगी। सुधा के चेहरे पर आश्वस्त भरी मुस्कान तिराई। सुधा और सुनीता की विस्तृत रिपोर्ट बनाते वक्त दोनों घटनाएं उसकी आंखों के समक्ष उभरने लगीं। रात के सन्नाटे में अगर सुधा का शील हरण हो जाता तब भी क्या उसे नौकरी से हटा दिया जाता? अपने सम्मान की रक्षा के लिए चांटा मारना तो बहुत कम सजा है। ऋचा को खुशी थी सीधी सादी सुधा वो साहस कर सकी। सुनीता के अपने पति ने उसे खत्म कर देना चाहा। जिस पति ने पत्नी की रक्षा का वचन दिया वही उसकी हत्या करने वाला था। सुनीता का केस विशाल के साथ डिस्कस करने का निर्णय ले ऋचा अखबार के दफ्तर में रिपोर्ट देने से पहले विशाल के पास जा पहुंची। इतनी शाम को ऋचा को देख विशाल ताज्जुब में पड़ गया। जल्दी जल्दी सुधा और सुनीता के केसों को बताकर ऋचा ने विशाल की राय चाही थी। कुछ सोचकर विशाल ने कहा, सुनीता के केस में चश्मदीद गवाह के कारण काफ़ी दम है। रही बात सुधा की तो तुमने ठीक राय दी है। परेश पर शादी करने न करने की बात निर्भर करती है। मेरे ख्याल में एक कायर से शादी करने की अपेक्षा अविवाहित रहना ज़्यादा अच्छा है। थैंक्स विशाल, मुझे खुशी है तुम दूसरे पुरुषों की तरह नहीं सोचते। तुमसे बात करके मन हल्का हो गया। अजी हम चीज़ ही ऐसी हैं। एक बात बताऊं, जब साथ रहने लग जाओगी तब तुम्हारे मन पर कोई बोझ नहीं रहने दूंगा। मुझसे शादी करोगी ऋचा? विशाल का प्रश्न इतना अप्रत्याशित था कि ऋचा चौंक गई। क्या क्या कहा? हाँ ऋचा, मुझसे शादी करोगी? विशाल, तुमने ये प्रश्न इतना अचानक पूछा कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। समझने के लिए जितना वक्त चाहिए ले लो, पर जवाब हाँ में चाहिए। विशाल हंस दिया। वाह, ये अच्छी ज़बरदस्ती है। तुम्हारे घर वाले क्या तैयार होंगे? ये मेरी जिम्मेवारी है। मेरी छोटी बहन माधवी तो तुम्हारी भक्त बन बैठी है। अरे वाह, कोई मेरी पूजा करे ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारी प्रेरणा से एयरफोर्स ज्वाइन करने की जिद किए बैठी है। शायद तुम्हारा कोई लेख छपा था, बिना अपने पाँव पर खड़ी औरत का कोई वजूद नहीं, वो तो बस एक कठपुतली भर है। हाँ, पर क्या यह गलत है विशाल? मैंने कब कहा कि यह गलत है? अगर मेरा सोच ऐसा ही होता तो क्या तुम जैसी जुझारू लड़की से शादी करने की हिम्मत कर पाता? विशाल परिहास पर उतर आया। मुझे खुशी है माधवी एयरफोर्स ज्वाइन कर रही है। हमारी उसे बधाई जरूर देना विशाल। बधाई तो जरूर दूंगा, पर घर में उसके इस निर्णय से तूफान आ गया है। एयरफोर्स में लड़की के जाने की कल्पना से ही अम्मा को लगता है वो बमबारी करेगी। विशाल हंस दिया। माधवी के इस निर्णय में तुम्हारी क्या भूमिका है विशाल? मेरी भूमिका नगण्य है, पर माधवी के मंगेतर ने सगाई तोड़ने की धमकी दे डाली है। स्कूल कॉलेज की नौकरी तक तो बात बर्दाश्त की जा सकती है, पर एयरफोर्स की नौकरी उसे सह नहीं है। माधवी का क्या फैसला है? तुम्हारी तरह अपनी बात पर अटल है। रोहित अगर सगाई तोड़ भी दे तो उसे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यूनिवर्सिटी में एनसीसी की बेस्ट कैडेट रही है माधवी। मुझे बहुत खुशी है विशाल, लड़कियां अब अपने पिंजरे से बाहर आ रही हैं। वक्त मिलते ही माधवी से मिलकर उसकी पीठ जरूर ठोकूंगी। अखबार के दफ्तर में पता लगा संपादक जी 4 दिन के अवकाश पर गए हैं। सुधा और सुनीता की केस रिपोर्ट छपने को देकर ऋचा दूसरे कामों में व्यस्त हो गई। रिपोर्टें पढ़कर सीतेश पास आया था। ऋचा जी, सुधा की रिपोर्ट में क्या दोषी युवक और उसके पिता का नाम देना चाहिए? याद है पिछली बार कामिनी के केस में कंपनी का नाम दिया गया था, अपराधी का नाम काट दिया गया था। अगर एक बार कोई गलती हो जाए तो क्या उसे दोबारा दोहराना समझदारी है सीतेश? रिपोर्ट जैसी दी है वैसी ही छपेगी। एक बार फिर सोच लीजिए, ये लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं। हमारा दैनिक मुश्किल में पड़ सकता है। कम से कम इंक्वायरी कराने की बात ही छोड़ दीजिए। ओह, तो तुम्हें अपनी नौकरी जाने का डर है? डरो नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा कुछ होने से हम हार नहीं मानेंगे, समझे? परेशान सा सीतेश चला गया। दूसरे दिन ऋचा की दी गई पूरी रिपोर्ट विस्तार में छपी थी। रिपोर्टिंग में भी ऋचा के नाम का उल्लेख था। ऋचा उत्साहित हो उठी। अब होटल वालों को सुधा के साथ न्यायपूर्ण फैसला देना होगा। सुनीता का केस तो पहले से ही मजबूत है। कार्यालय जाने के पहले घबराया नीरज आ पहुंचा।
ऋचा, ये तुमने क्या किया? सुधा का नाम अखबार में छप गया, घर मोहल्ले में तहलका मच गया है, सुबह से पड़ोसियों ने पूछ पूछ कर परेशान कर डाला है। सुधा के साथ अन्याय हुआ है, उसे चुपचाप सहना क्या ठीक बात है नीरज? बात न्याय अन्याय की नहीं है, बात लड़की की बदनामी की है। हमारा खानदान बदनाम हो जाएगा। जानती हो, सुबह सुबह परेश के घर से फ़ोन आ गया। उन्होंने सुधा के साथ परेश की सगाई तोड़ दी है। रो रो कर माँ का बुरा हाल है। तुम्हारी माँ तो तुम्हारी शादी होने पर भी रोई थी। सुधा के अपमान के सामने उनका रोना महत्वहीन है नीरज। नहीं ऋचा, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। हमें अपने घर की बहू बेटियों का नाम अखबार में नहीं उछालना है। अच्छा हो कल के पेपर में समाचार का खंडन छाप दो। वाह नीरज, तुम भी ऐसा ही सोचते हो? वो नीरज कहाँ गया जिसने घर वालों की चिंता न कर स्मिता से विवाह किया था? मेरी बात और है, मैं पुरुष हूँ। पुरुष के 100 खून माफ़ किए जा सकते हैं, पर लड़की के नाम पर धब्बा लग जाए तो उसे कभी नहीं मिटाया जा सकता। स्मिता क्या लड़की नहीं थी? क्या उसका सम्मान दांव पर नहीं लगा था? अगर स्मिता ने साहस के साथ कदम उठाया तो सुधा को अन्याय के विरुद्ध कदम उठाने का हक क्यों नहीं है नीरज? स्मिता के साथ मैं था, पर सुधा का मंगेतर उसका साथ कहाँ तक दे पाएगा? तुमने हमें सचमुच मुश्किल में डाल दिया ऋचा। मुझे दुख है नीरज, मैंने तुम्हें समझने में भूल की। मेरा ख्याल था सुधा के साथ हुए अन्याय में तुम उसके साथ खड़े हो गए। अब मुझे ही कुछ करना होगा। देखो ऋचा, जो करो सोच समझ कर करना। हम पर और ज़्यादा कीचड़ मत उछालना। परेशान नीरज वापस चला गया, पर ऋचा का मन खट्टा हो गया। नीरज भी अंततः एक सामान्य पुरुष ही निकला। स्मिता के साथ नीरज के विवाह में भी शायद स्मिता की भूमिका ही ज़्यादा अहम थी। अगर स्मिता ने नीरज के सिवा किसी और के साथ शादी न करने का अल्टीमेटम न दे दिया होता तो शायद नीरज अपनी समस्याओं के बहाने बनाकर अलग हट गया होता। स्मिता जैसी भीरू लड़की भी नीरज से ज़्यादा साहसी निकली। हो सकता है कहीं नीरज के मन में स्मिता के पिता की संपत्ति का भी थोड़ा सा लोभ रहा हो। अपनी सोच पर ऋचा को झुंझलाहट हो आई। बेकार में नीरज को दोष देना क्या ठीक है? मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की का नाम ऐसी घटनाओं में छपना आज भी सामान्य बात नहीं मानी जाती। वैसे भी लड़की के साथ अच्छा बुरा कुछ भी हो, दोषी लड़की ही ठहराई जाती है। कार्यालय से जल्दी निकलकर ऋचा ने परेश से मिलने की बात तय कर डाली। कुर्सी पर बैठते ही फ़ोन की घंटी बजी। बेमन से फ़ोन उठा ऋचा ने जैसे ही हेलो कहा, दूसरी तरफ से धमकी भरा पुरुष स्वर सुनाई दिया। अपने को बड़ी तीसमारखा समझती है? ये क्या उल्टा सीधा छाप दिया है? जानती है इसका क्या अंजाम होगा? सीधे सीधे कल के अखबार में माफ़ी मांग ले, वरना सुधा की तरह तेरा भी इंतज़ाम कर देंगे। फ़ोन काट दिया गया था। ऋचा का चेहरा तमतमा आया। डरपोक कहीं का, हिम्मत है तो सामने आकर बात करे। किसकी बात कर रही हैं ऋचा जी? जब से पहुंचा हूं कोई बार बार आपका नाम पूछ रहा था। सीतेश कंसर्न दिख रहा था। शहर में गुंडों की तो कमी नहीं है, सोचते हैं धमकी देकर अपने गुनाह छिपा लेंगे, लेकिन वे ऋचा को नहीं जानते। आप ठीक कह रही हैं, पर कभी कभी इन गुंडों से पंगा लेना भारी पड़ सकता है ऋचा जी। इसीलिए कल भी मैंने आपसे रिपोर्ट में अपराधी का नाम न देने को कहा था। वाह सीतेश, पत्रकार हो पर पत्रकारिता में लाख लपेट कर बात कहने की सलाह देते हो। तुम ही सोचो, विश्वसनीयता के लिए नाम देना जरूरी है या नहीं? होटल में शराब में धुत युवक एक लड़की का शील हरण करने की कोशिश करे, ऐसे लड़के का नाम छिपाना क्या ठीक है? आपकी बात में सच्चाई है, पर इस घटना के साथ जिस लड़की का नाम जुड़ेगा, क्या लोग उसकी ओर उंगली उठाने से बाज आएंगे? किसी ना किसी को तो साहस करना ही होगा, वरना ऐसी घटनाएं अंतहीन कहानियां बनकर रह जाएंगी। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ। काश हमारे देश की हर लड़की आप जैसी साहसी होती। सीतेश ने पेन उठाकर काम शुरू कर दिया। कार्यालय का काम जल्दी निपटा। ऋचा ने साइकिल परेश के ऑफिस की ओर मोड़ दी। ऋचा का परिचय पा परेश चौंक गया। परेश जी, आपसे कुछ बात करनी है। देखिए, अगर आप सुधा के बारे में बात करने आई हैं तो क्षमा करें। सुधा के विषय में मेरी ज़्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, ये दुर्भाग्य ही है कि अरेंज मैरिजेज में शादी के पहले लड़का या लड़की एक दूसरे से अनजान ही होते हैं, फिर भी शादी का जुआ खेलने को तैयार हो जाते हैं। ऋचा ने लंबी सांस ली। इसके लिए तो आप सिर्फ मुझे ही दोष नहीं दे सकती ऋचा जी। देखिए परेश जी, शादी के लिए आपने वर्किंग गर्ल की शर्त रखी थी। इससे उम्मीद बंधी थी कि आप खुले ख्यालातों वाले इंसान होंगे।
हर इंसान अलग होता है ऋचा जी। वैसे आप मुझसे क्या आशा रखती हैं? सिर्फ इतनी कि इस मुश्किल के वक्त आप सुधा का साथ दें। अपने सम्मान की रक्षा करना क्या अपराध है? अगर वो अपनी बेइज्जती चुपचाप पी जाती तो क्या वो विवाह के लिए उपयुक्त पात्री थी? आपने ये कैसे समझ लिया? अब सुधा मेरे साथ विवाह के लिए उपयुक्त पात्री नहीं है? क्या आप सच कह रहे हैं? आपको इस सच पर शंका क्यों है? सुधा से मेरी सगाई हुई है और सगाई तोड़ने का मेरा कतई कोई इरादा नहीं है। लेकिन आपके घर से मंगनी तोड़ने का फ़ोन गया था। वो मेरी माँ का गलत कदम था। मुझे सुधा के साहस पर गर्व है, खुशी है। मेरी होने वाली जीवन संगनी इतने दृढ़ चरित्र वाली है। ओह परेश जी, आपने मेरे दिल का बोझ कम कर दिया। असल में वो खबर मैंने ही प्रेस में दी थी, इसलिए अपने को अपराधी समझ रही थी। ऋचा के चेहरे पर खुशी थी। आइए इसी बात पर एक एक ठंडा कोक हो जाए। परेश मुस्कुरा रहा था। नो थैंक्स, सबसे पहले सुधा को खुशखबरी देनी है। वो काम मैं पहले ही कर चुका हूँ। आज शाम सुधा से मिलने जा रहा हूँ। इस केस में आगे की कार्रवाई पर चर्चा करनी है। बिना इंक्वायरी किसी को काम से हटा देना अन्याय है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अक्सर लड़कियां बदनामी के डर से सच छिपा जाती हैं, इसीलिए गुंडों की हिम्मत बढ़ जाती है। मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। थैंक्स, मुझे विश्वास है हम दोनों मिलकर सुधा का केस जीतेंगे। उमगी ऋचा घर पहुंची तो माँ का रुका बांध बह चला। अपनी करनी का नतीजा देख लिया? तुझे अपनी चिंता न सही, भाई और बाप की तो सोच। क्या हुआ माँ? होना क्या है, सुबह से लगातार फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं। तूने किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। वे लोग तेरे बाप और भाई की जान लेने की धमकी दे रहे हैं। रोती माँ ने आंखों पर आंचल रख लिया। परेशान मत हो माँ, ऐसी गिदड़ धमकियाँ देने वालों से डरना बेकार है। माँ को तसल्ली देती ऋचा की आंखों के सामने छोटे भाई और पिता के चेहरे तैर गए। पिता हमेशा की तरह शांत थे। हर मुश्किल में ऋचा को पिता से सहारा मिलता रहा है। पिता की कुर्सी के पास पड़े मूढ़े पर बैठ ऋचा ने सवाल किया था, क्या आप भी समझते हैं मैंने गलती की है बाबूजी? क्या अन्याय के प्रतिकार में व्यक्ति की हैसियत देखी जानी चाहिए? नहीं बेटी, तू एक पत्रकार है और सच्चा पत्रकार चुनौती ना ले तो काहे का पत्रकार? तेरा तो काम ही सच को उजागर करना है ऋचा। थैंक यू बाबूजी। कुछ देर के लिए तो मैं ही अपने को अपराधी मान बैठी थी। आपसे हमेशा हिम्मत मिली है, आज भी वैसा ही हुआ, पर माँ का डर भी तो अकारण नहीं है। देख ऋचा, मैंने हमेशा ऊपर वाले पर विश्वास रखा है। जीवन देने या लेने वाला सिर्फ भगवान है। तू परेशान मत हो। ऋचा का मन हल्का हो आया। सीधे साधे पिता से ऋचा को बहुत स्नेह और साहस मिला है। कभी पिता ने अपने लिए भी ऊंचे सपने देखे थे, पर छोटी उम्र में ही उनके कंधों पर लंबे चौड़े परिवार का बोझ डाल बाबा स्वर्ग से धार गए। पिता के सपने बस सपने बनकर ही रह गए। 3 छोटी बहनों के विवाह के बाद उनकी कमर झुक गई। ऋचा के अंदर की आग को उन्होंने पहचाना था। ऋचा में उन्हें अपनी प्रतिच्छवि दिखती। माँ के विरोधों के बावजूद अपने सीमित साधनों में भी बाबूजी ने उसे उच्च शिक्षा दिलाई, बाहर आने जाने की आज़ादी दी, वरना आज इला दीदी की तरह वो भी किसी घर के चौखट से बंधी जी रही होती। बिस्तर पर लेटी ऋचा को परेश और विशाल की याद हो आई। दुनिया में सभी इंसान एक से नहीं होते। परेश ने ठीक कहा। विशाल, परेश और नीरज कितने अलग अलग हैं। अचानक ऋचा को याद आया, विशाल ने कल शाम पिक्चर देखने जाने का प्रोग्राम बना रखा है। अपनी व्यस्तता में भी विशाल मनोरंजन के लिए समय निकाल ही लेता है। अगर कल विशाल ने अपने सवाल का जवाब मांगा तो? ऋचा सोच में पड़ गई। विशाल उसे अच्छा लगता है, उसके साथ वो अपने को पूर्ण पाती है। शादी के लिए और क्या चाहिए? हल्की मुस्कान के साथ ऋचा ने आंखें मूंद ली। कार्यालय पहुंचते पता लगा संपादक जी वापस आ गए हैं। ऋचा के बैठते ही उनके पास से बुलाहट आ गई। ऋचा, तुम बार बार एक सी गलती क्यों दोहराती हो? मैं आपका मतलब नहीं समझी सर। होटल की जिस घटना को तुमने छपवाया है, क्या पुलिस में उसकी रिपोर्ट लिखवाई गई है? मुझे पता लगा है सुधा की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई है। इस तरह की बेबुनियाद बातें छापने से हमारे दैनिक का रेपुटेशन खराब हो सकता है। अगर ये बात सच नहीं तो सुधा को अचानक नौकरी से क्यों निकाल दिया गया सर? टेम्परेरी नौकरी वालों को कभी भी निकाला जा सकता है, उसके लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती ऋचा। लेकिन सुधा के केस में वजह है सर।
मैं इस केस को यूं ही नहीं छोड़ने वाली। पहले ही वीमेन ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क कर चुकी हूँ। उन्होंने होटल मालिक के सामने इंक्वायरी कमेटी बैठाने की शर्त रख दी है। जब तक इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती सुधा निलंबित रहेगी। कुछ गर्व से ऋचा ने जानकारी दी। देखो ऋचा, मेरी सलाह मानो, इस मामले को वीमेन ऑर्गेनाइजेशन के लिए छोड़ दो। मैं नहीं चाहता तुम किसी भारी मुसीबत में पड़ो। इसका मतलब आप भी जानते हैं, दोषी साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि खतरनाक इंसान है। आपको तो अपराधी को सज़ा दिलवाने में मदद करनी चाहिए सर। हर इंसान की अपनी सीमा होती है, कुछ मजबूरियां होती हैं। मैं नहीं चाहता आज के बाद कभी सुधा के केस से जुड़े लोगों के नाम छापे जाएं। उस स्थिति में मेरा इस्तीफा स्वीकार करें सर। मैं बंधनों में रह के अपना फ़र्ज पूरा नहीं कर सकती। चपरासी के हाथ अपना इस्तीफा भेजकर ऋचा ने महिला जागरण के कार्यालय की ओर साइकिल मोड़ दी। महिला जागरण की सचिव शकुंतला जी ने गर्मजोशी के साथ ऋचा का स्वागत किया। आगे की कार्रवाई के लिए ऋचा ने कुछ पैम्फलेट्स बनाकर बांटने की सलाह दी। होटल के सामने धरना देने के लिए ऋचा ने अपना नाम दे दिया। अगर 2 दिन के भीतर इंक्वायरी कमेटी न बैठाई गई तो ऋचा द्वारा अनशन शुरू कर दिया जाएगा। खबर सब अखबारों में दे दी गई थी। महिला जागरण की सदस्याओं के उत्साह से ऋचा आशान्वित हो उठी। पिक्चर हॉल में विशाल से मिलने की बात थी। ऋचा सीधे पिक्चर हॉल पहुंच गई। विशाल प्रतीक्षा में खड़ा था। ज़हे किस्मत, हमारी ऋचा जी को याद तो रहा, यहाँ हम इंतज़ार कर रहे हैं। नाटकीय अंदाज में बात कहे विशाल ने ऋचा को हंसा दिया। याद कैसे नहीं रहता? टिकट के पैसों के अलावा डिनर और आइसक्रीम भी तो तुम ही खिलाने वाले हो ना विशाल। टिकट के पैसे कैसे वेस्ट कराती? चलिए हम ना सही, हमारे पैसों का तो दर्द है आपको। दर्द तो बहुतों का है विशाल, शायद इसीलिए खुद चैन से नहीं रह पाती। अब क्या हुआ ऋचा? ऐसी मायूसी वाली बातें तो तुम नहीं करती थी। हाँ विशाल, आज दैनिक की नौकरी से इस्तीफा दे आई। संक्षेप में ऋचा ने विशाल को पूरी बात बता डाली। एक क्षण मौन रहने के बाद विशाल ने समझाने के अंदाज में कहा था, संपादक ने ठीक कहा, उनकी कुछ मजबूरियां जरूर रही होंगी। जहाँ तक मैं जानता हूँ सुधा के दोषी बहुत पैसे वाले लोग हैं। पैसों से कुछ भी खरीदा जा सकता है, इंसान का ईमान भी। शायद तुम्हारे दैनिक को चलाने के लिए उनका पैसा अहम भूमिका निभा सकता है। चलो पिक्चर शुरू होने वाली है। पिक्चर में ऋचा का मूड उखड़ा ही रहा। विशाल का प्यार भरा स्पर्श भी उसके मन को सहला नहीं सका। बाहर निकलकर डिनर व आइसक्रीम खाते काफ़ी देर हो गई। घर में माँ की परेशानी का अंदाज़ा ऋचा आसानी से लगा सकती थी। विशाल को साथ देख माँ की परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। माँ को विशाल के बारे में बताने के लिए लंबी भूमिका बांधनी होगी। विशाल की प्यार भरी दृष्टि से भीगी ऋचा ने साइकिल घर की ओर मोड़ दी। कल ऋचा क्या करेगी? यही सवाल उसे परेशान कर रहा था। नए काम की तलाश में न जाने कितने दिन लग जाएं। अगर ऋचा की सामर्थ्य होती तो स्वयं अपना दैनिक निकालती, पर उसे जितना मिल गया वही क्या कम है। आज अपनी योग्यता के बल पर वो जो चाहे कर सकती है। अचानक ऋचा की साइकिल के पहिए में कुछ फंसता सा लगा। जब तक वो संभल पाती साइकिल समेत नीचे गिर पड़ी। अंधेरे से 2-3 युवक बाहर आए और धरती पर गिरी ऋचा को बाहों में उठाकर भाग चले। पेड़ों के घने झुरमुट में खड़ी वैन में ऋचा को जबरन ढकेल दाएं बाएं बैठे 2 युवकों ने ऋचा को दबोच लिया। तीसरे ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। ऋचा का हाथ पांव मारना व्यर्थ गया। युवकों की पकड़ बेहद मजबूत थी। सूनी सड़क पर तेजी से दौड़ती गाड़ी एक विशाल फार्म हाउस में जाकर रुकी थी। ऋचा को धकियाते युवक फार्म हाउस के अंदर ले गए। क्यों, हमारे खिलाफ धरना देगी? हमें बर्बाद करेगी? एक ने चुनौती दी। यही तुम्हारी मर्दानगी है? अगर सच्चे मर्द हो तो सामने आकर लड़ो। लड़कियों पर जोर आजमाइश करना तो कायरों का काम है। वाह वाह, जयंत जरा बता तो दे, हम मर्द हैं या नहीं? एक युवक ने कुटिल मुस्कान के साथ गंदा सा इशारा किया। इशारा समझ ऋचा का सर्वांग कांप उठा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे जाने दो। ऋचा बेबस चीख रही थी। हम क्या कर सकते हैं अभी मालूम हो जाएगा। जयंत, पहले तेरा नंबर है, तेरा ही तो नाम अखबार में आया है, चाटा भी तूने ही खाया है, तेरे बाद हम आते हैं। युवकों ने शराब की बोतल खोल मुंह से लगा ली। जयंत को आगे बढ़ता देख ऋचा ने पूरी शक्ति से धक्का दिया, पर जयंत ने ऋचा की चोटी पकड़ धमकाया।
ये तेरे अखबार का दफ्तर नहीं है, यहाँ तेरी नहीं चलेगी। इस जगह के हम मालिक हैं, यहाँ हमारी मर्जी चलती है। ऋचा पूरी शक्ति से संघर्ष कर रही थी, पर तीन तीन युवकों के सामने वो कमज़ोर पड़ती जा रही थी। तीनों युवकों ने उसको बेबस कर दिया। ऋचा की चीखें कराहों में बदल चुकी थीं। न जाने कितनी देर बाद अर्ध चैतन्य ऋचा को झकझोर कर सुनाया गया। अपनी करनी का अंजाम तो तुझे भुगतना ही था। अब जा, अपने बलात्कार की कहानी अखबार में छपवा। हम भी तो देखें कल तेरी रिपोर्ट कैसे छपती है। तीनों की सम्मिलित अट्टहास ने ऋचा को चैतन्य कर दिया। फटे कपड़ों को किसी तरह चुन्नी से ढांप ऋचा खुले दरवाजे से लड़खड़ाते कदमों से बाहर चलती गई। ना जाने कितनी देर में वो पुलिस थाने पहुंच सकी थी। थाने में इंस्पेक्टर अतुल को संपर्क करना चाहा तो पता लगा 2 दिन पहले उसका ट्रांसफ़र दूसरे शहर में कर दिया गया था। उसे तत्काल वहां की ड्यूटी ज्वाइन करने के ऑर्डर दिए गए थे। ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर ने जब अश्लील सवाल पूछने शुरू किए तो ऋचा कष्ट के बावजूद पूरी तरह जाग गई। इंस्पेक्टर, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। इस तरह के बेहुदा सवालों से इस घटना का कोई सरोकार नहीं। आप मेरी रिपोर्ट दर्ज कीजिए, वरना अभी हाई अथॉरिटीज़ को खबर करती हूँ। ऋचा के तेवर से इंस्पेक्टर का रुख बदल गया। रिपोर्ट लिखवाती ऋचा को कामनी का केस याद हो आया। नहीं, वो कहीं कोई गलती नहीं छोड़ेगी, अपराधियों को दंड दिलाकर ही रहेगी। इंस्पेक्टर, मेरा मेडिकल चेकअप ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ सिस्टर मारिया को भी बुला लिया जाए। उनसे कहिए मेरे लिए कपड़े भी लेती आएँ। आधे घंटे के भीतर सिस्टर मारिया और डॉक्टर निवेदिता पहुँच गईं। सिस्टर मारिया ने ऋचा को सीने से चिपटा तसल्ली दी थी। उनके प्यार से ऋचा की आंखों में आंसू आ गए। नहीं ऋचा, तुझे हिम्मत रखनी है। यह आंसू कमज़ोरी की निशानी है और तू कमज़ोर लड़की नहीं है। आंसू तो अब वे कमीने बहाएंगे। वे नहीं जानते उन्होंने किससे टक्कर ली है। सिस्टर मारिया की बातों ने ऋचा में नई हिम्मत भर दी। नहीं, वो नहीं रोएगी। उसने कोई गलती नहीं की है। मेडिकल रिपोर्ट द्वारा बलात्कार की पुष्टि हो गई। डॉक्टर को ताज्जुब था। उतनी पीड़ा के साथ ऋचा ने फार्म हाउस से थाने तक की दूरी कैसे तय की। ऋचा को फौरन मेडिकल एड की ज़रूरत थी। ऋचा ने युवकों के नाम और फार्म हाउस का पता बताते हुए इंस्पेक्टर से कहा। अभी वे तीनों अपनी घिनौनी करतूत का जश्न मना रहे होंगे। उन्हें रंगे हाथों पकड़ना आसान है, क्योंकि उस जगह बलात्कार के कई सबूत आसानी से मिल जाएंगे। नहीं ऋचा, अक्सर पुलिस वाले सबूत जुटा पाने में कामयाब नहीं हो पाते। इंस्पेक्टर, आपके साथ मैं चलूँगी। मेरी आंखों से बलात्कार के चिन्ह छिप सकना आसान नहीं होगा। सिस्टर मारिया का चेहरा सख्त था। सिस्टर, आप पुलिस वालों के केस में दखलंदाजी न करें तो अच्छा है। हमें अपना काम करने दीजिए। इंस्पेक्टर चिड़चिड़ा उठा। घबराइए नहीं, आपके काम में बाधा नहीं बनूंगी। एक चश्मदीद गवाह के रहने से तो आपका केस मजबूत ही होगा। मजबूरन सिस्टर मारिया को साथ लेकर इंस्पेक्टर को जाना पड़ा। अस्पताल से ऋचा ने घर फ़ोन किया था। पिता से कहा कि एक दुर्घटना में चोट लग गई है। विशाल को खबर करने का बहुत जी चाहा, पर फ़ोन विशाल के पड़ोसी के घर था। उतनी रात मुझसे बुलाना शायद ठीक नहीं होता। डॉक्टर से पेन और कागज़ लेकर ऋचा ने पूरी रिपोर्ट लिखकर अखबार के कार्यालय में फ़ोन किया था। संपादक पूरी बात सुनते ही घबरा गए। मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था, अब अपनी ज़िंदगी खराब कर डाली। ज़िंदगी मेरी खराब नहीं हुई है सर। ज़िंदगी तो अब मैं उनकी ख़त्म करूँगी। आपसे बस इतना जानना चाहती थी कि क्या आप ये खबर अपने दैनिक में छापेंगे या नहीं। संपादक के मौन पर ऋचा कहती गई, एक बात जान लीजिए, शहर के हर अखबार में जब ये खबर छपेगी कि आपके दैनिक में काम करने वाली लड़की के साथ ये हादसा हुआ और आपके दैनिक में खबर नदारत होगी, तो लोग क्या अनुमान लगाएंगे, आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, किसी को भेज कर रिपोर्ट कलेक्ट करा लेता हूँ। मुझे अफसोस है तुम्हारे साथ ऐसा हादसा हुआ। एनी हेल्प? जी नहीं, धन्यवाद। फ़ोन रखकर ऋचा ने आश्वस्ति की सांस ली थी। घबराए माता पिता के पहुंचते ही शोर सा मच गया। माँ ने ऋचा को सीने से लिपटा आंसू बहाने शुरू कर दिए थे। डॉक्टर ने जब घटना की जानकारी दी तो माँ बाप पत्थर के बुत से बन गए। अंत में मौन माँ ने ही तोड़ा। हाय राम, ये क्या हो गया? लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। सुन, किसी को खबर तो नहीं हुई है? खबर तो मैंने ही पुलिस में दी है माँ। क्या? तेरा दिमाग तो ठीक है? अपनी ही बर्बादी की कहानी खुद सुना डाली। सुनते हैं जी, अब देख लो आज़ादी का नतीजा।
हाय हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। माँ ने पंचम सुर में रोना शुरू कर दिया। चुप रहो, ये अस्पताल है, यहाँ रोने से कोई फ़ायदा नहीं। ऋचा इतने बड़े हादसे को झेल कर आई है, कैसी पीली पड़ गई है। अरे अब तो पूरी जिंदगी का रोना हो गया जी। थाने में रपट लिखा कर बड़ा नाम कमा आई है। इसके लक्षण तो पहले ही से ऐसे थे। हे राम, ही जन्मते ही क्यों न मर गई। माँ का सीना फटा जा रहा था। अब चुप भी करो, लोग सुन रहे हैं, घर चलकर जितना जी चाहे रो लेना। पिता ने माँ को शांत करने का निष्फल प्रयास किया। डॉक्टर ने ऋचा को 1 सप्ताह बेड रेस्ट के साथ अस्पताल से छुट्टी दी थी। घर जाती ऋचा की पीठ ठोंककर डॉक्टर निवेदिता ने ऋचा के पिता से कहा था, आपकी बेटी बहुत बहादुर है, ऐसी बेटी पर गर्व किया जा सकता है। इस वक्त उसे आप लोगों की हमदर्दी चाहिए, उसे टूटने मत दीजिएगा। शहर के सभी अखबारों में ऋचा के बलात्कार की खबर छप गई थी। घर में तनाव का माहौल बना था। माँ ने रो रो कर आंखें सुजा डाली थीं। आकाश सहमा सहमा दूर से ही दीदी को असहाय आंखों से ताक रहा था। मोहल्ले पड़ोस वाले ताक झाँक करके टोह ले रहे थे। कुछ एक ने तो सीधे सीधे अखबार का हवाला दे अपनी राय दे डाली। ये सच नहीं हो सकता। अक्सर अखबार वाले छोटी सी घटना नमक मिर्च लगा कर छापते हैं। हमारी ऋचा वैसी लड़की नहीं है। ठीक कहा ना भाई साहब। शून्य में निहारते पिता हाँ ना कुछ भी नहीं कह पाते। घर में गमी जैसा माहौल बन गया था। माँ की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर भी ऋचा को कोसते बाज नहीं आती। स्वयं ऋचा का रोम रोम जल रहा था। दुस्वप्न की तरह सारी घटना बार बार आंखों के सामने नाच जाती। शारीरिक कमजोरी के बावजूद वो होंठ भींचे दर्द सह रही थी, पर मानसिक छटपटाहट में उसे विशाल याद आ रहा था। विशाल का कहीं पता नहीं था। इतनी बड़ी घटना उससे अनदेखी तो नहीं रह सकती। स्मिता आते ही ऋचा के गले में बाहें डाल बिलख पड़ी। हमारी वजह से ही तेरे साथ यह हादसा हो गया ऋचा। सुधा का तो रो रो कर बुरा हाल है। तू कैसे आ पाई स्मिता? घर से इजाज़त कैसे मिल सकी? मुश्किल से होंठ भींचे ऋचा इतना ही पूछ सकी। अम्मा जी ने तो सबको घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है ऋचा। बड़ी मुश्किल से नीरज को मना सकी। हॉस्पिटल जाने का बहाना बनाकर तेरे पास आई हूँ ऋचा। तब तू फ़ौरन लौट जा। अगर सच बताकर आने की इजाज़त नहीं तो झूठ का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है स्मिता। सच्चाई का मैंने हमेशा साथ दिया है। झूठ से मुझे नफ़रत है। ऋचा उत्तेजित हो उठी। मुझे माफ़ कर दे, तू ठीक कह रही है। अब मैं नहीं डरूंगी। विशाल जी आए? नहीं, शायद वो भी मुझे फेस करते डर रहे हैं। अंततः वो भी तो पुरुष हैं। ऋचा ने लंबी सांस ली। परेश को देखकर ऋचा विस्मय में पड़ गई। वो मामूली सा दिखने वाला इंसान बड़ी बड़ी बातें करने वाले विशाल से कहीं ज़्यादा मजबूत निकला। आपको बधाई देने आया हूँ ऋचा जी। अपने स्वार्थ के लिए सभी जीते हैं, पर आपने सुधा की वजह से जो कुछ सहा है उसके कारण हम दोनों आपके आजीवन ऋणी रहेंगे। धन्यवाद। मैंने अपना फर्ज भर निभाया है परेश जी। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। महिला जागरण की सचिव ने मुख्यमंत्री को अविलंब अपराधियों को दंडित करने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। सुधा के केस में भी इंक्वायरी कमेटी बैठा दी गई है। उम्मीद है सुधा को न्याय जरूर मिल सकेगा। मुझे खुशी है सुधा को आप जैसा जीवन साथी मिल रहा है। आपके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया है? मेरे घर वाले भी आपके घर वालों से अलग नहीं हैं, पर जब मैंने उन्हें बताया कोई रिश्ता न होते हुए भी एक लड़की के रूप में आपने सुधा की वजह से अपने को कितनी बड़ी मुश्किल में डाल लिया है, तो उनके मन बदल गए हैं। वे सब आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। सुधा भाग्यवान है। थैंक्स परेश। आपके आने से लगा मैं अकेली नहीं हूँ। आपके साथ सच्चाई है, आप अकेली कैसे हो सकती हैं? जल्दी ही सुधा को लेकर आऊँगा। परेश के जाने के बाद ऋचा सोच में पड़ गई। विशाल का न आना चोट पहुंचा रहा था। मन में आग जल रही थी। उन तीनों के कुत्सित चेहरे वो नोच क्यों न सकी? क्यों वे उनका शिकार बनी? जी चाहता था एक पिस्तौल ले जाकर उनके सीनों पर दाग दे। ऐसे घृणित जानवरों के लिए पब्लिक हैंगिंग ही ठीक सजा है। निशब्द आकाश ऋचा के पास आ बैठा। भाई के दयनीय चेहरे को देख ऋचा के आंसू उमड़ आए। वो मासूम किस अपराध की सज़ा भुगत रहा था? उसके बाहर निकलते ही हजारों उंगलियां उठेंगी। इसकी बहन का बलात्कार 3 युवकों ने किया है। ये कैसे सह सकेगा वो अपमान?
माँ बाबूजी सब कितने निरीह हो उठे हैं। उनकी निगाहों में बेटी अपराधिनी है और उस अपराध में उनकी भी भागीदारी है। क्या पुलिस में स्वयं रिपोर्ट कराकर ऋचा ने गलती की है? क्या वो उन बलात्कारियों को दंड दिला सकेगी? महिला जागरण की सचिव ने आकर उसे उत्साहित किया। ऋचा के अपराधियों को वे दंड दिलाकर ही रहेंगी। कल शहर में जुलूस निकाला जाएगा। जुलूस में सभी महिला संस्थाएं शामिल हो रही हैं। जल्दी कार्रवाई न होने की स्थिति में आमरण अनशन किया जाएगा। होटल के मालिक को भी जल्दी इंक्वायरी करा के सुधा को फिर नौकरी पर नियुक्त की चेतावनी दे दी गई है। अचानक ऋचा को लगने लगा वो तो बस एक मोहरा बनकर रह गई है। उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। दूसरों के लिए संघर्ष करने वाली ऋचा कितनी निष्क्रिय बन गई है। नहीं, ऋचा को मोहरा बने रहना स्वीकार नहीं। उसने कोई गलती नहीं की है, फिर क्यों उसके घर वालों को मुंह छिपाना पड़ रहा है? अब और नहीं। बिस्तर से उठकर ऋचा सामान्य रूप में किचन चली गई। उसे देखते ही माँ चौंक गई। तू यहाँ क्यों आई है? जाकर बिस्तर पर आराम कर, बड़ा भारी काम करके आई है ना? घृणा माँ के स्वर में बज उठी। बड़ा काम करने तो अब जा रही हूँ माँ, और हाँ, मोहल्ले पड़ोसियों के सामने रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उनके लिए घर के दरवाजे नहीं खोलेंगे। दृढ़ स्वर में अपनी बात कहकर ऋचा ने चाय का पानी चढ़ा दिया। ऋचा को सामान्य देख आकाश का मुंह चमक उठा। पिता के सामने चाय का कप धरकर ऋचा ने कहा, बाबूजी, आप कब तक ऑफिस नहीं जाएंगे? आपकी बेटी के साथ जो हादसा हुआ उसके लिए आपको आंखें चुराने की ज़रूरत नहीं है। आंखें तो शर्म से उन्हें नीची करनी होंगी जो इस हादसे के लिए जिम्मेदार हैं। मैं उन्हें सज़ा दिलवा के रहूँगी। बेटी के दृढ़ चेहरे को देख पिता को जैसे साहस मिल गया। ठीक कहती हो बेटी, मैं आज ही ऑफिस जाऊँगा। लोगों के सवालों का मुंह तोड़ जवाब दूंगा। मेरी बेटी की तरह कल किसी और की बेटी के साथ ऐसा हादसा हो सकता है। किसी की बेटी को तो हिम्मत करनी ही होगी। यह हिम्मत मेरी बेटी ने की है। बाबूजी उठकर तैयार होने चले गए। बाबूजी ठीक कहते हैं, मेरी दीदी बहादुर है। डरपोक लड़की तो बात छिपा कर रोती रह जाती। अब स्कूल जाते मैं भी नहीं डरूंगा। आकाश अचानक बड़ा हो गया। ऋचा पुलिस स्टेशन जाने को तैयार हो रही थी कि सीतेश के साथ संपादक जी आ गए। कैसी हो ऋचा? कुछ संकोच से संपादक जी इतना ही पूछ सके। पहले के मुकाबले लड़ने की और ज़्यादा ताकत आ गई है सर। हंसती ऋचा ने दोनों को विस्मित कर दिया। देखो बेटी, जो हो गया सो हो गया। वे लोग तुमसे माफ़ी मांगने को तैयार हैं। अखबार के दफ्तर में भी तुम्हें सहायक संपादक का काम दिया जाएगा। तुम्हारे लिए एक फ्लैट व कार की स्थायी व्यवस्था की जाएगी। बोलो, मंजूर है? अच्छा, तो मेरे अपमान की कीमत एक फ्लैट और कार है? नहीं सर, मुझे कोई भी कीमत स्वीकार नहीं है। मैं अपनी लड़ाई में किसी की बैसाखी नहीं चाहती। उत्तेजित ऋचा का मुंह लाल हो आया। एक बार फिर शांति से सोच लो। तुम्हारे माता पिता और भाई के भविष्य की भी पूरी व्यवस्था की जाएगी। कहते हैं सजा देने की जगह क्षमा दान अधिक महत्वपूर्ण है। क्षमा सुपात्रों को दी जानी चाहिए। कुछ कुपात्र दंड के ही योग्य होते हैं। मुझे क्षमा करें सर, मुझे बाहर जाना है। उनके जाते ही माँ ने ऋचा को आड़े हाथों लिया था। उनकी बातें मान लेने में सबकी भलाई थी ऋचा। इतना घमंड किस काम का? रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। क्या मिल जाएगा कोर्ट कचहरी जाके? उल्टे कचहरी में तेरी छीछा लेदर और होगी। माँ होकर तुम बेटी के लिए उन पापियों से फ़ायदा उठाने की बात सोच रही हो? ऐसी बात सोचते भी शर्म आती है माँ। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? अरे, अब क्या तू बाहर मुंह दिखाने लायक रही है? क्यों हमारे मुंह पर और कालिक पुतवाने पर तुली है ऋचा? कालिक पुती है तो उसे धोना जरूरी है माँ। माँ को और बात कहने का अवसर न दे ऋचा ने साइकिल निकाली। साइकिल बरामद करने में पुलिस वालों की मुस्तैदी निस्संदेह काबिले तारीफ थी। घर से बाहर निकलते ही ऋचा पर पड़ोसियों की निगाहें टंग गईं। सत्याताई ने आगे आकर पूछा, कहीं बाहर जा रही है बेटी? तबीयत तो ठीक है ना? ऋचा बेटी, जरा संभल के साइकिल चलाना, घाव सूखे नहीं होंगे। मुंह बोली मौसी ने हमदर्दी जताई। किसी भी बात का जवाब न दे ऋचा ने साइकिल के पैडल पर पांव रख स्पीड तेज कर दी। पीछे औरतों का हुजूम विस्मय से निहारता रह गया। जरा लड़की की हिम्मत तो देखो। इतना झेलने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ बहन, एक हम थे। पहली रात के बाद 4 दिन तक कमजोरी महसूस करते रहे। अरे, आजकल की लड़कियों की कुछ ना कहो, सब खेली खाई होती हैं। हमारा जमाना ही दूसरा था। ताई ने मुंह बिचकाया।
नहीं ताई, सब लड़कियां एक सी नहीं होती। हमारी शालिनी को देख लो, कॉलेज से सीधे घर आ जाती है। हाय राम, मैं तो गैस पर दूध चढ़ाई थी। मौसी के जाते ही ताई ने ताना मारा, इनकी शालिनी कैसी है हम जाने हैं। पड़ोस के लड़के मदन के साथ स्कूटर पर बैठकर घूमे हैं, हमें क्या किसी से लेना देना। चलें, घर में ढेरों काम पड़े हैं। जो भी हो, ऋचा के साथ हुआ बहुत बुरा। बेचारी की ज़िंदगी खराब हो गई। अब कौन उसके साथ शादी करेगा। समवयस्का नई ब्याही सत्तों को ऋचा से हमदर्दी हो आई। घर के काम निपटाना सबकी मजबूरी थी, वरना आजकल टीवी सीरियल के मुकाबले उन्हें ऋचा की कहानी में ज़्यादा मज़ा आ रहा था। थाने में ऋचा को देखकर इंस्पेक्टर कुलकर्णी हक्का बक्का रह गया। आप खुद यहाँ आई हैं? जी हाँ, मैं जानना चाहती हूँ केस की क्या स्थिति है, तीनों अभियुक्त कहाँ हैं? जी, उन्हें तो कल जमानत पर छोड़ दिया गया है, उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। इंस्पेक्टर हड़बड़ा से गए। जमानत पर छोड़ दिया गया ताकि बाहर जाकर किसी और लड़की का बलात्कार करें? ऋचा की आंखों से चिंगारियां छूट रही थीं। देखिए, कोर्ट के ऑर्डर के सामने हमारी बात नहीं चल सकती। ठीक है मिस्टर कुलकर्णी, मैं देखती हूँ क्या किया जा सकता है। उत्तेजित ऋचा सीधी चीफ जस्टिस गर्ग के घर पहुँच गई। दरबान के रोकने की परवाह न कर डोरबेल बजाती गई। दरवाज़ा खुलते ही ऋचा अंदर प्रविष्ट हो गई। चीफ जस्टिस गर्ग ब्रेकफास्ट ले रहे थे। ऋचा को देख चेहरे पर नाराज़गी सी उभर आई। नाराज़गी की परवाह न कर संक्षेप में ऋचा ने अपना केस सुना दिया। आप मुझसे क्या चाहती हैं? हर बात का एक तरीका होता है। इस तरह बिना इजाज़त घर में घुस आना अपराध है। आपको सज़ा दी जा सकती है। कानून का अपना नियम है। हर फैसला नियम कानून के अधीन किया जाता है। किस कानून की बात आप कर रहे हैं सर? जहाँ एक लड़की का 3 युवक सामूहिक बलात्कार करने के बाद खुलेआम घूम रहे हैं और फरियादी लड़की को कानून के नियम कायदे समझाए जाते हैं। कोर्ट के फैसलों में वक्त तो लगता ही है, तुम्हें सब्र से काम लेना चाहिए। सब्र रखने की बात कहना बहुत आसान है। अगर यही हादसा आपकी अपनी बेटी के साथ होता तो क्या आप इसी सब्र से काम लेते? नहीं सर, नहीं। जब तक बलात्कार झेलने वाली लड़की के साथ आप जुड़ाव न महसूस करेंगे, तब तक रोज़ किसी शीला, मीना, लीला, रमा का बलात्कार होता रहेगा। कुछ देर के लिए मुझ में अपनी बेटी को देख लीजिए सर, तब आप उस पिता के हाहाकार को समझ सकेंगे जो आज मेरे पिता सह रहे हैं। चीफ जस्टिस गर्ग मौन रह गए। उनकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हारा दर्द समझ रही हूँ बेटी। मुझे खुशी है तुमने हिम्मत नहीं हारी। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें कामयाबी मिले। ठीक है, तुम अपना मुकदमा दाखिल कराओ। विश्वास रखो तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा। थैंक यू सर। ऋचा का चेहरा चमक उठा। रास्ते में महिलाओं का जुलूस जोरदार नारों के साथ सड़क पर उतर आया था। एक बार जुलूस में शामिल होने की इच्छा हुआ ही, पर अब उसे अपने केस के लिए वकील ढूंढना था। घर वापस आती ऋचा को विशाल बेतरह याद आने लगा। काश आज इस मुश्किल के वक्त विशाल उसके साथ होता, पर वो तो इतना कायर निकला कि झूठी तसल्ली के 2 शब्द देने भी नहीं आ सका। ऋचा जानती है अब वो पहले वाली स्थिति में नहीं है। शादी न सही, दोस्ती तो कायम रखी जा सकती थी। शायद अन्य सामान्य पुरुषों की तरह ही बलात्कार की शिकार लड़की के साथ किसी भी तरह का संबंध बनाए रखने में उसे अपना सम्मान घटने का डर होगा। इस वक्त ऋचा के सामने सच शीशे की तरह साफ था। हाँ, वो विशाल से बहुत प्यार करती है, पर शायद विशाल के लिए ऋचा बस एक समय काटने की साथिन भर थी। साइकिल रख बैठक में विशाल को देख ऋचा चौंक गई। क्या ये सच था? तुम यहाँ? हाँ ऋचा, बड़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। थैंक्स विशाल, वैसे यहाँ आने की तुम्हें कोई जल्दी नहीं थी? अनजाने ही ऋचा की आवाज़ में व्यंग उतर आया। देर या जल्दी का सवाल तो तब उठता जब मैं शहर में मौजूद होता ऋचा, उदास स्वर में विशाल ने बताया। ओह, तो हादसे की बात सुनते ही आप शहर छोड़ गए? ठीक कहा ना विशाल? अपनी सवालिया आंखें ऋचा ने विशाल पर निबद्ध कर दी। मुझे इतना ही जान सकी ऋचा? आहत स्वर में विशाल ने पूछा। तुम्हें जान ही कहाँ सकी विशाल, मैं तो भ्रम में जीती रही और मेरी गैरहाजिरी ने तुम्हारा वो भ्रम तोड़ दिया। शायद यही सच है। तुम कुछ नहीं जानती ऋचा। उस रात पिक्चर के बाद जब घर पहुंचा, पापा का मैसेज था, माँ को सीरियस हार्ट अटैक हुआ था। रात में ही घर से निकल गया था। आज लौटते ही तुम्हारे पास आया हूँ।
सच कह रहे हो विशाल? कुछ अविश्वास से ऋचा ने पूछा। माँ की बीमारी का बहाना ओछे इंसान बना सकते हैं, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। अब माँ कैसी हैं? खतरे के बाहर हैं, पर 6 हफ्तों का बेड रेस्ट बताया गया है। इस वक्त तो तुम्हें उनके पास होना चाहिए था विशाल। मेरा जिसके साथ इस वक्त रहना जरूरी है उसी के पास आया हूँ ऋचा। तुम्हारा केस फाइल करना है, सारे पेपर्स तैयार करने हैं, तुम्हारी सिग्नेचर चाहिए। मुझसे कुछ नहीं पूछोगे विशाल? ऋचा की आंखें भर आईं। जिस ऋचा को इतने करीब से जाना है उससे कुछ पूछने की क्या मुझे सचमुच ज़रूरत है? विशाल, मैंने हर पल तुम्हें याद किया, तुम्हारी कमी महसूस की। ऋचा की आंखों से आंसू बह निकले। छी, ये कौन सी ऋचा है? मेरी ऋचा आंसू नहीं बहा सकती। बड़े प्यार से विशाल ने ऋचा के आंसू पोंछ दिए। ऋचा मुस्कुरा दी। ठहरो, तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। चाय क्यों, मैं तो खाना खाऊंगा। अम्मा जी अपने होने वाले दामाद के लिए खाना बना रही हैं। शैतानी से विशाल मुस्कुरा दिया। क्या क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना है। कहो, तुम्हें तो कोई इनकार नहीं है ना ऋचा? नहीं विशाल, अब स्थिति दूसरी है। तुम्हारे परिवार वालों को बलात्कार की शिकार लड़की स्वीकार नहीं होगी। शायद तुम भी दयावश मुझसे शादी करना चाहो, पर जब भी मुझे देखोगे हमेशा वो हादसा तुम्हें याद आएगा। मैं तुम्हें मुक्त करती हूँ, तुम किसी और लड़की से विवाह कर लो। अरे वाह, पहले खुद प्यार के बंधन में बांधा और अब अपनी मर्जी से मुक्त कर दिया। देखो ऋचा, मैं तुम्हारे इशारों पर नाचने वाला गुलाम नहीं, मेरी भी मर्जी है। तुम्हारी क्या मर्जी है विशाल? मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा। हमारा एक प्यारा सा घर होगा, घर में ढेर सारे गुलाब खिलेंगे, नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे। बस बस बस, अब ये सब सपने मत दिखाओ विशाल। मैं नहीं चाहती शादी का उपकार करके बाद में पछताओ। मैं कोई ऐसा काम नहीं करता जिसके लिए पछताना पड़े। मैंने एक जुझारू पत्रकार को अपनी पत्नी के रूप में चुना है और मैं चाहता हूँ मेरी वो कर्मठ पत्रकार जल्दी से जल्दी अपने कर्म क्षेत्र में जुट जाए। विशाल हंस रहा था। तुम कितने अच्छे हो विशाल, अपने चुनाव पर मुझे भी गर्व है। ऋचा की आंखें चमक उठीं। खाना खाते विशाल ने ऋचा के पिता से ऋचा का हाथ मांग सबको चौंका दिया। बाबूजी, हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। ऋचा के साथ जल्दी से जल्दी विवाह करना चाहता हूँ। हमारे विवाह से बहुत सी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपकी अनुमति चाहिए। बाबूजी और माँ का चेहरा खुशी से चमक उठा। क्या दुनिया में विशाल जैसे भी लोग हैं? जुग जुग जियो बेटा, पर क्या तुम्हारे परिवार वाले ऋचा को स्वीकार कर सकेंगे? पिता ने शंका जताई। उनकी आज्ञा लेकर ही आपसे ऋचा का हाथ मांग रहा हूँ। मैं चाहता हूँ हमारा विवाह सादगी के साथ मंदिर या आर्य समाज में संपन्न किया जाए। नहीं बेटा, वर्तमान स्थिति में इस तरह के विवाह को लेकर लोग बातें बनाएंगे। हम चाहते हैं विवाह पूरे विधि संस्कार से इस घर से हो। माँ ने अपने मन की बात कही। लोगों की परवाह मत करो माँ, वो तो हर तरह से कुछ ना कुछ कहने का बहाना खोज ही लेंगे। विशाल ठीक कहते हैं, विवाह में कोई तामझाम नहीं चाहिए। ऋचा ने अपना निर्णय दे डाला। माँ की बीमारी की वजह से मेरे घर में बस मेरी बहन माधवी ही आ सकेगी। यहाँ के मेरे मित्र बंधु भी साथ रहेंगे। विशाल ने स्थिति बता दी। 2 दिन बाद आर्य समाज मंदिर में विवाह होना तय हो गया। बाबूजी और माँ के चेहरों का विषाद छट गया। इला दीदी और जीजा जी भी पहुँच गए। इला दीदी ने सिलाई का डिप्लोमा ले लिया था, अब उन्हें नौकरी की तलाश है। दीदी का चमकता चेहरा देख ऋचा खुश हो गई। आर्य समाज के प्रबंधक ने स्वयं ही आदर्श विवाह की सूचना समाचार पत्रों में छपवा दी। विवाह के समय भारी भीड़ जमा हो गई। लोग विशाल को बधाई देते ये कहना नहीं भूलते कि उसने बड़ी हिम्मत का काम किया है। चीफ जस्टिस को विवाह में सम्मिलित होते देख लोग ताज्जुब में पड़ गए। ऋचा के सिर पर आशीर्वाद का हाथ धर उनकी पत्नी ने एक सोने की चेन उसे पहना दी। ऋचा की आंखें भर आईं। वो स्नेहमयी स्त्री सचमुच ऋचा की शुभाकांक्षिणी थी। स्मिता, सुधा, परेश, नीरज, रागिनी सबने अलग अलग बधाई दी। विवाह के बाद ऋचा और विशाल को शहर के एमएलए की कार द्वारा उनके घर तक पहुंचाया गया। विशाल के छोटे से घर में कोई सजावट नहीं थी। माधवी ने भाई भाभी के स्वागत में खीर बनाई थी। हंसते हुए भाभी को छेड़ती माधवी ने कहा, भाभी भैया को तो आपने उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया, अब हमें एयरफोर्स तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठानी होगी। तुम जिस भाई की बहन हो उस बहन के लिए कुछ भी कर पाना संभव होगा, ये मेरा विश्वास है माधवी।
अपना लक्ष्य तुम जरूर पा सकोगी। ऋचा ने सच्चे मन से आशीर्वाद दिया। रात के एकांत पर ऋचा ने विशाल से एक अनुरोध किया, जब तक मैं अपने अपराधियों को सजा नहीं दिलवा लेती, हमारी मधुयामिनी स्थगित रहेगी। मेरा ये अनुरोध मान सकोगे विशाल? तुम्हारे मन की आग में महसूस कर सकता हूँ ऋचा, यही ठीक होगा। पहले वकील साहब मुकदमा जीत कर दिखाएं, फिर मधुयामिनी मनाएं। वाह, क्या तुक बनी है। विशाल के परिहास पर दोनों जी खोल कर हंस पड़े। अगले कुछ दिन भारी व्यस्तता में कटे। इस बीच युवकों के पिताओं ने ऋचा और विशाल पर हर तरह के दबाव डाले। पैसों से लेकर पांव पड़कर माफ़ी मांगने तक की बात कही गई, पर ऋचा अविचलित रही। शहर में ऋचा की हिम्मत की दाद दी जाती। अखबार पत्रिकाओं ने ऋचा को उच्च पद देने के प्रस्ताव रखे, पर ऋचा ने निश्चय कर लिया, अब वो अपना खुद का अखबार निकालेगी जिसमें सच्ची पत्रकारिता को प्रोत्साहन दिया जाएगा। विशाल ऋचा के केस की तैयारी में जुटा था, कहीं कोई बात ना छूट जाए। सुनीता के केस की तारीख भी आने वाली थी। अच्छी बात यह हुई कि सुधा के मामले में इंक्वायरी कमेटी ने सुधा को निर्दोष बताते हुए उसे पुनः नौकरी पर रखने के आदेश दे दिए। सुधा फिर उसी जगह जाने से हिचक रही थी, पर परेश ने हिम्मत दिलाते हुए कहा, तुमने अपनी ऋचा दीदी से कोई सीख नहीं ली? उन्होंने किस हिम्मत से अपने बलात्कार की रिपोर्ट न सिर्फ थाने में दर्ज कराई बल्कि अखबारों में छपवाई, और एक तुम हो जिसे फिर जॉब ऑफर किया जा रहा है और तुम ज्वाइन करते डर रही हो। याद रखो, तुम्हारी पुनः नियुक्ति के लिए ऋचा जी ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। ठीक कहते हो परेश, अगर मैं ड्यूटी ज्वाइन नहीं करती तो ये ऋचा दीदी की हार होगी, और मैं किसी भी हालत में उन्हें हारने नहीं दूंगी। परेश और सुधा के साथ स्मिता और नीरज भी आए थे। सुधा को बधाई देती ऋचा सचमुच खुश थी। नीरज बेहद शर्मिंदा था। मुझे क्या माफ़ कर सकती हो ऋचा? उस दिन होश गंवा न जाने क्या कुछ कह गया था। तुमने सुधा के लिए जो किया, एक भाई होकर भी मैं नहीं कर सका। जाने दो नीरज, उस दिन तुम नहीं एक परेशान भाई बोल रहा था। लड़की के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाने पर घर वालों की मनोदशा मैं समझ सकती हूँ। हमें इस समाज को बदलना होगा नीरज। उसकी पहल तो हो चुकी है ऋचा। सारा शहर तुम्हारे मुकदमे के फैसले के लिए बेचैन है। नीरज हंस रहा था। सुना है वे तीनों तो गूंगे से हो गए हैं, उनके बाहर निकलते ही लोग उंगलियां उठाते हैं। सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई। परेश खुश था। इसका श्रेय तो ऋचा दीदी को जाता है। अगर उन्होंने डर के कारण अपनी बात छिपा ली होती तो आज भी वे लोग खुले सांड से सड़कों पर घूम रहे होते। मेरा तो जी चाहता है हम सब मिलकर उन्हें सबक सिखाएं। सुधा उत्तेजित थी। नहीं सुधा, मुझे पूरी उम्मीद है कानून उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगा। वैसे तुम लोग शादी कब कर रहे हो? जिस दिन उन दुष्ट बलात्कारियों को सजा दी जाएगी, आप केस जीत जाएंगी, उसके बाद ही हमारा विवाह होगा। यही हमारा निश्चय है। दृढ़ स्वर में परेश ने बात कही। थैंक्स परेश, पर यह तो तुम्हारे साथ अन्याय ही होगा। विशाल ने कृतज्ञता जताई। हाँ ऋचा, तुम्हारे प्रशंसकों में प्रकाश जी का नाम भी जुड़ गया है। जल्दी ही वो तुमसे मिलने आने वाले हैं। रागिनी और प्रकाश आज ही आते, पर स्कूल में कुछ काम निकल आया है। स्मिता ने मुस्कुरा कर ऋचा की बड़ाई की। अच्छा अच्छा, हम काफ़ी नाम कमा चुके। अब बता, तेरे जॉब का क्या रहा? इन दिनों तूने मुझे भुला ही दिया ना स्मिता। नहीं ऋचा, तू क्या भुलाई जा सकने वाली चीज़ है। असल में हमारा जी अच्छा नहीं रहता, इसलिए अभी जॉब की बात छोड़ दी है। कुछ शर्माती स्मिता ने कहा। आप जल्दी ही मौसी बनने वाली हैं ऋचा जी। भाभी उम्मीद से हैं। एक और खुशखबरी, नीरज भैया बैंक सर्विस के लिए चुन लिए गए हैं। सुधा ने दो दो खुशखबरियाँ दे डाली। अरे वाह, तब तो मिठाई के साथ आना चाहिए था। ऋचा चहक उठी। सोचा तो हमने भी था, फिर लगा तेरे साथ ऐसा हादसा हुआ है, उसके बाद क्या मिठाई लाना ठीक होगा? कुछ संकोच से स्मिता ने कहा। ठीक कहती हो स्मिता, अगर विशाल मेरे साथ ना होते तो हिम्मत न हारने पर भी लोगों की नज़रों में मैं बेचारी लड़की भर बनकर रह जाती। अपनी खुशहाल जीवन के लिए मैं विशाल की आभारी हूँ। विशाल ने मुझे ये विश्वास दिलाया कि जो हुआ वो एक दुर्घटना थी, और दुर्घटनाएं दुस्वप्नों की तरह भुला दी जानी चाहिए। कृतज्ञ दृष्टि से ऋचा विशाल को देख मुस्कुरा दी। अच्छा अच्छा, अब विशाल प्रशंसा पुराण बंद करो, अपने दोस्तों को बढ़िया सी कॉफ़ी पिला दो। ऋचा के हटते ही नीरज पूछ बैठा। एक बात पूछना चाहता हूँ विशाल, क्या ऋचा के साथ हुए हादसे का तुम पर जरा सा भी असर नहीं हुआ?
मेरी बात को अन्यथा मत लेना प्लीज़। सच तो ये है मैं स्तब्ध रह गया था। एक पल को लगा मेरी दुनिया ही उजड़ गई है, सब कुछ खत्म हो गया है। हॉस्पिटल में माँ के बेड के पास बैठा जागता रहा। अचानक लगा ये मैं क्या सोचने लगा। ऋचा को मैंने पूरे मन से चाहा, क्या मात्र शरीर ही सब कुछ हो गया? आखिर लोग विधवा से भी तो विवाह करते हैं। उस स्थिति में तो उसका अपने पति के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी रहता होगा। ऋचा तो उनसे नफरत करती है। उसके मन ने तो बस मुझे चाहा है। उस मन को कैसे नकार दूं? बस सारी दुविधा दूर हो गई। विशाल गंभीर हो आया। वाह विशाल भाई, आपने तो पूरा नज़रिया ही बदल दिया। काश दूसरे पुरुष भी आपकी तरह ऐसी स्थिति का विश्लेषण कर पाते। परेश की आंखों में सच्ची प्रशंसा की चमक थी। लीजिए, गर्मा गर्म कॉफ़ी हाजिर है। कॉफ़ी के साथ बिस्किट लेकर ऋचा आ गई। सबके जाने के बाद ऋचा विशाल से पूछ बैठी, विशाल क्या तुम पहले जैसा सहज अनुभव करते हो या लोगों के सामने एक्टिंग करना तुम्हारी मजबूरी है? मैं कभी अच्छा एक्टर नहीं रहा ऋचा। क्या तुम मेरे साथ असहज महसूस करती हो? नहीं विशाल, पर कभी कभी दुस्वप्न मुझे जगा जाते हैं। जी चाहता है अपने हाथों से उन्हें सजा दूं। वक्त सबसे बड़ा मरहम है, वो बड़े बड़े दुख भुला देता है। ये तो बस एक हादसा था। विश्वास से विशाल ने ऋचा की आंखों में आंखें डालकर देखा। अच्छा विशाल, तुम मेरे केस को लेकर बिजी हो, सुनीता के केस का क्या हो रहा है? 15 दिसंबर को उसकी सुनवाई है। सिस्टर मारिया जैसी चश्मदीद गवाह की वजह से उसका केस काफ़ी मजबूत है। सुनीता ने बताया राकेश उससे माफ़ी मांगने को तैयार है, पर सुनीता उस नरक में वापस नहीं जाना चाहती। बिल्कुल ठीक निर्णय। राकेश इंसान नहीं राक्षस है। और मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है ऋचा जी? विशाल ने ऋचा को छेड़ा। तुम बस ठीक ठाक हो। ऋचा हंस पड़ी। तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी है। तुम अपना अखबार निकालना चाहती हो, उसके लिए चंद्रमोहन जी पैसा लगाने को तैयार हैं। उन्हें विश्वास है तुम जैसी कर्मठ संपादिका के साथ अखबार खूब चलेगा। अरे वाह, ये तो सचमुच अच्छी खबर है। मैं कल ही से तैयारी में जुट जाती हूँ। ऋचा खुश हो गई। ऋचा के मुकदमे के दिन कोर्ट में तिल रखने की जगह नहीं थी। शहर के सारे पत्रकार, युवा पीढ़ी और दूसरे लोग उमड़ पड़े थे। अभियुक्तों की ओर से वकील ने जोरदार शब्दों में दलीलें पेश कर ऋचा के बयान को झूठा सिद्ध करना चाहा, पर ऋचा के निर्भीक बयान में सच्चाई थी। डॉक्टर निवेदिता और सिस्टर मारिया ने ऋचा के बयान की पुष्टि कर ऋचा की सच्चाई पर मुहर लगा दी। डॉक्टर निवेदिता की घोषणा से तो कोर्ट में सन्नाटा ही छा गया। माई लॉर्ड, मैं बताना चाहूँगी, उस रात ऋचा ने जो कपड़े पहन रखे थे वे कपड़े मेरे पास सुरक्षित रखे हैं। उन कपड़ों की मदद से डीएनए जांच कराई जा सकती है। विपक्षी वकील ने बात प्रयास में टालनी चाहिए। इसका मतलब डॉक्टर निवेदिता डॉक्टरी के साथ साइड बिजनेस के रूप में वकीलों के लिए सबूत जमा करने का भी काम करती हैं? जी हाँ। जिस दिन सबूत के अभाव में बलात्कार की शिकार मेरी बहन को कोर्ट से न्याय नहीं मिल सका, उसे आत्महत्या करनी पड़ी, उस दिन से हर बलात्कार की शिकार लड़की की मदद करना मेरा फर्ज बन गया है। मेरी आपके लिए भी एक सलाह है, बलात्कारियों को बचाने की जगह उन्हें सज़ा दिलाने में मदद करके पुण्य कमाइए। हो सकता है जिन्हें आज आप बचा रहे हैं कल आपकी बेटी का बलात्कार कर डालें। कोर्ट में उपस्थित जनसमूह ने तालियां बजाकर डॉक्टर निवेदिता की बात का समर्थन किया। विपक्षी वकील का चेहरा तमतमा आया। सिस्टर मारिया ने दृढ़ स्वर में अपनी बात कही, मैं एक नर्स हूँ। इंस्पेक्टर कुलकर्णी के साथ मैं भी उस फार्म हाउस में गई थी जहाँ वो तीनों अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। पलंग की चादर पर पड़े खून के धब्बे, ऋचा के फाड़े गए कपड़ों के टुकड़े सबूत के रूप में जब्त किए गए थे। मुझे उम्मीद है इंस्पेक्टर कुलकर्णी ने उन सबूतों को सुरक्षित रखा होगा। जी हाँ। इंस्पेक्टर एकदम से हकला से गए। क्या बात है इंस्पेक्टर, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं अदालत में सिस्टर मारिया के बताए गए सबूत पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। विशाल ने इंस्पेक्टर की आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कही। इंस्पेक्टर कुलकर्णी का चेहरा उतर सा गया। सबूत छिपाने के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। विशाल की धमकी के बाद प्रमाण छिपा सकना असंभव था। बाजी हारती देख विपक्षी वकील ने ऋचा से अश्लील प्रश्न पूछकर उसके चरित्र पर उंगली उठाने का प्रयास किया। सुनते हैं आप रातों में अक्सर देर तक बाहर रहती थीं, पुरुषों की कंपनी आप ज़्यादा एंजॉय करती थीं, क्या ये सच है? जी हाँ, बिल्कुल सच है।
मैं एक पत्रकार हूँ, मेरे कई पुरुष मित्र हैं, वे मेरा सम्मान करते हैं। हाँ, भेड़ियों से पाला पड़ने का ये मेरा पहला और आखिरी मौका था। इसे आप आखिरी मौका कैसे कह सकती हैं? हो सकता है आपके साथ फिर कोई हादसा हो जाए। देर रात तक बाहर घूमना आपका शौक है। हाँ, अगर भेड़ियों को खुला छोड़ दिया जाए तो वो ज़रूर फिर शिकार करना चाहेंगे, इसीलिए उन्हें खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं होता। वैसे आपकी तसल्ली के लिए बता दूं, अब अगर कभी मुझ पर हमला करने की कोशिश की गई तो मैं उसे वहीं ख़त्म कर दूंगी। घायल शेरनी अपना शिकार नहीं छोड़ती। जन समूह ने तालियों के साथ हियर हियर दिस इज़ द स्पिरिट का शोर मचा दिया। अभियुक्तों के नाम के साथ शेम शेम के नारे लगाए गए। बड़ी मुश्किल से लोगों को शांत किया जा सका। मुकदमे की पूरी सुनवाई के बाद मुख्य अभियुक्त जयंत को 10 साल की कैदे बामशक्कत की सज़ा सुनाई गई। अन्य 2 अभियुक्तों को जयंत का साथ देने तथा दुराचार के लिए 7-7 वर्षों की सज़ा का फैसला दिया गया। फैसले के बाद विशाल को लोगों ने बधाइयाँ देकर उसके उज्जवल भविष्य की घोषणा कर डाली। ऋचा के चारों ओर पत्रकार घिराए। वे ऋचा को पत्रकारों की ओर से सम्मानित करने को उत्सुक थे। ढेर सारी फोटो खींच डाली गईं। सीतेश ने कहा, ऋचा, आप सचमुच अनुपमा हैं। आपने दिखा दिया, बलात्कार की शिकार लड़की सम्मान की पात्री हो सकती है, बशर्ते वो स्वयं को अपराधिनी मानकर हिम्मत ना हार जाए। मुझे आप पर गर्व है। घर में मित्रों का जमघट देर रात तक जमा रहा। नीरज ने पूछा, भविष्य के लिए अब तुम दोनों की क्या योजना है? कहीं बाहर हुआ और मन बदल जाएगा? मेरा मन तो आज ही बदल गया है नीरज। विशाल मेरा केस तो जीत गए, पर अब इस सुनीता को न्याय दिलाना है। ऋचा गंभीर थी। उसकी चिंता मत करो ऋचा, स्त्रियों को न्याय दिलाने में विशाल को कोई पराजित नहीं कर सकता। मुझे डर है कहीं ये औरतों के ही वकील बनकर न रह जाएं। स्मिता ने चुटकी ली। ऐसा ना कहो, तब तो ऋचा जी के लिए औरतें खतरा बन जाएंगी। परेश भी परिहास करने से नहीं चूका। अब मजाक छोड़ो, बताओ अपनी शादी में हमें कब बुला रहे हो? ऋचा ने परेश से पूछा। जब बड़े आज्ञा दें, हम तो तैयार बैठे हैं। ठीक है, जल्दी तारीख निकलवाते हैं, पर मेहनताना देना होगा। स्मिता ने परेश को छेड़ा। वाह स्मिता, तू तो बड़ी बातें बनाने लगी है, पर नीरज की नौकरी की दावत भूल ही गई। नहीं ऋचा, हम कुछ नहीं भूले हैं, पर तेरे केस का इतना टेंशन था कि खुशी मनाने का जी ही नहीं चाहता था। अब जल्दी ही सबको घर बुलाकर दावत दूंगी। स्मिता का चेहरा चमक रहा था। स्मिता के पास एक और खुशखबरी है ऋचा, मुस्कुराते नीरज ने कहा। वाह, क्या बात है स्मिता, तू तो छुपी रुस्तम निकली। एक के बाद एक सरप्राइज दे रही है। जल्दी बता, कौन सी खुशखबरी है? मम्मी पापा ने हमें माफ़ कर दिया ऋचा। स्मिता का चेहरा खुशी से जगमगा रहा था। सच? ये तो सचमुच खुशी की बात है। लगता है वे नाना नानी बनने वाले हैं। ये खबर उन तक पहुंच गई है। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना? नहीं ऋचा, उन्हें तो ये बात बाद में पता लगी, पर उसके पहले उन्हें प्रशांत की सच्चाई पता लग गई थी। प्रशांत की सच्चाई? क्या मतलब तेरा स्मिता? ऋचा विस्मित थी। हाँ ऋचा, पापा को उनके यूएसए के मित्रों से पता लगा प्रशांत ने एक अमेरिकी लड़की से विवाह कर रखा था। बूढ़े माँ बाप की सेवा के लिए उसे स्मिता जैसी एक सीधी सादी लड़की चाहिए थी। हे भगवान, तू बाल बाल बच गई स्मिता। अगर मुझे वो प्रशांत नामधारी जीव मिल जाए तो काले पानी की सज़ा दिलवा दूँ। ऋचा का आक्रोश देख विशाल हंस पड़ा। गनीमत है प्रशांत को फांसी पर नहीं लटकाओगी। ये हंसने की बात नहीं है विशाल। विदेश, खासकर अमेरिका का भूत आज की युवा पीढ़ी पर इस कदर हावी है कि ये आंखें बंद कर लड़कियां अमेरिका में बसे लड़कों को चुन लेती हैं, बाद में भले ही 8-8 आंसू रोने पड़े। शुक्र भगवान का तुम्हें किसी अमेरिका में बसे लड़के ने प्रपोज नहीं किया। वैसे स्मिता तो सचमुच समझदार निकली, प्रशांत के आकर्षण से बिल्कुल अछूती रही। विशाल की बात पर सब हंस पड़े। इसके लिए तो क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। भाई, मैं ही हूँ ऐसा इंसान जिसके आगे प्रशांत जैसे लोग पानी भरें। कॉलर उठा नीरज ने गर्व से कहा। ये तो सच बात है। अरे, हम भारतीय युवक तो होते ही कमाल के हैं। इस बार परेश ने अप्रत्यक्ष रूप में अपनी तारीफ कर डाली। अब असली बात तो बता, तेरे मम्मी पापा ने क्या कहा स्मिता? सब कुछ बड़े नाटकीय ढंग से हुआ। दरवाजे की दस्तक पर मैंने ही दरवाज़ा खोला। मम्मी पापा को देख बिल्कुल जड़ रह गई। मम्मी ने बड़े प्यार से पूछा, कैसी है स्मिता बेटी? मेरे मुंह से कोई जवाब ही नहीं निकला। पीछे से सासू माँ के आ जाने पर बड़ी मुश्किल से कह सकी, अम्मा जी,
ये हमारे मम्मी पापा हैं। सासू माँ की खुशी का ठिकाना न था। थालों में मिठाइयाँ, बड़े बड़े कीमती उपहारों ने उनके सारे गिले शिकवे दूर कर दिए। इतने दिनों बाद बेटी की सुधीली समधिन जी, हमने तो बहू से कई बार कहा माँ के घर हो आओ। अरे माँ बाप से भी भला कोई नाराज होता है। असल में गलती हमारी ही थी। हमने हीरा पहचानने में देर कर दी, कोयले को हीरा समझ बैठे थे। मम्मी की आवाज़ में अपराध बोध स्पष्ट था। नीरज बेटा कहाँ है? इतनी देर बाद पापा के बोल फूटे थे। बस आता ही होगा, बैंक में बड़ा अफसर है, सो काम में देर हो ही जाती है। गर्व से सासू माँ का चेहरा चमक उठा। तभी नीरज स्कूटर से आ पहुँचे। स्मिता की जगह नीरज की माँ ने उमक कर समधी समधिन का परिचय दे डाला। गंभीर नीरज ने बस अभिवादन भर किया। बैठो बेटा, बड़े थके से लग रहे हो, स्मिता के पापा ने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा। जी नहीं, ये तो मेरा रोज का काम है, अभी फ्रेश होकर आता हूँ। नीरज के जाने के बाद सासू माँ भी पीछे पीछे नाश्ते चाय का इंतजाम करने चली गईं। स्मिता से मम्मी ने पूछा, खुश तो हो बेटी? हाँ मम्मी, यहाँ हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, सब हमें बहुत प्यार करते हैं। हमसे गलती हो गई स्मिता बेटी, हम प्रायश्चित करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ तुम दोनों मेरे नए फार्म हाउस में शिफ्ट कर जाओ। वो फार्म हाउस मैंने नीरज के नाम कर दिया है, पापा ने स्मिता से कहा। कमरे में आते नीरज के कानों में पापा के वे शब्द पड़ गए थे। शांतिपूर्ण स्वर में कहा, नहीं पापा, हमें बस आपका आशीर्वाद चाहिए। जल्दी मुझे घर मिलने वाला है, आप परेशान ना हो। हमें अपने इस छोटे से घर में कोई तकलीफ़ नहीं है। नीरज बेटा, हमसे भूल हो गई, हमारा सब कुछ अंततः स्मिता का ही तो है। मैंने पहले ही कह दिया था, मुझे आपके धन से कोई लेना देना नहीं है। स्मिता से बड़ा धन और क्या होगा, और वो धन मेरे पास है। मैं तुम्हारे विचारों की कद्र करता हूँ नीरज, पर माँ बाप का भी बेटी के लिए कोई फ़र्ज होता है। इस बारे में आप स्मिता से बात कर लीजिए पापा। अगर स्मिता को स्वीकार करना चाहे तो मुझे आपत्ति नहीं होगी। पापा, आपने और मम्मी ने पढ़ा लिखा कर मुझे इस योग्य बनाया है। आपके ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकूंगी। आज हमें आशीर्वाद देकर आपने सब कुछ दे दिया, इससे अधिक हमें और कुछ नहीं चाहिए। स्मिता का गला भर आया। मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। तुमने सच्चा जीवन साथी चुना स्मिता बेटी। भगवान तुम दोनों को सदैव सुखी रखें। स्मिता की माँ ने स्मिता के गले में हार पहना, हाथों में कंगन भी पहना दिए। स्मिता के विरोध पर आंसू भरी आंखों से बोली, इसे मेरा आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर ले बेटी। बड़ी साध थी, तेरी शादी खूब धूमधाम से करूँगी, पर अपनी ही गलती से वो सुख खो दिया। सासू माँ अपने और सुधा रागनी के कपड़े गहने पाकर फूली न समाई। उनके जाने के बाद भी उनके गुणगान करती रहीं। स्मिता की बातें सब मंत्र मुग्ध सुनते रहे। ऋचा के चेहरे पर गर्व झलक आया। तूने तो कमाल कर दिया स्मिता, हाथ आई सुख संपत्ति ठुकरा देना बिरलों को ही संभव होता है। तू सचमुच गर्व किए जाने के योग्य है। ये बात तो सच है, स्मिता ने जिस वैभव का परित्याग कर मेरे साथ कष्टों का जीवन जिया, वो साधारण लड़की को संभव नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, फिर पास आए सुख को ठुकरा कर स्मिता मेरी आदर की पात्री बन गई है। स्मिता पर स्नेह भरी दृष्टि डाल गर्वित नीरज ने कहा, हियर हियर, यह हुई ना बात। भाई नीरज और स्मिता की जोड़ी नंबर 1 सिद्ध हो गई। विशाल ने ताली बजाकर घोषणा दी। विशाल भाई, देख लीजिएगा, मेरी और सुधा की जोड़ी भी कम नहीं रहेगी, परेश ने शान से कहा। बाय द वे, हमारी जोड़ी के बारे में आप सबकी क्या राय है? विशाल ने हंसकर पूछा। अरे, आप दोनों तो हम सबके आदर्श हैं। कोशिश करके भी हम आपसे बराबरी नहीं कर सकते, पूरी सच्चाई से परेश ने कहा। बातों में वक्त कब निकल गया पता ही नहीं लगा। अचानक विशाल की दृष्टि घड़ी पर गई। रात के 9:30 बज रहे थे। ऋचा की ओर देखकर कहा, लगता है आज खुशी से ही सबका पेट भर दोगी, खाना खिलाने की जरूरत नहीं है। विशाल की बात पर सबको उठने का उपक्रम करते देख ऋचा ने आदेश दे डाला, बिना खाना खाए कोई नहीं जाएगा, आधे घंटे में भोजन सर्व कर दिया जाएगा। लगता है ऋचा के पास कोई जादुई चिराग है, इतने सारे लोगों के लिए आधे घंटे में खाना तैयार हो जाएगा। नीरज ने परिहास किया। जी हाँ, मेरे पास एक नहीं 8-10 जादुई चिराग हैं। आप सब क्या चिरागों से कम हैं? सबको हेल्प करनी होगी। ये लीजिए, आप सब मटर छीलिए। स्मिता, तू आलू छील दे। मिनटों में आलू मटर की सब्जी और पूरी तैयार।
सबको काम देकर ऋचा रसोई में चली गई। जल्दी जल्दी आटा गूंद एक और भिंडी छौंक दी। उतनी देर में स्मिता छीले हुए आलू मटर ले आई। दोनों ने मिलकर पूरियां सेक डाली। ठीक आधे घंटे में खाना मेज पर तैयार रखा था। उस खाने का स्वाद ही अनोखा था। विशाल बड़ा खुश दिख रहा था। भाई, ये हमारी ओर से आप सबकी पहली दावत है। यकीन रखिए, जल्दी ही आपको शानदार पार्टी मिलेगी। नहीं विशाल, मैंने तय किया है, जब तक सुनीता को न्याय नहीं मिल जाता हम ऐसा कोई आयोजन नहीं करेंगे, गंभीरता से ऋचा ने कहा। आपको क्या शक है कि विशाल सुनीता को न्याय नहीं दिला पाएंगे? परेश ने जानना चाहा। मुझे विशाल की सफलता पर पूरा विश्वास है, पर सुनीता का डर तब तक दूर नहीं होगा जब तक कोर्ट में उसके पक्ष में फैसला ना हो जाए। सुनीता को किस बात का डर है? जब तक कोर्ट में उसका केस विचाराधीन है, उसका पति कोई हिमाकत करने की जरूरत शायद ही करे। नीरज ने अपनी राय दी। तुम कोर्ट की स्थिति जानते ही हो। पैसों के बल पर झूठे गवाह खड़े किए जा सकते हैं। सुनीता को चरित्रहीन सिद्ध करके उससे उसका बच्चा छीना जा सकता है। नीरज, परेशान मत हो ऋचा, मैंने सब तैयारी कर रखी है। सुनीता का बच्चा उसके साथ ही रहेगा, दृढ़ स्वर में विशाल ने कहा। दूसरी सुबह ऋचा को कागजों के बीच देख विशाल ने हंसते हुए पूछा, क्या कोई नई रिपोर्ट तैयार की जा रही है? कहीं अपराधी ये बंदा ही तो नहीं है? अपराधी तो तुम जरूर हो, तुमने ही तो अपना अखबार निकालने की सजा दी है, उसी की तैयारी कर रही हूँ। वाह, तुम्हारी तत्परता तो माननी पड़ेगी। बात मुंह से निकली नहीं और तुम्हारा काम शुरू हो गया। मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारी पत्रिका बहुत सफल रहेगी। विशाल, मैंने तय किया है, मैं अखबार की जगह एक महिला पत्रिका निकालूंगी। बताओ, पत्रिका का नाम तेजस्विनी रखूं या अपराजिता? इस पत्रिका द्वारा महिलाओं के शोषण और अन्याय के विरुद्ध मुहिम छेड़ी जाएगी। ओह, तब तो डर है कहीं इसका पहला निशाना मुझ पर ही ना साधा जाए। ऐसा तो जरूर हो सकता है। तैयार रहिए जनाब, जरा सी चूक का भारी भुगतान देना पड़ सकता है। इसीलिए तो वकील बना हूं, जरूरत पड़ने पर अपना मुकदमा खुद लड़ सकूं। ऋचा के उत्साह का अंत नहीं था। पत्रिका की रूपरेखा बनाने में पूरी तरह से जुट गई। सुखद आश्चर्य तब हुआ जब सीतेश और एक दो पुराने सहकर्मियों ने उसके साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। अचानक एक दिन सुनीता के पति राकेश को अपने सामने देख ऋचा चौंक गई। तुम यहाँ? हाँ, समझौता करना चाहता हूँ। कैसा समझौता? सुनीता को समझाइए, कोर्ट कचहरी का चक्कर छोड़कर सीधे सीधे घरवाली की तरह घर में रहे। 4 पैसे क्या कमाती है, दिमाग खराब हो गया है? आवाज़ में नफरत की बू आ रही थी। घरवाली बनकर ही तो रह रही थी, इसीलिए उसे जलाकर ख़त्म करना चाहा था। गुस्से में तो ऐसा हो ही जाता है। अगर वो मेरा कहा मानकर चलेगी तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब जिस दिन तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ करेगी तो गुस्से में उसे फिर जलाया जा सकता है? तल्खी से ऋचा ने कहा। अब तो आप बात के पीछे ही पड़ गई हैं। आखिर आपको भी वकील साहब की बात मानकर ही तो चलना होगा। आपके साथ जो हुआ उसके बाद क्या दूसरा कोई आपके साथ शादी के लिए तैयार होता? उपकार किया है उन्होंने आपके साथ। व्यंग से होंठ टेढ़े कर राकेश बोला। निकल जाओ, गेट आउट, जाओ, वरना। क्रोध से ऋचा का पूरा शरीर कांपने लगा। जाता हूँ, सच बात कहने का साहस रखता हूँ, सुनने का साहस रखने की कोशिश कीजिए। आगे पीछे सब यही बात तो करते हैं। राकेश के चले जाने के बाद भी ऋचा बहुत देर तक स्तब्ध बैठी रही। राकेश जैसे निकृष्ट व्यक्ति की बात ने उसे क्यों उद्वेलित कर दिया? वो जानती है लोग उसे लेकर बातें बनाते हैं, पर ऋचा जैसी लड़की क्यों उन बातों की परवाह करे? उसने निर्णय सोच समझ कर ही लिया था। क्या विशाल के मन में भी कभी ऐसे ही ख्याल आते होंगे? शाम को विशाल के आने पर पूरी घटना सुनाकर अचानक ऋचा पूछ बैठी, विशाल, सच कहना, तुम्हारे मन में भी तो कभी ये बात आती होगी? अपने विशाल को बस इतना ही जान सकी हो ऋचा। तुम जैसी पत्नी पाकर मैं गौरवान्वित हूँ, फिर ये सवाल मत पूछना। विशाल गंभीर था। माफ़ करना, फिर ऐसी गलती नहीं होगी विशाल। सुनीता के पास जाकर ऋचा ने राकेश की बातें बताना जरूरी समझा। कहीं ऐसा तो नहीं सुनीता राकेश की बातों से सहमत हो जाए। पति आम स्त्री की कमजोरी होता है। ऋचा की सारी बात सुनकर सुनीता का चेहरा घृणा से विकृत हो गया। राकेश इंसान नहीं, हैवान है। अपनी हार उसे सहन नहीं है। किसी भी तरीके से वो मुझे फिर हासिल कर दिखाना चाहता है कि वो पुरुष है। उसकी अधीनता मुझे स्वीकार करनी ही होगी।
तुम्हारा पक्का निश्चय है तुम राकेश के पास वापस नहीं जाना चाहती? नहीं, उसके साथ रहने का सवाल ही नहीं उठता। मुझे अपने बेटे का भविष्य बनाना है। उस जैसे शराबी चरित्रहीन इंसान के साथ रहकर बेटे का भविष्य नहीं बिगाड़ना। तब तुम निश्चिंत रहो, तुम केस जरूर जीतोगी। सुनीता के घर से लौटने के बाद ऋचा बड़ा हल्का महसूस कर रही थी। उसे खुशी थी सुनीता में अपने अधिकारों से लड़ने की हिम्मत आ गई है। विशाल ने परिहास कर डाला, भाई मुझे तो डर है तुम्हारी प्रेरणा से और भी ना जाने कितनी पत्नियां अपने पतियों को अत्याचार का आरोपी बना तलाक के मुकदमे ना दायर करा दें। अच्छा है, तुम्हारी इनकम तो खूब बढ़ जाएगी, चाहो तो फीस भी बढ़ा सकते हो। मेरा मुकदमा जीतने के बाद जनाब का यश तो खूब फैल गया है। वो तुम्हारा नहीं, मेरा केस था ऋचा। वैसे मेरा फैसला है, मजबूर स्त्रियों के मुकदमे बिना फीस लड़ूंगा। विशाल गंभीर हुआ आया। ऋचा मुग्ध निहारती रह गई। अंततः सुनीता के मुकदमे की तारीख भी आ गई। कोर्ट में ऋचा के साथ स्मिता, सुधा, रागिनी, नीरज, परेश सभी उपस्थित थे। सिस्टर मारिया मुकदमे की खास गवाह थी। ऋचा के समझाने पर मीना के साथ 2 पड़ोसी भी राकेश और उसकी मां के खिलाफ गवाही के लिए आ गए थे। राकेश के खिलाफ लगे आरोप सही पाए गए। पत्नी की हत्या के प्रयासों के साथ उस पर हिंसा करने के लिए राकेश और उसकी मां को दोषी ठहराया गया। राकेश को हत्या के प्रयास के कारण आजीवन कारावास तथा मां को 5 वर्षों की सजा सुनाई गई। सुनीता को बेटे की परवरिश का दायित्व सौंपा गया। बेटे को गोद में लिए सुनीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। प्रेस फोटोग्राफरों ने सुनीता के बेटे सहित फोटो उतार उसे बधाई दी। सुनीता की मां और भाई ने विशाल के सामने हाथ जोड़ अपनी कृतज्ञता जताई। मां ने कहा, विशाल बेटे, तुमने हमारी बेटी को नई जिंदगी दी है। हम तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलेंगे। सुनीता की मां का स्वर गदगद था। बेटा, हम तुम्हारी फीस देने लायक तो नहीं, पर हमसे जो भी मन पड़ेगा जरूर देंगे। वाह, एक ओर मुझे बेटा कह रही हैं और दूसरी ओर फीस की बात कहकर पराया बना रही हैं। एक बात कहूँ, विशाल को अपनी फीस नहीं चाहिए, पर मैं अपना हिस्सा नहीं छोड़ने वाली। आपने मुझसे तो पूछा ही नहीं मुझे क्या चाहिए। ऋचा ने हंसते हुए कहा, तुझे क्या चाहिए बेटी? आपके हाथ का बना खाना खाने जरूर आऊँगी। स्नेह और आदर से अपनी बात कह ऋचा ने सुनीता की विधवा माँ का मन जीत लिया। मेरा घर तेरा ही घर है, जब चाहे आ जा। तेरा मनपसंद खाना बनाने में माँ को बेहद खुशी होगी ऋचा। उल्लसित सुनीता ने कहा, ए ऋचा, तू कब से ऐसी पेटू हो गई? 15 दिन ठहर जा। सुधा और रागनी की शादी में डबल खाना और मिठाई खा लेना। अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी। अब एक समय उपवास रखना शुरू कर दूंगी ताकि जमकर खा सकूं। खुशी खुशी सब घर लौटे थे। घर में एक सुदर्शन युवक के साथ माधवी को प्रतीक्षा करते देख विशाल और ऋचा चौंक उठे। माधवी, तू अचानक? कोई खास बात है क्या? हाँ भैया, ये स्क्वाड्रन लीडर मोहनीश हैं। मोहनीश ने शालीनता से उठकर विशाल और ऋचा का अभिवादन किया। सबके बैठ जाने पर मोहनीश ने कहा, यहाँ आने की खास वजह है, मैं माधवी के साथ विवाह की अनुमति चाहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। क्यों माधवी, क्या ये सच है? विशाल ने परिहासवश पूछा। हाँ भैया। देख माधवी, तू बड़ी भोली है। तूने अच्छी तरह से छानबीन तो कर ली है, कहीं धोखे का तो कोई चांस नहीं है? ये क्या सचमुच एयरफोर्स में है? देखने में तो फिल्मी हीरो लगते हैं। छिपाते हुए भी ऋचा के होठों पर मुस्कान आ ही गई। एक पल को विस्मित माधवी ऋचा का परिहास समझ गई। हाँ भाभी, मैंने तो खोजबीन नहीं की है, तुम अनुभवी हो, पता लगा दो प्लीज़, मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। सबकी सम्मिलित हंसी से कमरा गूंज उठा। डिनर तक विशाल जान चुका था मोहनीश एक अच्छे परिवार का लड़का है। उसके माता पिता माधवी से मिलकर अपनी सहमति दे चुके हैं। माधवी का उत्फुल्ल चेहरा उसकी खुशी बता रहा था। विशाल और ऋचा ने शीघ्र ही माता पिता की सहमति से मोहनीश के घर विवाह का प्रस्ताव लेकर जाने का फैसला सुना दिया। अंततः एक भाई होने के नाते बहन के लिए सुयोग्य वर उसे ही तो ढूंढना था। मोहनीश हर तरह से माधवी के योग्य था। माता पिता को विशाल की पसंद पर पूरा विश्वास होगा, इसमें कोई शंका नहीं थी। माधवी का मुख खुशी से चमक उठा। दोनों को विदा कर रात के एकांत में विशाल ने शैतानी से पूछा, क्या हमारी मधु यामिनी
अब माधवी का विवाह होने तक स्थगित रहेगी। हाँ, वैसे याद आया, शायद हमें सुधा और रागिनी के विवाह की भी तो प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा कर सकते हो? शौकी से ऋचा ने पूछा। अजी, आज तक वही तो कर रहा हूँ। शायद जिंदगी इंतजार में ही बितानी होगी। विशाल ने लंबी सांस लेकर बाहें फैला दी। विशाल की फैली बाहों में मुस्कुराती ऋचा समा गई। बाहर निखरी चांदनी कमरे को रुपहला बना गई। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी का लिखा हुआ उपन्यास ऋचा।